10:15 PM चलिए चर्चा पर वापस आते हैं। चूंकि यह परिवार का वह लड़का जाहिर तौर पर छोटा था, इसलिए वह दूसरी बार अपनी आवाज नहीं उठा सका, खासकर जब अंकल रोजर ने एक ठोस तर्क दिया। लेकिन मिस्टर रॉजर, वायुसेना की अभी भी जरूरत है। चील की तरह फुर्तीला युवक एलेक्स धीरे से बैठ गया और अपना सिर झुका लिया। बोलते बोलते उसकी आवाज धीमी होती गई। वह विश्वासपूर्वक ये नहीं कह सकते थे कि इस समय वायुसेना की आवश्यकता है। वो ये कैसे कह सकता है कि वायुसेना की जरूरत है, जबकि लियोनिड परिवार ने मुख्य परिवार एले परिवार की तुलना में अधिक योगदान दिया था। इसके अलावा राइगा परिवार ने लियोनिड परिवार को हथियार मुहैया कराए थे। ये दोनों परिवार आपस में मिले हुए थे और सबसे शक्तिशाली पारिवारिक शाखा थे। एले रिगा और लियोनिड परिवार के बीच गर्मागर्म माहौल के बीच चाली परिवार के हरे बालों वाले कंकाल ने बोलना शुरू किया। इतनी जल्दी एले परिवार को दोष मत दीजिए। श्री रोजर, हथियार व्यवसाय का क्या हाल है? अगर यह अच्छा चल रहा है तो हमें किसी भी धनराशि को अन्य शाखाओं में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी आवाज हवा की तरह कोमल थी, लेकिन उनका खोपड़ी जैसा चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता था। इतनी खूबसूरत आवाज का कितना बड़ा नुकसान। मैं मौजूदा धनराशि को लियोनिड परिवार को हस्तांतरित करने का समर्थन करता हूं, क्योंकि हमारे परिवार का हथियार व्यवसाय भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। राइगा परिवार के अंकल रोजर ने अपना सिर हिलाया। उनकी काली आंखें सामान्य से अधिक गहरी लग रही थी। युद्ध अभी भी जारी है, लेकिन जब से हमारे दिवंगत बॉस के अपनी अज्ञात प्रेमिका के साथ भाग जाने की अफवाह माफिया समाज में फैली है, तब से अन्य परिवारों ने हमारे परिवार का बहिष्कार कर दिया है। अंकल रोजर ने अपना सिर पकड़ लिया और एक गहरी आह भरी। स्लोन परिवार के उस गैर जिम्मेदार बॉस, दिवंगत बॉस की याद आते ही उनका सुंदर चेहरा और भी मुरझा गया। काश वो आदमी अभी जिंदा होता। वो इतना अच्छा नेता था कि स्लोन परिवार को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा सकता था। लेकिन क्यों? वो अचानक भाग क्यों गया? दूसरे लोग शायद कहें कि बॉस का अपहरण हो गया है, लेकिन कुछ लोग पहले से ही सच्चाई जानते थे। बॉस का नाम सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। सबने एक साथ एंसी की ओर देखा, जो अपनी अंगूठे से अपनी नाक में खुजली कर रही थी। डॉट डॉट डॉट। उनसे एंसी रुक गई। उसने जल्दी से अपना अंगूठा पीछे खींचा और उसे झटका दिया। क्या? एंसी ने अपना सिर झुकाया और साहूर्व उन पुरुषों से पूछा जो दया भरी निगाहों से उसे घूर रहे थे। उसे तुरंत रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं कोई पुतला हूं? नहीं, कुछ नहीं, छोटी बच्ची। जवाब देने वाला एले परिवार का एलेक्स लड़का था। उसने जल्दी से अपनी सुनहरी आंखें दूसरी ओर कर ली। किसी तरह उसकी पहले जैसी चीज जैसी तीक्ष्णता गायब हो गई थी। क्यों? दरअसल क्योंकि यहाँ मौजूद हर किसी को अचानक लगने लगा कि सबसे दयनीय व्यक्ति वे नहीं, बल्कि वह युवती थी। बच्ची की मां उसे जन्म देने के बाद छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे इसके लिए पैसे मिलते थे। उसके पिता ने 3 साल तक उसकी तरफ देखा तक नहीं और हाल ही में वह अपनी प्रेमिका के साथ चला गया। माफिया गिरोह के इस बच्चे की हालत उनकी लाडली से ज्यादा खराब होगी। अब तो वह भी कठपुतली नेता बन गई थी। उसका भविष्य अंधकार में है। माहौल पहले से भी ज्यादा उदास हो गया और शेर जैसे दिखने वाले लड़के लॉरेन ने इसे महसूस किया। उसने माहौल को हल्का करने के लिए खांसा। खैर, क्या हमारे पास कोई और काम नहीं है? राव परिवार को अपने हथियारों के गिरोह से बहुत मुनाफा होना चाहिए, है ना? लॉरेन ने राव परिवार के प्रतिनिधि की खाली सीट की ओर देखा। राव परिवार के वे उड़ता लोग, वे बड़े रहस्यमय हैं। मुख्य परिवार खतरे में होने पर भी यहाँ नहीं आते। लॉरेन ने तिरस्कार से अपनी जीभ चटकाई। उसे ये नहीं पता था कि ओरकास चुपचाप उसे घृणा भरी निगाहों से देख रहा था। वे हमेशा हमारे राव परिवार पर निर्भर रहते थे। क्या वे कमजोर नहीं हैं? अन्य परिवारों ने भी खाली कुर्सी को देखा और आह भरी। मुझे लगता है कि राव परिवार विद्रोह कर सकता है। उन उदास ओरका से संवाद करना मुश्किल है और हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। चाली परिवार के सदस्य मैलन ने एक जासूस के तौर पर अपनी राय व्यक्त की। वह जानता था कि राव परिवार संदिग्ध लग रहा था। हम चलो राव परिवार पर नजर रखते हैं। जब तक वे मुख्य परिवार में योगदान देते रहेंगे, हम उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे कारोबार में दिक्कत है। अंकल डोगरा ने नाखून चबाते हुए आह भरी। बुढ़ापे के कारण उनका खूबसूरत चेहरा भी बिगड़ गया था। वे लगभग 40 साल के लगते थे। वैसे तो वे अभी अमीर आदमी बन सकते थे, लेकिन इंसी को जवान दिखने वाले लड़के ज्यादा पसंद थे। लॉरेन की तरह जब पुरुष एक दूसरे की हालत के बारे में बता रहे थे, तब इंसी चुपचाप अलियाना से मेज के चारों ओर बैठे हर व्यक्ति के बारे में पूछ रही थी। अब वो उनके बारे में काफी कुछ जानती थी। फिर भी बच्चा कुछ नहीं बोला और तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि लोगों ने सोन परिवार के आसपास मंडरा रही सभी भयानक बुरी खबरों को एक एक करके नहीं बता दिया। उन असफल व्यवसायों से ही सोन परिवार को बुरी खबर मिलनी चाहिए, है ना? एनसी को यही उम्मीद थी, लेकिन जाहिर तौर पर भगवान नहीं चाहते थे कि वो फूलों से भरे रास्ते पर चले। देखिए, आजकल तो जासूसी संघ के पास भी पैसों की कमी है। हम आजकल जानकारी बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई हम पर विश्वास नहीं करता। इसकी वजह यह अफवाह है कि किसी ने हमारे परिवार का पैसा हड़प लिया है। मिलों ने अपने चाली परिवार से मिली बुरी खबर सुनाते हुए आह भरी। चाली परिवार जासूसी और सूचना जुटाने में माहिर था। उन्हें सिर्फ सूचना बेचकर ही काफी पैसा कमाना चाहिए था, लेकिन हाल ही में उन्होंने ग्राहकों का भरोसा खो दिया। ये सब उस अफवाह की वजह से हुआ कि सोन परिवार के कुछ लोगों ने परिवार की आर्थिक स्थिति में गबन किया था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि चाली परिवार ने अपने ग्राहकों को बेची गई अधिकांश जानकारी मनगढ़ंत बनाई थी। ये खबरें सुनकर एनसी उन बुरी खबरों के लिए ताली बजाना चाहती थी जिनके बारे में उसे पहले से ही पता था। धिक्कार है, ये कितना भयानक है। 23:05 10:15 PM एनसी को लगा कि उसका बहुत बुरा हाल हुआ है, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते थे। धत तेरे की, ये सारी खबरें एक ही समय पर क्यों फैल रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर हमारे सोन परिवार को निशाना बना रहा हो। अंकल डोगरा ने आइंसली की मौजूदगी को भूलकर जोर से गाली दी। जी हाँ, मुसीबतों की ये श्रृंखला महज एक संयोग से कहीं अधिक सुनियोजित लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अज्ञात शक्ति परिवार की हर शाखा को निशाना बना रही हो। बाकी लोगों की भी यही राय थी, लेकिन बुरी खबर अभी खत्म नहीं हुई थी। जानते हो क्या? बात यही खत्म नहीं होती। मैंने अपने पिता से सुना है कि सोन परिवार, मुख्य परिवार, अपने दिवंगत बॉस की वजह से कर्ज में डूबा हुआ है। लॉरेन ने आइंसली की ओर देखते हुए आखिरी चौंकाने वाली बात कह दी। हाँ, अब वे कर्ज में डूबे हुए थे क्योंकि बच्चे के पिता ने अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए कई लोगों से पैसे उधार लिए थे। कमरे में मौजूद लोग एंसी को ऐसे देख रहे थे मानो बच्ची का जन्म किसी अशुभ नक्षत्र के प्रभाव में हुआ हो। उसके पिता भला परिवार में और मुसीबत कैसे बढ़ा सकते थे जब वे 3 साल की बच्ची को परिवार का मुखिया बनाकर छोड़ गए थे। यहाँ तक कि एंसी को भी अपने पिता के लिए चिंता सताती है जिनसे वो कभी नहीं मिली। वो कमीना इतना कर्ज भी छोड़ गया। ये अपने परिवार को क्या समझता है? क्या उसे गोद लिया गया है? क्या उसे सोन परिवार से कोई दुश्मनी है? एंसी ने अपना सिर नीचे कर लिया। इन लोगों की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हालांकि वह जानती थी कि उनमें से कुछ लोग परिवार का मुखिया बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे, फिर भी कम से कम वे परिवार की परवाह तो करते थे। जबकि उसके जैविक पिता एक अज्ञात महिला के साथ भाग गए, जो कि बेहद गैरजिम्मेदाराना हरकत थी। एंसी उदास हो गई और उसकी खिलखिलाती मुस्कान गायब हो गई, मानो उसके सिर पर काले बादल छा गए हों, मानो उसके चेहरे का दिव्य आभा मंडल मिट गया हो। कमरे में मौजूद पुरुषों ने इस बदलाव को महसूस किया और वे सभी अपनी सांस रोककर रह गए। क्या बच्ची को समझ आ रहा है कि वे क्या कह रहे हैं? क्या इसलिए वो उदास है? लेकिन इतनी प्यारी बच्ची को दुखी करना बहुत ही क्रूरता है। कमरे में मौजूद सभी लोग घबरा गए। उन्होंने कुछ मिनटों के लिए अपनी चर्चा रोक दी, ये देखने की कोशिश करते हुए कि क्या एंसी वास्तव में उनकी बात समझ पाई है या नहीं। अगर उसने ऐसा किया तो ये या तो अच्छा है या बुरा। यह अच्छी बात है कि बच्ची प्रतिभाशाली है, लेकिन ये भयानक है क्योंकि वह अपने पिता के कुकर्मों के संपर्क में आ गई है। उसे शर्म और निराशा जरूर हो रही होगी। इतनी कम उम्र में भला कौन अपने परिवार के इस अपराध का बोझ उठा सकता है? कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक साथ चिंतित भावों से एंसी की ओर देखने लगे। यहाँ तक कि शांत स्वभाव वाले ओरकास को भी एंसी को सांत्वना देने की आवश्यकता महसूस हुई। बच्ची के चेहरे पर उदासी और उसकी आंखों में झलकते दुख को देखकर कमरे में मौजूद पुरुषों को ऐसा लगा जैसे उनके दिल को किसी चीज ने खरोंच लिया हो। नहीं नहीं बच्ची, उदास मत हो। हमने जो कहा उस पर ध्यान मत दो। हमें नहीं पता था कि तुम हमारी बात समझ जाओगी। लॉरेन, रोजर, डोगरा, मैलन, ओरकास और एलेक्स बारी बारी से एंसी और एलियाना को देख रहे थे। वे एलियाना की ओर देख रहे थे, इस उम्मीद में कि वह एंसी को सांत्वना दे सकेगी। एलियाना को ये भी एहसास हुआ कि एंसी उदास है, इसलिए उसने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाया। शाबाश शाबाश, रोना मत। एलियाना ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकने की कोशिश की। उसने गौर किया था कि एंसी जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा होशियार है, लेकिन उसे नहीं लगता था कि बच्ची बड़ों की बातचीत समझ पाएगी। प्रतिभाशाली होना, क्या ये वरदान है या अभिशाप? एलियाना के सिर पर थपथपाने से एंसी शांत हो गई। बच्ची ने हल्के से सिर हिलाया और उसके चेहरे के भाव सहज हो गए। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अपने चेहरे पर सब कुछ दिखा रही थी। धिक्कार है, क्या इन लोगों को पता था कि मैं उनकी बातें समझता हूँ? ये सोचकर एंसी की पीठ में सिहरन दौड़ गई, मानो उसके संदेह की पुष्टि करते हुए वे आदमी अभी चिंतित भाव से उसे घूर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी निगाहों ने सब कुछ बयां कर दिया। अरे यार, ये लोग मुझसे हमदर्दी जता रहे हैं। इन्हें लगता है कि मुझे सब पता है। ये तो बुरी बात है। मुझे एक आम बच्चे की तरह दिखना पड़ेगा। एंसी ने समाधान खोजने के लिए अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला और उसे जो सबसे अच्छा उपाय सुझावा था। एल एल हंग्री। एंसी ने अपने सपाट पेट को छुआ और संयोगवश उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि कमरे में मौजूद लोगों ने भी उसे सुना। परिवार का मुखिया भूखा है। वयस्कों के चेहरे पर अचंभित भाव थे। अरे हाँ, रुको, कुकी। एलियाना जल्दी से उठी और मेज पर रखी कुकीज का जाल उठाया। उसने एंसी को कुकीज दी और फिर बच्ची को गोद में लेकर बैठ गई। खाओ खाओ। एलियाना ने राहत की सांस लेते हुए एंसी से आग्रह किया। तो छोटी बच्ची इसलिए दुखी है क्योंकि उसे भूख लगी है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसे हमारी बातचीत समझ में आ रही है।
ट्वेंट हियर एनसी ने खुशी-खुशी एलियाना को धन्यवाद कहा और फिर अपने मुंह में इतनी कुकीज़ ठूस ली कि उसके गाल गिलहरी की तरह फूल गए। उसका उदास चेहरा मानो गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। उसके अचानक हुए इस बड़े बदलाव ने बड़ों को एक बार फिर चौंका दिया। क्या तो वो भूखी होने की वजह से उदास है? हमने उसे गलत समझा। फिर से सोचें, एक छोटा बच्चा बड़ों की बातें कैसे समझ सकता है? बड़ों को लगा जैसे वे अपनी ही चिंता के शिकार हो गए हों। इसलिए उन्होंने शर्मिंदगी छिपाने के लिए खांसा और चर्चा जारी रखी। उन्होंने परिवार के संकट के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन पहले बताए गए मुख्य बिंदुओं के अलावा किसी भी बात ने एनसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। अंत में जैसे ही बैठक समाप्त होने वाली थी, एक तेज खर्राटे की आवाज ने बैठक के गंभीर माहौल को भंग कर दिया। जज जज फ्यू ग्रुप डॉट 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 बिल्ली। सभी ने तुरंत शोर के स्रोत की ओर देखा और पाया कि छोटी बच्ची अपनी नाक पर एक बुलबुला लिए सो रही थी। बच्चे की सांस लेने के साथ-साथ बुलबुला बड़ा और छोटा होता रहा। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि परिवार की वर्तमान मुखिया एनसी स्लोन है। 23:05 10:15 पीएम अध्याय 23 संरक्षक आत्मा। जज जी हवा। एनसी का मुंह चौड़ा खुल गया और लाल की बूंदें लगातार एलियाना की आस्तीन को गीला करने लगी। वो बच्चा स्लोन परिवार के अधिकारियों के सामने निडर होकर सो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपने बॉस के शांत चेहरे को देखकर सभी बड़ों की आंखें फटी रह गईं। इतनी महत्वपूर्ण बैठक में उनकी कठपुतली नेता ने सोने की हिम्मत की और अपने तेज खर्राटों से बैठक में खलल भी डाला। माफिया परिवार में पले बड़े किस बच्चे ने ऐसी हरकत करने की हिम्मत की होगी? कोई नहीं, अगर किसी ने की भी होगी तो उसे अपने दुराचार पर विचार करने के लिए बच्चों के लिए बनी जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन भला अपने ही नेता पर आपत्ति कैसे कर सकता था? भले ही वह सिर्फ एक कठपुतली नेता ही क्यों न हो, फिर भी उसके पास स्लोन परिवार के मुखिया का पद और उपाधि तो थी ही। खांसी। रॉजर ने खांसकर दूसरों का ध्यान बच्चे की बजाय अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। चलिए बैठक समाप्त करते हैं। लगता है बॉस थक गए हैं। क्या हम बैठक बंद कर दें? बैठक का असली नेतृत्व तो एलियाना को करना चाहिए था, लेकिन रोजर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह बैठक का असली नेता हो। जब बाकी लोगों को रोजर के इस साहसी कदम का एहसास हुआ तो उनके चेहरे पर शिकन आ गई, लेकिन किसी के पास भी उससे बहस करने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, चलिए बैठक समाप्त करते हैं। हाँ, मैं सहमत हूँ। अब हमें घर चलना चाहिए। आधी रात हो चुकी है। अधिकारी तुरंत सहमत हो गए और खड़े हो गए क्योंकि वे घर जाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। बेशक उन्हें सबसे पहले एलियाना का अभिवादन करना चाहिए क्योंकि वे यहाँ सर्वोच्च अधिकारी हैं, लेकिन क्या वे ऐसा करेंगे? नहीं, अधिकारियों ने बिना कुछ कहे एलियाना को केवल सिर हिलाकर अभिवादन किया और उस धुंधले कमरे से चले गए। उन्होंने उस महिला पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से मानते थे कि असली सत्ता एलियाना के हाथ में नहीं थी। ये सात बुजुर्गों के हाथ में होना चाहिए या शायद उनमें से कोई धीरे-धीरे जल्द ही परिवार को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। अच्छा काम किया। आधे आदमियों के कमरे से चले जाने के बाद एलियाना खड़ी हुई और अधिकारियों की ओर झुककर अभिवादन किया। यह महज एक औपचारिक अभिवादन था और जिस तरह से उसने अधिकारियों को धन्यवाद दिया वो उचित था, लेकिन एनसी की नजर में यह बात उसे परेशान करने वाली लगी। हाँ, बिल्कुल सही। एनसी असल में सोई नहीं रही थी। उसने मीटिंग जल्दी खत्म करने के लिए सोने का नाटक किया। खैर, वो सचमुच सोई गई थी, बेकार है इस शरीर पर, लेकिन एलियाना का व्यवहार और भी ज्यादा निराशाजनक है। एनसी ने देखा कि अधिकारी एक-एक करके कमरे से बाहर निकल रहे थे और एलियाना उनके पीछे-पीछे चल रही थी। सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के लिए यह एक अशोभनीय व्यवहार था। क्या हमें पहले बाहर नहीं निकल जाना चाहिए? ये लोग बॉस के जाने से पहले उठ या जा नहीं सकते। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या इन्हें माफिया के तौर तरीके नहीं पता? नहीं, उन्हें पता है। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि एलियाना के इन चीजों के बारे में सीमित ज्ञान का मजाक उड़ा सकें। एलियाना एक योद्धा है, अग्रपंथी की लड़ाकू है। उसकी बुद्धि की कमी को देखते हुए ये स्वाभाविक है कि उसे माफिया के तौर तरीकों या किसी बैठक में दूसरों का नेतृत्व करने के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो किसी लड़ाई में दूसरों का नेतृत्व कर सकती है, लेकिन शायद आज जैसी किसी राजनीतिक या व्यावसायिक बैठक में नहीं। धिक्कार है उन लोमड़ियों पर। जब एलियाना एंस्ली को उसके बेडरूम तक ले जा रही थी, तो एंस्ली ने अपने होंठ दबा लिए। रास्ते भर बच्ची के चेहरे पर अनिच्छा के भाव थे। हाँ, मैं अपना पद किसी और को सौंपने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं उन्हें कैसे नियंत्रित करूँ? क्या मैं सामान्य रूप से व्यवहार कर सकता हूँ? क्या वे यह नहीं कहेंगे कि मुझ पर किसी बुरी आत्मा का साया है? ये गलत कदम होगा, लेकिन अगर मैं ऐसे ही रहा तो ये लोग मेरी बात कभी नहीं सुनेंगे। क्या मुझे एलियाना को ट्रेनिंग देनी चाहिए? नहीं, वो इसके काबिल नहीं है। तो फिर क्या? क्या बड़े बुजुर्ग से बात करें? जब तक परिवार को कोई परेशानी न हो, तब तक उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि परिवार का नेतृत्व कौन करेगा। तो क्या मुझे झूठ बोलना चाहिए? मान लीजिए कि मैं उन लोमड़ियों को अपना असली रूप दिखा दूं और बाद में कहूं कि मैं इस शरीर का आध्यात्मिक संरक्षक हूं। इसे एक क्षमता माना जा सकता है ना? शांत कमरे में हल्की चांदनी में अकेली झूले पर लेटी हुई एंस्ली का दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेजी से काम कर रहा था। साथ ही अगर मैं किसी ऐसे समाधान के बारे में बताऊं जो किसी छोटे बच्चे के लिए उपयुक्त न हो, तो मैं कह सकती हूं कि मैंने इसे सपने में देखा था और मेरी संरक्षक आत्मा मुझे ये बता रही है कि मुझे इसे दूसरों तक पहुंचाना है। अगर मैं अपने अभिनय कौशल को निखारूं और अपनी क्षमता के अनुसार दिए गए विकल्पों का फायदा उठाऊं, तो शायद मैं सबको बेवकूफ बना दूं। एंस्ली की आंखें सख्त हो गई क्योंकि उसने मन ही मन कसम खाई कि वो अपनी नई हासिल की गई क्षमता संरक्षक आत्मा का कब्जा के बारे में संकेत नहीं देगी। कुछ क्षमताधारी ऐसे भी होने चाहिए जिनके पास युद्ध में उपयोग करने के लिए एक संरक्षक आत्मा हो, लेकिन मेरी क्षमता केवल कुछ समय के लिए मेरे शरीर पर कब्जा कर सकती है और एक भविष्य सूचक सपना दे सकती है। मेरे भीतर मौजूद संरक्षक आत्मा बुद्धिमान और आकर्षक प्रकार की होगी। तो चलिए देखते हैं कि मुझे किस प्रकार की संरक्षक आत्मा को आमंत्रित करना चाहिए। संरक्षक आत्मा आमतौर पर इतिहास के प्रसिद्ध लोगों की आत्मा से प्रेरित होती है। खैर, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आइए इस दुनिया की संभावनाओं पर विश्वास करें जो अज्ञात क्षमताओं वाले लोगों से भरी हुई है। तो चलिए एक ऐसे उपयुक्त ऐतिहासिक व्यक्ति को ढूंढते हैं जो बुद्धिमान और करिश्माई हो। क्या मुझे किसी मशहूर माफिया सरगना को चुनना चाहिए या क्या? यकीनन किसी कुख्यात माफिया सरगना को चुनना ज्यादा असरदार होगा क्योंकि मेरा परिवार फिलहाल माफिया परिवार से जुड़ा हुआ है। फिर एक मशहूर माफिया अल कैपोन, द गॉडफादर, डॉन विटो, माइकल, उफ, या शायद मुझे किंग आर्थर, मलिन या किसी और काल्पनिक किरदार को चुनना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि ये दुनिया बिल्कुल पृथ्वी जैसी है या नहीं। क्या पता यहाँ कैपोन जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व, गॉडफादर जैसे फिल्मी किरदार या किंग आर्थर और मलिन जैसी कहानियां न हो। एंस्ली एक बार फिर दुविधा में पड़ गई थी। उसे कृत्रिम संरक्षक आत्मा के रूप में किस चरित्र को अपनाना चाहिए? 23:05 10:16 पीएम अध्याय 24 बहुत आसान। किसी काल्पनिक फिल्म के किरदार को चुनना ज्यादा सुरक्षित लगता है क्योंकि शायद वो दूसरों को बेवकूफ बना दे। आखिर संरक्षक आत्मा तो एक आत्मा ही है, कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वो किस प्रकार की ऊर्जा है। तो क्या मुझे गॉडफादर चुनना चाहिए? यह एक शीर्षक की तरह है और यह स्पष्ट है, कोई भी इसमें नुक्ताचीनी नहीं करेगा और उम्मीद है कि इस दुनिया के लोग गॉडफादर के बारे में जानते होंगे। रुको, क्या मुझे इसे ढूंढना चाहिए? एंस्ली ने काफी सोच विचार किया और फैसला किया कि वो गॉडफादर के नाम को अपना संरक्षक बनाएगी। बेशक उसके पास वास्तव में वो आत्मा नहीं थी, ये तो बस अपनी असली पहचान छिपाने की एक चाल थी। उस बच्चे को यह नहीं पता था कि एक दिन गॉडफादर का नाम बदलकर गॉडफादर हो जाएगा। अगले दिन हम एंस्ली अपने पालने पर बैठी थी और बेबी पेसिफायर से बोतल से दूध पी रही थी। हमेशा की तरह आज भी कई नौकरानियों ने उसे घेर लिया और उसे उसकी ऑफिस यूनिफॉर्म पहना दी, वही नीली गुलाबी यूनिफॉर्म जो उसने कुछ दिन पहले पहनी थी। जी हां, आज एलियाना उसे एक औपचारिक कार्य के लिए लेकर आई थी और उसने कार्यालय का दौरा किया। बेशक कार्यालय हवेली के आसपास ही था, लेकिन फिर भी एलियाना पहली बार कागजी कार्रवाई कर रही थी। ठीक है, हो गया, छोटी बच्ची, चलिए नाश्ता करते हैं। एक नौकरानी ने तुरंत एंस्ली को उठाया और भोजन कक्ष की ओर चल पड़ी। उसके पीछे-पीछे अन्य नौकरानियां भी चली गईं। मध्ययुगीन काल की किसी पिटी सजावट की तरह भोजन कक्ष में एक मेज पूरब से पश्चिम तक फैली हुई थी। एंस्ली सोच रही थी कि जब वो एलियाना के साथ यहाँ अकेली है, तो इतनी लंबी मेज का इस्तेमाल भला कौन करेगा? क्या ये दुनिया आधुनिक दुनिया नहीं है? लेकिन वे नियॉन लैंप का इस्तेमाल करते हैं। शायद केवल यही घर मध्ययुगीन शैली को अपनाता है। एंस्ली ने अपने सामने रखे बेबी पोरिज को चम्मच से निकालते हुए डाइनिंग रूम में बिछे सफेद संगमरमर को देखा। एक ऐसे परिवार के लिए जो दिवालिया होने की कगार पर था। भोजन कक्ष भी सोने और हीरे से सजा हुआ था। बर्तन चांदी के बने थे और मेज पोश लाल रेशमी का पड़ा था। डाइनिंग टेबल के चारों ओर रखी कुर्सियां सोने की बनी थी और उन पर लाल बरगंडी रंग का कुशन लगा हुआ था। इस तरह का भव्य इंटीरियर परिवार की मौजूदा स्थिति के अनुरूप नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि स्लोन परिवार खतरे में है? एंस्ली ने चांदी के कटोरे में बचा हुआ दलिया गटकते हुए यही सोचा। जैसे ही उसने आखिरी बूंद मिली, एक नौकरानी पीछे से आई और रुमाल से बच्चे का गाल पोंछ लिया। नौकरानी की हरकतें इतनी सटीक और फुर्तीली थीं कि वो किसी हत्यारे की तरह लग रही थी। हम नौकरानियां भी प्रशिक्षित हैं। अरे रुको, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है। हम डकार। एंस्ली ने अचानक जोर से डकार ली। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके आसपास की नौकरानियों के चेहरे पर कैसा भाव है। देखो देखो, वे दासियां ऐसी लग रही हैं जैसे नींबू खा रही हूं। लेकिन एंस्ली को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस अपना मुंह चौड़ा खोला और फिर शर्माते हुए उसे अपनी छोटी हथेली से ढक लिया। तेरी टिल्डर, बच्ची शर्माते हुए हंसी, मानो अचानक डकार आने से शर्मिंदा हो गई हो। सिर को दाहिनी ओर झुकाते हुए कनपटी पर हल्के से हाथ मारने की उसकी मासूमियत इतनी भोली थी कि नौकरानियों को उसमें कोई कमी नहीं दिखी। और जैसा कि उम्मीद थी, क्यों, अरे वाह, परिवार का मुखिया कितना प्यारा है। दर्जनों नए पीड़ितों के दिलों में तीर से वार किया गया था। नौकरानियां खामोशी से चीख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में प्यार की आग जल रही थी। हम एकदम आसान। एंस्ली ने कुर्सी से सावधानी से उतरते हुए सीटी बजाई। आज बच्ची के छोटे बाल दो चोटियों में बंधे हुए थे, जिससे उसका मासूम चेहरा और भी निखर रहा था। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह प्यारी है, एंस्ली जानबूझकर चलते समय इधर-उधर उछलती कूदती रही, अपनी दो पूंछों को उछालती रही और उन्हें स्वतंत्र रूप से लहराती रही। एलियाना का नाम पुकारते हुए एंस्ली हल्के से उछल पड़ी। बच्ची के भोजन कक्ष से बाहर जाते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और कुछ नौकरानियां उसकी मासूमियत पर मोहित होकर उसे देखती रहीं। परिवार की मुखिया इतनी प्यारी कैसे लग सकती है? उसकी दो चोटियां लहरा रही हैं और क्या बाहर तो नौकरानियां एंस्ली के पीछे-पीछे चलते हुए गरिमापूर्ण चेहरा बनाए हुई थी, लेकिन अंदर वे उस नन्ही बच्ची के लिए चिल्ला रही थी और जयकारे लगा रही थी। एंस्ली को यह नहीं पता था कि आज से हवेली में काम करने वाली नौकरानियों ने चुपके से बेबी एन का फैन क्लब बना लिया था। 2 मंजिला पुस्तकालय। सुबह हो गई। एंस्ली दौड़कर एलियाना के पास गई जो एक ऑफिस टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठी थी। टेबल विशाल खिड़की के ठीक सामने थी, जो कई किताबों की अलमारियों के बीच छिपी हुई थी। डेस्क और कुर्सी काले रंग के थे, लेकिन कोने पर
पर बनी सुनहरी रेखा ने समग्र रूप को भव्य बना दिया। सुप्रभात मिस एलियाना तुरंत खड़ी हो गई और उसके विशाल शरीर ने उसके पीछे से 3 मीटर लंबी खिड़की से आने वाली धूप को रोक दिया। तेज धूप उसके सुनहरे बालों पर पड़ रही थी, जो भी उसे देखता उसकी आंखें चौंधिया जाती। आज उस महिला ने काले रंग का सूट, लाल शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी। पैंट पर चांदी की चेन लगी हुई थी, जिससे वो किसी रॉक स्टार जैसी लग रही थी। यह माफिया के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। खैर एनसी को इसकी परवाह तो थी ही नहीं। एल बुक एनसी तब तक इंतजार करती रही जब तक एलियाना घुटनों के बल नहीं बैठ गई। फिर वह महिला की बाहों में कूद पड़ी। बच्ची ने शाही अंदाज वाली लाइब्रेरी में सजी लकड़ी की किताबों की अलमारियों की ओर इशारा किया। आखिरकार मैं पुस्तकालय पहुंच गया। एनसी की आंखें चमक उठी। स्लोन परिवार का पुस्तकालय। उसने नौकरानियों से सुना था कि ये देश के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक था। पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक एनसी को केवल कई पुरानी दिखने वाली किताबों की अलमारियां दिखाई दे रही थी, जिनके अंदर रंगीन कवर वाली किताबें रखी हुई थी। सचमुच पुस्तकालय बहुत विशाल है। अफसोस की बात है कि गहरे भूरे रंग की किताबों की अलमारियां देखने में भले ही प्राचीन लग रही थी, लेकिन सफेद संगमरमर का फर्श और छत बिल्कुल भी पुराने नहीं थे। स्लोन परिवार अभी भी आंतरिक इलाकों के माध्यम से अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर रहा था, भले ही यह सब सिर्फ एक दिखावा हो। 23:05 पीएम अध्याय 25 छोटा मेहमान। बुक एल एनसी ने अपने शब्दों को दोहराते हुए एक खास कोने की ओर इशारा किया। उस कोने पर सामान्य ज्ञान का कोना लिखा हुआ था। एनसी ने वहां रखी किताबों की ओर अपना हाथ बढ़ाया। परिवार की समस्याओं को अपने हाथ में लेने से पहले मुझे इस दुनिया के बारे में और अधिक जानना चाहिए। जी हाँ मिस किताब। एलियाना ने देखा कि एनसी ने किस ओर इशारा किया है और वह तुरंत किताबों की अलमारी की ओर चल पड़ी। अन्य गहरे भूरे रंग की अलमारियों के विपरीत यह अपेक्षाकृत नहीं लग रही थी। इसके कवर का रंग काला था, इसलिए ये सबसे अलग दिख रही थी। शायद इसलिए कि परिवार सामान्य ज्ञान श्रेणी की पुस्तकों को नियमित रूप से अपडेट करता रहता था, इसलिए पुस्तकें साफ सुथरी और अच्छी तरह से रखी हुई दिखती थी। कुछ ही सेकंड में एलियाना उस सेक्शन में पहुंच गई और एनसी ने जल्दी से पूछा, उठो ठीक है। एनसी ने एलियाना के कंधे पर हल्का सा धक्का दिया, इशारा करते हुए कि वो उसे नीचे उतार दे। एलियाना ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और एनसी तुरंत अलमारियों की ओर दौड़ पड़ी। वो लविस मवेली मुझे यहीं छोड़ दो। एनसी ने हाथ हिलाया और लापरवाही से एलियाना को किताबों वाले सेक्शन से दूर भगा दिया। योजना सरल है। एलियाना दस्तावेज की जांच करते समय इस दुनिया के बारे में किताबें पढ़ेगी। जी हाँ मैं जाओ। एलियाना ने गंभीरता से सिर हिलाया और किताबों की अलमारी से दूर चली गई। आजकल वो एनसी के आदेश पर सवाल नहीं उठाती थी और बस पूरी निष्ठा से उसका पालन करती थी। वो एक प्रशिक्षित कुत्ते की तरह दिखती थी और इसलिए एनसी उस महिला को पसंद करता था। हम अच्छा अब मुझे किताबें पढ़ते हुए कोई नहीं देखेगा। एनसी को पूरा यकीन था कि उसे कोई नहीं देखेगा, लेकिन असल में आज सुबह 7 बजे पुस्तकालय पहुंचने से 1 घंटे पहले ओह आदरणीय अतिथि युवा स्वामी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी हमारे परिवार से मिलने आएंगे। अंकल रोजा हवेली के द्वार के सामने अपने चेहरे पर विनम्र मुस्कान लिए खड़े थे। वो आमतौर पर सुबह 8 बजे उठता था, लेकिन इस छोटे मेहमान की वजह से उसे सुबह 7 बजे ही गेट की ओर भागना पड़ा। जी हाँ सामने एक नन्हा मेहमान है, एक लड़का जिसकी लंबाई उसकी जांघ जितनी है। ये लड़का अचानक कहीं से प्रकट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ये उसका पहली बार है। हम असुविधा के लिए क्षमा करें। एक कोमल आवाज पूरे आंगन में गूंजी, जिसके बाद नन्हे मेहमान का काला सूट धूप में चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने सुना है कि सोन परिवार ने अभी एक नया नेता चुना है। छोटे मेहमान ने अपनी महंगी दिखने वाली काली सूट को लहराते हुए अपनी दौलत का प्रदर्शन करते हुए यह बात कही। जी एक नया नेता। अंकल रॉजर ने अपनी सांस रोक ली। इस समय उनके चांदी जैसे बाल चिड़िया के घोंसले जैसे लग रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। इस लड़के को कैसे पता चला कि हमने अभी एक नए नेता की नियुक्ति की है? हमने तो ये गुप्त रूप से किया। जी हाँ एक नया नेता। चूंकि ऐसा है तो मुझे नए प्रमुख को बधाई देनी चाहिए, है ना? अतिथि ने अपने होठों को सिकोड़ा, फिर अपनी लंबी टोपी उतारे बिना विनम्रतापूर्वक झुककर अभिवादन किया। अपनी अस्त व्यस्त सफेद कमीज पहने अंकल रोजर ने छोटे मेहमान के रवैये पर अपने दांत पीस लिए। आप अपने से काफी बड़े व्यक्ति का अभिवादन करते समय अपनी टोपी तक नहीं उतारते। ओह वो देखने में तो विनम्र लग रहा है, लेकिन वो सिर्फ नामात्र का शिष्टाचार निभा रहा है। हाँ तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसकी शक्तियां 6 साल की उम्र में जागृत हो गईं, वो सचमुच अफवाहों की तरह ही अहंकारी है। अरे वाह छोटे मालिक, आप तो बड़े दयालु हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि परिवार के मुखिया अभी भी किसी काम से बाहर हैं, इसलिए अंकल रोजर इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को ये बताने से बेहतर बनना पसंद करेंगे कि नया नेता मेहमान से 5 साल छोटा है। मुझे लगता है युवा स्वामी आपको कभी बाद में हमसे मिलने आना चाहिए। अंकल रोजर मेहमान को बाहर निकालने ही वाले थे कि मेहमान बिना पीछे मुड़े उस आदमी की ओर देखे लापरवाही से हवेली में प्रवेश कर गया। चक चाचा जी क्या सोन परिवार वाजह परिवार के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है? हम तो आपके परिवार के पक्के सहयोगी हैं, है ना? छोटे मेहमान ने अपने चमकदार काले चमड़े के जूतों पर जमी धूल के कणों को लात मारकर झाड़ दिया। उसने अंकल रोजर की तरफ मुड़कर नहीं देखा और सफेद रंग से रंगी मुखिया हवेली की ओर चलता रहा, मानो वो हवेली का मालिक हो। जल्दी कीजिए चाचा जी, मुझे अंदर ले चलिए। अगर वे चाहें तो मैं नए नेता से मिल लूंगा। उन्हें बता दीजिए कि मैं अपने पिता का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। छोटे मेहमान ने ठंडी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। नन्हे मेहमान को घर के सामने के आंगन में घूमते देख अंकल रोजर का मुंह खुला का खुला रह गया और उन्होंने उसे इधर-उधर घूमने का आदेश भी दिया। उस नन्हे मेहमान के सुनहरे चमकीले बाल जो सूरज की तरह चमक रहे थे, इस समय अजीब तरह से खतरनाक लग रहे थे। कम से कम अंकल रोजर के लिए तो ऐसा ही था। जी छोटे मालिक, परिवार के मुखिया इस समय बाहर हैं। मैं उन्हें जल्दी वापस बुला लूंगा। अंकल रोजर ने आखिरकार हार मान ली। उन्होंने उस लड़के की इच्छा पूरी करने का फैसला किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वाजा का परिवार देश का सबसे बड़ा माफिया परिवार था। क्या ये ठीक रहेगा अगर छोटे मालिक पुस्तकालय में प्रतीक्षा करें? अंकल रोजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन वो तुरंत चाहते हुए छोटे मेहमान के पीछे दौड़ पड़े। जब छोटा मेहमान बिना किसी के साथ अकेले ही हवेली में दाखिल हुआ, तो अंकल रोजर के पीछे खड़े पहरेदारों के चेहरे भी गंभीर हो गए। कितना साहसी मेहमान है, अकेले ही दूसरे परिवार की जागीर में प्रवेश कर रहा है। क्या उसे अपनी क्षमताओं पर इतना भरोसा है? हम पुस्तकालय अच्छा है, जाओ नई नेता को बता दो कि मैं मिलने आया हूँ। अब आगे चलो। सुनहरे बालों वाले शैतान ने सीटी बजाते हुए अपने हाथ सिर के पीछे रख लिए। जिस तरह से वह बिना किसी डर के इमारत में दाखिल हुआ, वह हवेली के चारों ओर छिपे माफिया के लिए वास्तव में अहंकारपूर्ण प्रतीत हुआ। जी हाँ मैं अभी हेड को फोन करता हूँ। अंकल रोजर ने झूठ बोला। उसने कसम खाई कि वो उस छोटे बच्चे को अचानक हुई इस यात्रा के बारे में कभी नहीं बताएगा और परिवार के मुखिया होने का नाटक करने के लिए किसी और को साथ लाएगा, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। 23:05 पीएम अध्याय 26 एक छोटा सा बदलाव। दुर्भाग्यवश बेखबर एनसी को ये पता नहीं था कि पुस्तकालय में पहले से ही कोई मौजूद था। यहाँ तक कि एलियाना को भी वहाँ मेहमान की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। एनसी की सेवा करने वाली नौकरानियों को भी इस बात का पता नहीं था कि कोई मेहमान आया था, क्योंकि अंकल रोजर ने अपने गुट के अलावा बाकी सभी से सच्चाई छिपा रखी थी। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। ये सोचकर कि वो आखिरकार अकेली है, एनसी ने धीरे से गुनगुनाना शुरू किया और किताबों की अलमारी के सबसे निचले हिस्से में रखी किताब को उठाने लगी। इसमें कुछ तो करना ही था कि वो इतनी छोटी है कि वहाँ रखी किताबों तक नहीं पहुंच सकती, है ना? हम एनसी ने कुछ मोटी किताबें उठाई और उन्हें जमीन पर बिखेर दिया। फिर उसने बिना पकड़े ही किताब खोली क्योंकि वो उसके छोटे शरीर के लिए बहुत भारी थी। उसने जो पहली किताब पढ़ी वो उसके देश गोल्डन का इतिहास थी। पता चला कि देश का नाम धरती पर मौजूद देश के नाम से अलग था, लेकिन विशेषताओं के आधार पर गोल्डन से मिलता जुलता होना चाहिए। एनसी ने माफिया की भूमि गोल्डन के इतिहास पर सरसरी नजर डाली। गोल्डन नाम गॉडफादर नामक एक किंवदंती से लिया गया था, जो सभी माफियाओं का जनक था। और यही जानकारी एनसी को चाहिए थी। क्या यहाँ गॉडफादर एक काल्पनिक पात्र नहीं बल्कि एक किंवदंती है और वो इतना प्रसिद्ध है? वाह अगर मैं उसका नाम इस्तेमाल करूं तो क्या मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा? गॉडफादर की कहानी के बारे में और अधिक जानने पर एनसी की आंखें चमक उठी। उसने गॉडफादर के बोलने का तरीका, उनकी आदतें, उनकी पसंद नापसंद, उनके गुण आदि के बारे में भी जानकारी जुटाई। चूंकि वो गॉडफादर की आत्मा से ग्रसित होने का नाटक करती थी, इसलिए उसे उस आत्मा के बारे में काफी कुछ पता होना चाहिए। हाँ बाद में अगर मुझे गॉडफादर की आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता होगा तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि चूंकि आत्मा पहले से ही बुरी है, इसलिए उसने अपनी बहुत सी यादें खो दी हैं। इस तरह लोग मुझ पर शक नहीं कर पाएंगे, है ना? एनसी बिना आवाज किए हंसते हुए मुस्कुरा उठी। किताबें पढ़ते समय उसकी चमकदार मुस्कान किसी शैतान जैसी लग रही थी और सौभाग्य से किसी ने उसे देख लिया। वो छोटा मेहमान था। पुस्तकालय की दूसरी मंजिल पर छत नहीं थी, बल्कि सीढ़ियों से सीधे ऊपर जाया जा सकता था। चूंकि पुस्तकालय की असली छत दूसरी मंजिल के नीचे थी, इसका मतलब है कि बीच का हिस्सा खाली था। पुस्तकालय ने दरअसल खाली खंभे के चारों ओर एक 2 मंजिला इमारत बना दी थी। इस प्रकार यदि कोई दूसरी मंजिल पर रहता तो उसे नीचे की पूरी पहली मंजिल दिखाई देती। संयोगवश हमारे नन्हे मेहमान ने एक खिड़की चुनी और उसके सामने बैठ गया। उसने जो जगह चुनी वह एलियाना के छोटे से दफ्तर के ठीक ऊपर थी। इस जगह से उसे एक खास कोना बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और वो कोना सामान्य ज्ञान का वो क्षेत्र था जहां एनसी मंडरा रहा था। ये लोग हैं कौन? अपने हम उन लड़कों से कदमी छोटा वो लड़का उत्सुकता से एलियाना की ओर देखने लगा। महिला दस्तावेजों को पढ़ने में व्यस्त थी, हालांकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चूंकि एनसी ने कहा था कि वह बाद में सोने से पहले कहानी के रूप में रिपोर्ट मांगेगी, इसलिए एलियाना ने सभी दस्तावेजों को पढ़ना अपना कर्तव्य समझा। उसका पूरा ध्यान अपने सामने रखे सफेद कागजों के ढेर पर था, जो एक मीनार की तरह लग रहे थे। इसलिए उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि दूसरी मंजिल की सुरक्षा करने वाली काली रेलिंग के बीच से कोई उसे घूर रहा है। मैं उस महिला को नहीं जानती। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। लड़के ने अपने हाथ में पकड़ी किताब बंद की और सावधानी से रेलिंग पर झुक गया। डॉल्फिन के आकार की पट्टी के बीच की जगह से नन्हा मेहमान एलियाना का सिर देख सकता था। वो महिला का चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसके आसपास के माहौल से उसे यकीन हो गया कि उसने उस महिला को पहले कभी नहीं देखा था। तो वो यहाँ क्यों है? स्लोन परिवार का पुस्तकालय हर किसी के लिए नहीं खुलता। केवल अधिकारी और परिवार के मुखिया ही अंदर जा सकते हैं। यहाँ तक कि वारिस या वारिसनी भी अपनी मर्जी से प्रवेश नहीं कर सकते। फिरने की मन में जिज्ञासा की लहर दौड़ रही थी। वो चुपके से एलियाना को
देखता रहा और मन ही मन कुछ अनुमान लगाने लगा। मुझे पता है कि सोलन परिवार इस साल दिवालिया होने की कगार पर होगा, लेकिन ये सोचना भी अजीब है कि वे किसी को भी पुस्तकालय में प्रवेश करने देंगे। और सोलन परिवार में कुछ अजीब बात है। परिवार के मुखिया के भाग जाने के बाद उन्हें एक नया नेता नियुक्त करना चाहिए और अगर मेरी याददाश्त सही है तो नेता उत्तराधिकारी होनी चाहिए जो एक 3 साल की बच्ची है। क्योंकि वह अभी बहुत छोटी बच्ची है इसलिए उसे एक अभिभावक की जरूरत है। अभिभावक अंकल रॉजर हैं जिनसे मैं पहले मिल चुका हूं, लेकिन उन्होंने साफ-साफ कहा कि परिवार का मुखिया बाहर गया हुआ है। ये तो नामुमकिन है ना? भला कोई बात नहीं कि वे किसी बच्चे को अभिभावक के बिना अकेले बाहर जाने देंगे। फिनले ने अपनी सुंदर छुट्टी को सहलाते हुए अपनी यादों को व्यवस्थित किया। क्या कुछ बदल गया? क्या मेरे पिछले जीवन में जो हुआ था उससे कुछ अलग है? फिनले एक ऐसा लड़का जिसकी याददाश्त 25 साल के युवक जैसी थी, भविष्य में आयु बदलाव को लेकर एक बार कारण चिंता महसूस करने लगा। क्या सोलन परिवार ने अभिभावक बदल दिया है? क्या यह अंकल रोजर नहीं है? अगर ऐसा है तो फिनले ने एलियाना की ओर देखा जो नौकरानियों द्वारा दस्तावेजों को व्यवस्थित करने में मदद करने के बावजूद भी घबराई हुई थी। गौर से देखने पर पता चला कि उन दस्तावेजों पर सोलन परिवार की मुहर लगी हुई थी। परिवार के मुखिया और अभिभावक के अलावा कोई भी इसे छू नहीं सकता था। ऐसे विचारों से फिनले की पन्ना जैसी हरी आंखें झिलमिला उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह महिला ही अभिभावक हो? कहीं अंकल रोजर तो नहीं? रुकिए, क्या इसी वजह से उस बुरे आदमी ने मुझसे झूठ बोला था और कहा था कि परिवार का मुखिया कहीं बाहर गया हुआ है? क्या इसका कारण यह है कि उसे परिवार के मुखिया का पता नहीं है? क्योंकि वो परिवार के मुखिया का संरक्षक नहीं है। फिनले प्रबुद्ध थे, वो रचना जिसने उनके भविष्य को बदल दिया। ये रहा सोलन परिवार 23:05 10:17 PM अध्याय 27 एनसी सोलन। फिनले को लगा कि उसका शरीर थोड़ा तनावग्रस्त हो गया है। जब उसके जाने पहचाने भविष्य में थोड़ा सा बदलाव आया तो वह तनाव महसूस क्यों नहीं करेगा? एक छोटा सा बदलाव भी अप्रत्याशित प्रभाव पैदा कर सकता है और इस जीवन को सुधारने की उसकी संपूर्ण योजना बर्बाद हो सकती है। इस बदलाव का कारण क्या है? फिनले ने पुस्तकालय में चारों ओर नजर डाली, ये सोचते हुए कि शायद उसे जवाब मिल जाए। क्या इसका कारण यह है कि मैंने निर्धारित आयु से कई वर्ष पहले ही अपनी शक्ति को जागृत कर लिया? अपने भाग्य को पूरी तरह से बदलने के लिए अपनी शक्ति को जागृत करना आवश्यक है, लेकिन क्या इससे ये परिवर्तन संभव हुआ? नहीं, नहीं, ये कोई खास बात नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मेरी प्रारंभिक जागृत शक्ति और सोलन परिवार के संरक्षक के बीच क्या संबंध है? भले ही हमारा परिवार एक ही गठबंधन में हो, लेकिन मेरे परिवार के लिए सोलन परिवार के आंतरिक मामलों को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। अतः ये परिवर्तन सोलन परिवार से ही उत्पन्न होना चाहिए। तो फिर क्या पिछले जीवन से कोई दिन कारक है? फिनले सोचते समय भी पुस्तकालय को अपनी निगाहों से स्कैन करना बंद नहीं करता था और एक समय उसकी नजर पहली मंजिल के कोने पर एक खास आकृति पर टिक गई। यह क्या है? फिनले धीरे-धीरे लकड़ी के फर्श से उठा और पहली मंजिल के कोने के ऊपर वाली जगह की ओर रेंगने लगा। वहां से वह सामान्य ज्ञान की किताबों की अलमारियों के पास बैठे व्यक्ति को देख सकता था। क्या सूरज की रोशनी जब किसी के बैंगनी बालों पर पड़ी तो फिनले की बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। बालों का ये रंग इतना आकर्षक था कि इसे सिर्फ एक अंधा ही देख सकता था। बैंगनी बाल होना आम बात नहीं थी और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सोलन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज का एक जन्मजात जीन है। तो पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिसके बाल बिना हेयर डाई के असली बैंगनी रंग के हैं वो होना चाहिए। क्या वो उत्तराधिकारी है या परिवार की नई मुखिया? फिनले ने एक ही नजर में एनसी की पहचान का अंदाजा लगा लिया। अपनी जगह से वो लड़की का चेहरा साफ देख पा रहा था, लेकिन उसके शरीर पर पड़ रही धूप से उसकी दृष्टि थोड़ी बाधित हो रही थी। वो लड़की के चेहरे के भाव नहीं देख पा रहा था और केवल वही देख पा रहा था जो वह कर रही थी। सोलन परिवार की नई मुखिया उत्तराधिकारी क्या किताबें पढ़ रही हैं? फिनले ने अनजाने में अपने लाल होंठ खोले। 3 साल के बच्चे को अपने पिता की जांघ जितनी मोटी किताब पढ़ते देखकर उस लड़के का मासूम सा चेहरा बिगड़ गया। ये क्या सच में यही सोलन परिवार का नया मुखिया है? परिवार का कठपुतली मुखिया। फिनले की पन्ना जैसी हरी आंखें तेज हो गईं। ठंडी हवा धीरे-धीरे उसके शरीर से बाहर निकली। वो बच्ची कौन है? क्या वो वाकई आइंसली सोलन है? सोलन परिवार की वो निकम्मी कठपुतली। फिनले ने अनजाने में ही बच्चे के प्रति अपनी सतर्कता बढ़ा ली। भला वो ऐसा क्यों नहीं करता जबकि वह जानता था कि भविष्य में बच्चा कैसा बनेगा? एनसी सोन ये बच्ची अपने पिछले जन्म में मशहूर थी। खैर अच्छे अर्थों में नहीं, वो बदनाम है क्योंकि वो माफिया इतिहास में सबसे कम उम्र की मुखिया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो सबसे शक्तिहीन भी है। वो 15 वर्ष की आयु तक अपनी इस क्षमता को जागृत नहीं कर सकी और उसकी क्षमता केवल तीव्र श्रवण शक्ति तक ही सीमित है। एक उत्तराधिकारी होने के नाते उसे कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, इसलिए परिवार का नेतृत्व उसके संरक्षक अंकल रोजर ही करते हैं। दुर्भाग्यवश अंकल रोजर इस पद के लिए सक्षम नहीं है। उत्तराधिकारी के परिवार के मुखिया बनने के महज 1 साल बाद ही सोलन परिवार के अन्य परिवारों की भी स्थिति बेहद खराब हो गई। वे कभी उच्च श्रेणी के परिवार थे और 1 साल के भीतर मध्यम श्रेणी के परिवार बन गए। कुछ वर्षों बाद जब एनसी सोन ने अपनी शक्ति को जागृत किया तब तक सोलन परिवार अपने आधे क्षेत्र को खो चुका था। परिवार में आंतरिक कलह भी बहुत थी और अंततः जब एनसी सोन 18 वर्ष की हुई तो सोलन परिवार इतिहास से लुप्त हो गया। अपने माता-पिता और परिवार को खोने के बाद एनसी को एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया। उसके बाद वो कैसे रहती थी ये किसी को नहीं पता था, लेकिन अफवाहों के अनुसार उसने आत्महत्या कर ली और 20 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। वो इस कहानी के लिए कुख्यात है क्योंकि उसकी मृत्यु भी उसी समय हुई थी जब मेरी हुई थी। फिनले को अपने 25 साल की उम्र के आखिरी पल याद थे। वो उस बेचारी नायिका से 5 साल बड़े थे और अजीब बात यह है कि उनकी मृत्यु भी उसी दिन हुई जिस दिन उस लड़की की मृत्यु हुई थी। हालांकि मैं उससे कहीं अधिक भाग्यशाली हूं, लेकिन फिनले ने ये सोचकर भरी कि उसके पैरों के नीचे पड़ रही बच्ची 17 साल में मर जाएगी। वो एक बेकार कठपुतली बनकर कठोर जीवन जिएगी। कितना क्रूर जीवन है ना? फिनले ने अपने सुनहरे बालों को पीछे किया और दूसरी बार भरी। भविष्य उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना दिख रहा था, लेकिन फिर भविष्य बदल गया। इस बच्चे की संरक्षक वो अक्षम अंकल रोजर नहीं बल्कि एक महिला है ना? फिनले इस तरह के अंतर को देखकर घबरा गया था, लेकिन वास्तव में इसने उसे थोड़ी सी उम्मीद दी कि वो भी अपनी किस्मत बदल सकता है। फिर भी मुझे ये पता होना चाहिए कि जब अन्य अधिकारियों में सबसे मजबूत उम्मीदवार अंकल रोजर हैं, तो संरक्षक क्यों नहीं है? फिनले की निगाहें उस प्यारी सी छोटी बच्ची पर टिकी थी जो अभी भी कुछ मोटी-मोटी किताबें पढ़ने में मग्न थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे फिनले की मौजूदगी का एहसास ही न हो। हम स्वॉर्ड पेशवाई के ट्विस्ट। एनसी ने धीरे से बुदबुदाते हुए दूसरी किताब बंद कर दी जिसे उसने अभी-अभी पढ़ा था। अपनी उच्चारण शैली को बिगाड़ने की आदत के कारण यहां तक कि जब वो खुद से बुदबुदा रही होती है तब भी वो अनजाने में बच्चों जैसी भाषा बोलती है और ये उसके लिए सौभाग्य की बात थी क्योंकि एक अज्ञात लड़का जिसके पास सुनने की तीव्र क्षमता वाला उपकरण था उस समय दूर से उसे देख रहा था। वाह बढ़िया है। अगली किताब। एनसी ने गॉड लाइफ कंट्री और गॉडफादर की कहानी वाली 2 किताबें एक तरफ रख दी। अगली किताब जो उसने पढ़ी वो विशेष क्षमताओं और उनके उद्भव के बारे में थी। मुझे विशेष क्षमताओं के बारे में जानना होगा। मुझे जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता है। 23:05 10:17 PM अध्याय 28 परी। गॉडफादर से जुड़ी कुछ जानकारी पढ़ने के बाद एनसी को पता चला कि ये दुनिया हर मायने में पृथ्वी से बहुत मिलती-जुलती है। यह महज एक किंवदंती है और ऐतिहासिक पहलू में शायद थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। फिर भी चूंकि ये दुनिया पृथ्वी का दर्पण थी इसलिए एनसी के दिल में एक चीज उठी। धिक्कार है, फिर मेरे आधुनिक ज्ञान का क्या फायदा? नया ज्ञान देने के बजाय मैं ज्ञानी हो गया हूं। एनसी ने मुंह बनाते हुए लाल रंग की वह किताब खोली जिसमें विशेष क्षमताओं और उनके उद्गम की जानकारी थी। उसमें परी और बौने जैसे रहस्यमय जीवों के बारे में भी कुछ जानकारी थी। बिल्कुल सही, ऐसा प्रतीत होता था कि इस दुनिया में ऐसे पौराणिक जीव थे जो पृथ्वी पर नहीं थे। एक तरह से इस दुनिया ने पृथ्वी के मिथकों और किंवदंतियों को आत्मसात कर लिया और उन्हें साकार रूप दे दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो ये दुनिया पृथ्वी से कहीं अधिक जटिल और खतरनाक है। अगर पृथ्वी किसी फिल्म का पहला सीजन है तो यह अज्ञात दुनिया उसका दूसरा सीजन है। क्या आपको यकीन है कि ये दुनिया किसी उपन्यास के अंदर नहीं है? एनसी को इस बात का अफसोस था कि उसे अपनी दुनिया के बारे में कोई उपन्यास नहीं मिला था। सबसे बुरी स्थिति यह होगी कि ये दुनिया किसी उपन्यास के अंदर नहीं है। यह एक अलग स्वतंत्र दुनिया है जो पृथ्वी से भी ज्यादा खतरनाक है। ये दुनिया आधुनिक दुनिया और काल्पनिक दुनिया का मिश्रण है। अगर कोई मुझसे कहे कि हमें यहाँ भी राक्षसों से लड़ना होगा तो मैं खुशी-खुशी इस बात पर विश्वास कर लूंगा। एनसी ने हरी और विशेष क्षमताओं और पौराणिक जीवों के बारे में लिखी किताब पढ़ना शुरू कर दिया। उसे परियों का विषय विशेष रूप से पसंद आया। जी हां, एक परी चुनी हुई होने के नाते एनसी को परियां इतनी पसंद थी कि वो उनकी दीवानी बन गई थी। भला किसे परियां और बौने पसंद नहीं आएंगे? ये दो खूबसूरत जीव जादुई शक्तियों से लैस हैं। एनसी को परियों की कहानी खास तौर पर पसंद थी क्योंकि किताब में लिखा था कि परियों को ढूंढना बौनों की तुलना में कहीं ज्यादा आसान होता है। बौनों का अपना इलाका होता है जबकि परियां इंसानों और दूसरी पौराणिक जातियों के साथ घुल मिल जाती हैं। हमें कुछ प्राचीन स्थानों या प्राचीन वस्तुओं के अवशेष वाले स्थानों में परियों के अवशेष मिल सकते हैं। कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां परियों ने मनुष्यों के साथ समझौता किया है। गॉडफिल इलाके में काफी सारी परियां थीं और इसका मतलब है कि शीर्ष क्रम के माफिया परिवारों को भी कुछ परियों को काम पर रखना चाहिए। परियों के पास न केवल मदद करने की अनूठी क्षमताएं होती हैं बल्कि वे अन्य क्षमता उपयोगकर्ताओं को भी शक्ति प्रदान कर सकती हैं। शक्ति प्रदान करना क्या है? यह एक आशीर्वाद की तरह है जो रक्षा, आक्रमण आदि को बढ़ा सकता है। वैसे ये उपयोगी है। आत्माओं के विपरीत जो शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं को वश में कर लेती हैं, परियां केवल थोड़े समय के लिए अपना आशीर्वाद देती हैं। फिर भी क्या यह अच्छी बात नहीं है? एनसी ने किताब पर बनी एक दुर्लभ परी की तस्वीर को सहलाते हुए अपनी जीभ चटकाई। अधिकांश परियों के बाल चमकीले रंग के होते हैं और शाही परियों के बाल आमतौर पर सुनहरे और आंखें हरी होती हैं। वे हमेशा मनुष्यों को अपने पंख नहीं दिखाते, लेकिन उनके पास असाधारण क्षमताएं होती हैं और उनका चेहरा आकर्षक होता है। शाही परिवार के प्रत्येक सदस्य का अपना पसंदीदा इलाका है। एक परी को रहस्यमय झील में रहना पसंद है, दूसरी परी को आलीशान चिमनी के अंदर रहना पसंद है, कुछ जंगलों के पीछे छिपना पसंद करती हैं और ऐसा कहा जाता है कि एक परी है जिसे प्राचीन वस्तुओं से भरे पुस्तकालय में रहना पसंद है। लाइब्रेरी फेरी शब्द देखते ही एनसी की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपने आसपास की किताबों की अलमारियों पर नजर डाली। इन किताबों की अलमारियों को प्राचीन वस्तु की श्रेणी में रखना चाहिए, है ना? फिर क्या यहाँ कोई परी है और वो भी शाही परिवार की परी? किताब में लिखा था कि परियों को कहीं रहने के लिए इंसानों के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वे पेशेवर हत्यारे की तरह छिप सकती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ कहीं कोई परी रहती हो? एनसी ने अभी-अभी पढ़ी हुई विशेष क्षमता की अधूरी किताब को एक तरफ फेंक दिया और उठने लगी।
मैं किताब बाद में पढ़ लूंगी, पहले मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि इस पुस्तकालय में कोई परी है या नहीं। एनसी को पूरा भरोसा था कि यह पुस्तकालय काफी पुराना और प्राचीन है, जो किसी पुस्तकालय परी को आकर्षित कर सकता है। अगर वो किसी परी को ढूंढ लेती तो उसे उससे अपार ज्ञान प्राप्त हो सकता था। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय परी के पास इस दुनिया का सारा ज्ञान है। ये परी भविष्य भी देख सकती है। यह अन्य परियों में एक असाधारण शक्ति वाली परी है। एनसी जब अपने छोटे-छोटे पैरों से पुस्तकालय में घूम रही थी तो उसके गाल लाल हो गए। हालांकि उसके पैरों में दर्द होने लगा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे किसी परी से मिलना होगा, शायद परी कहीं छिपी हो। एनसी चुपके से किताबों की अलमारियों के बीच घुस गई और हर अलमारी की जांच करने लगी। उसने किताबों की भी जांच की, ये सोचकर कि शायद परी अपना शरीर से तोड़कर छोटी हो जाए। जी हां, आम परियों के विपरीत परी जाति के शाही परिवार के सदस्यों का शरीर लगभग 10 साल के बच्चे जैसा होता है। अगर वे अपने पंख छुपा लें तो वे बिल्कुल सामान्य इंसान जैसे दिख सकते हैं, लेकिन वे अपने शरीर को सिकोड़कर खुद को छिपा भी सकते हैं। शाही परिवार की परी और इंसान में सिर्फ उनकी शक्ल सूरत का ही फर्क होता है। परी का चेहरा इतना सुंदर होता है कि वो किसी पौराणिक जीव जैसी लगती है। साथ ही उनके बाल सुनहरे और आंखें पन्ना रंग की होती हैं। कुछ मनुष्यों में भी ऐसी विशेषता हो सकती है, लेकिन उनमें से बहुत कम ही शाही परियों जितनी सुंदर होती हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि परियां आभा देख सकती हैं। वैसे जिस व्यक्ति का किसी परी के साथ अनुबंध हो, उसमें भी यही क्षमता हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वे परियों के संपर्क में रहते हैं। एनसी पहली मंजिल पर इधर-उधर घूमती रही और उन कई परिवारों के बारे में सोचती रही जिनके संरक्षक के रूप में एक परी थी। हम यहाँ वाचा परिवार, देवदन परिवार, शौनी परिवार, गिफट परिवार, मीडियन परिवार, लासासिया और अंत में लोइजा हैं। परियों से जुड़े 7 परिवार हैं। 23:05 10:17 PM अध्याय 29 विशेष अस्तित्व। बेशक सबसे ताकतवर माफिया परिवारों में से एक वाचा परिवार के पास एक परी का वास होगा। किताब में कहा गया है कि वाचा परिवार को शाही परियों में से एक प्राप्त हुई थी। वाचा परिवार के वंशज को परी साथी के रूप में प्राप्त होगी। इन विचारों से एंसली का चेहरा बिगड़ गया। वाचा परिवार जो स्लोन परिवार का सहयोगी है, के पास एक परी है, लेकिन स्लोन परिवार के पास कोई परी नहीं है। गॉर्लिफ देश के इतिहास की किताब की बदौलत एंसली को माफिया परिवारों के बारे में काफी जानकारी थी। फिर भी स्लोन परिवार पूरे देश के शीर्ष 20 माफिया परिवारों में शामिल हुआ करता था। क्या उन्हें भी एक परी नहीं मिलनी चाहिए? एक सामान्य परी भी ठीक है। एंसली को यह नहीं पता था कि परियां केवल 7 महान परिवारों को ही आशीर्वाद देती हैं और वाचा परिवार ही एकमात्र ऐसा परिवार है जिसे शाही परी का आशीर्वाद मिलता है। परियां ऐसी प्राणी हैं जिन्हें सुंदरता और शक्ति पसंद होती है। वाचा परिवार अपनी नौकरानियों और नौकरों के बीच भी बेहद खूबसूरत दिखता था, इसलिए परियों को ये परिवार विशेष रूप से पसंद आया। इसके अलावा ये भी ध्यान देने योग्य है कि वाचा परिवार के प्रत्येक वंशज कम से कम तिगुनी क्षमताओं का उपयोग करने वाले हैं। एंसली ने माथे पर शिकन लिए जमीन पर लात मारी। उसने स्लोन परिवार के पुस्तकालय में चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह किसी परी की मेजबानी के लिए पर्याप्त होना चाहिए। क्या इसका कारण यह है कि स्लोन परिवार का पतन हो रहा है और परियों को इसकी पहले से ही जानकारी है? पुस्तकालय की परी भविष्य देख सकती है। क्या यही कारण है कि वे स्लोन परिवार को नहीं चुनती? उन्हें पहले से ही पता है कि हमारा परिवार विलुप्त होने वाला है। एंसली का दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि स्लोन परिवार को वास्तव में अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हवा। एंसली ने एक लंबी आह भरी। स्लोन परिवार को शीर्ष पर लाने के लिए अब एक और प्रेरणा और कारण है। इसका उद्देश्य एक परी को पाना और उससे मिलना है। एंसली ने अनजाने में ही एक परी से मिलने के ख्याल से मुस्कुरा दी, लेकिन फिर अचानक उसे वाचा परिवार पर थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। अगर वे मेरे सहयोगी हैं तो क्या वे मुझे अपनी परी नहीं दिखा सकते? अब मैं परिवार का मुखिया हूँ। एंसली जानती थी कि यह असंभव है क्योंकि दूसरे लोग उसे सिर्फ एक कठपुतली समझते हैं। फिर अगर वो वाचा के परिवार के पास मौजूद शाही परी को देखना चाहती थी, मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। वाह! एंसली ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। लड़की पुस्तकालय में इधर-उधर घूमती रही, परी को ढूंढती रही और साथ ही वाचा परिवार को कोसती रही। वे उस लड़की के लिए घमंडी लग रहे थे, लेकिन असल में एंसली को वाचा परिवार के प्रति कोई स्नेह न होने का कारण ये था। इसका सीधा सा कारण यह है कि वो ईर्ष्यालु है। उस परिवार के वारिस को एक शाही परी के साथ घूमते देखकर मुझे जलन क्यों नहीं होगी? आखिर वो एक परी है, एक पौराणिक प्राणी। एंसली ने अपने नाखून चबाए और एक बार फिर कोसते हुए वाचा परिवार के उत्तराधिकारी को शाप दिया और कामना की कि उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारिणी की भयानक मृत्यु हो। उसे यह नहीं पता कि तथाकथित उत्तराधिकारी उस पर नजर रख रहा है। अब वो क्या कर रही है? अपनी उम्र के लिए अनुपयुक्त किताबें पढ़ने के बाद अब वो पुस्तकालय में कुछ ढूंढ रही है। फिन्नी ने अपनी चुटी टिकाई और पैर मोड़कर 2 किताबों की अलमारियों के बीच रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी की इस स्थिति के कारण लोगों के लिए उसे ढूंढना मुश्किल था, लेकिन वह दूसरों को अपनी हथेली घुमाकर आसानी से ढूंढ सकता था। इस स्थिति से फिनले एंसली की हर हरकत पर नजर रख रहा था। सच कहें तो उस लड़की की नजरों में वो बच्चा काफी असामान्य था। एक पल वो गंभीर दिखती है और फिर अचानक उत्साहित हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से में दिखती है और उसके बाद उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। क्या वह चलती फिरती बहु प्रदर्शक है? फिन्ले ने अपने सिर को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किए गए हाथ से अपनी थोड़ी को थपथपाया। वो 15 मिनट से बच्ची को देख रहा था और अब बच्ची पुस्तकालय में इधर-उधर घूम रही थी, फिर भी किसी ने उसे नहीं देखा या उस पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल नौकरानियां अभिभावक के साथ व्यस्त थीं। परिवार के मुखिया के मामले में वे इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? भले ही वो बच्ची सिर्फ एक प्रतीक हो, एक कठपुतली हो, फिर भी वो परिवार की मुखिया है। अगर उसकी मौत हो जाती है तो स्लोन परिवार के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। फिन्ले ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे नौकरानियां बच्चे के पीछे क्यों नहीं गईं। उसके विपरीत जो खुद का बचाव करने के लिए काफी मजबूत था, बच्ची इतनी कमजोर दिख रही थी कि वो एक गोली से भी मर सकती थी। क्या मुझे इस बात की चिंता करनी चाहिए कि एंसली स्लोन अपनी नियति से पहले ही मर जाएगी? अगर मेरी प्रतिबंध प्रक्रिया वास्तव में इस बच्ची की मृत्यु को समय से पहले कर देती है? फिन्ले को ये सोचकर ही अपराध बोध होने लगा कि कुछ ही वर्षों में इतना प्यारा बच्चा मर जाएगा। अच्छा, वो 20 साल तक तो जी सकती है ना? अगर मेरी शारीरिक स्थिति बिगड़ भी जाए तो भी मैं उसके परिवार को परेशान नहीं करूंगी। फिन्ले की निगाहें एंसली पर टिकी हुई थी, जिसने अभी दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ी खोजी थी। अगर बच्ची भी दूसरी मंजिल पर चली गई तो वो उसे देर सवेर ढूंढ ही लेगी। इन विचारों के साथ ही फिन्ले के भावहीन चेहरे में थोड़ा बदलाव आया। उसने सीढ़ियों पर रेंगते हुए बच्चे को थोड़ी दिलचस्पी से देखा। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं वाचा परिवार का वारिस हूँ? मुझे शक है कि वो वाचा परिवार को जानती होगी, लेकिन अगर उसने सच में भी सारी किताबें पढ़ी हैं तो क्या वह भी मेरी तरह खास नहीं होगी? शायद वह भी एक प्रतिगामी या पुनर्जन्म लेने वाली हो। फिन्ले को बेतुके विचार आने लगे। वह जानता था कि किसी पौराणिक प्राणी की मदद के बिना ऐसा चमत्कार असंभव होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि बच्चा भी उन्हीं की तरह एक खास प्राणी होगा। दूसरों से अलग होना बहुत अकेलापन भरा होता है। फिन्ले की भावहीन आंखों में धीरे-धीरे चमक लौट आई। लड़की ने सीढ़ियां चढ़ रहे एंसली को हल्के से मुस्कुराते हुए देखा। एंसली स्लोन, जल्द ही मिलते हैं। अद्यतन सारांश, इसमें एक नया फीचर जोड़ा गया है और यह एक सिस्टम है। कृपया नया सारांश पढ़ें। 23:05 10:17 PM अध्याय 30 सबसे बड़ा झूठ। फिन्ले उस बच्चे को देखने के लिए उत्सुक था जो भविष्य में बदलाव का कारण बन सकता था। फिर भी वो उसकी पहचान को लेकर चिंतित था। अगर बच्ची को पता चल जाए कि वो किसी दूसरे परिवार की वारिस है तो वो उससे दूरी बना सकती है। शायद मुझे अपनी पहचान छुपा लेनी चाहिए। मैं उसके सामने औपचारिक नहीं दिखना चाहती। क्या मुझे झूठ बोलना चाहिए? मुझे कौन सी पहचान का इस्तेमाल करना चाहिए? फिन्ले अचानक रुक गया जब उसे अपनी उस नन्ही परी की याद आई जिसे वो हवेली में छोड़ आया था। वो परी उसके पूर्वज जैसी दिखती थी क्योंकि उसके भी सुनहरे बाल और हरी आंखें थीं। संयोगवश वो परी समय की परी है जिसने उसके लिए समय को पीछे कर दिया, जिसके बदले में उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। फिन्ले ने इनाम वाली बात को क्षण भर के लिए किनारे रख दिया क्योंकि अब वो उस परी की पहचान का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। अपने बालों और आंखों के रंग के कारण वो खुद को शाही परी के रूप में पेश कर सकता था। मुझे परी कहलाने के लिए मैं काफी सुंदर हूँ, है ना? फिन्ले ने आत्मबोध मुस्कान के साथ अपने शिशु जैसे दिखने वाले चेहरे को छुआ। अगर ऐसा है तो क्या मुझे पुस्तकालय की परी होने का नाटक करना चाहिए? मैं अभी पुस्तकालय के अंदर ही हूँ, यही सबसे अच्छा विकल्प है। मैं भविष्य भी देख सकती हूँ। मुझे तो भविष्य पहले से ही पता है। मुझे इस दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ पता है। मैं असली लाइब्रेरी फेरी की नकल बन सकती हूँ। फिन्ले ने तुरंत फैसला किया कि वो पुस्तकालय की परी होने का नाटक करेगा। सौभाग्य से उसकी बाहरी बनावट और उसकी क्षमता एक परी के गुणों से मेल खाती थी। उस लड़के का चेहरा बेहद पवित्र और सुंदर था, जो मानवीय सौंदर्य की सीमाओं से परे था। समय की परी के साथ हुए अनुबंध के कारण वह अलौकिक शक्तियों को देख सकता था। उन्हें भविष्य के बारे में भी काफी जानकारी थी और यह पुस्तकालय परी की क्षमताओं में से एक है। जहां तक विशाल ज्ञान की बात है तो चूंकि उन्होंने अपना 25 वर्ष का जीवन और आज तक के 8 वर्ष का अनुभव किया है, ये पर्याप्त है। शायद यह असली पुस्तकालय परी की तुलना में मामूली बात हो, लेकिन उस परी से पहले कोई मिला ही नहीं था। उन्हें फर्क कैसे पता चलता? पंखों की बात करें तो फिन्ले ने बिना पंखों वाली अपनी पीठ पर एक नजर डाली। यही उसके दिखावे की एकमात्र कमजोरी थी, लेकिन ये भी पूरी तरह से बोझिल नहीं थी। एक शाही परी अपने पंख छिपा सकती थी और अगर उसने एंसली से झूठ बोला होता कि वह अपने पंख क्यों नहीं दिखा सकता। फिन्ले ने अपने होठों को सिकोड़कर एक शरारती मुस्कान बनाई जो उसके मासूम चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। अगर कोई उसका चेहरा देखता तो उसे एक बुद्धिमान परी की बजाय एक नटखट परी दिखाई देती। ठीक है, उस बच्चे के आने का इंतजार करते हुए मुझे सोने का नाटक करना चाहिए और मुझे अपने किरदार को पुस्तकालय की परी के रूप में ढालना पड़ सकता है। अपनी योजना पूरी करने के बाद फिन्ले ने जल्दी से अपने घुटनों को गले लगाया और लकड़ी की कुर्सी पर सिकुड़कर बैठ गया। फिर लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे-धीरे असली पुस्तकालय की परी की नकल करने का अभ्यास किया। वो परी डरपोक है, इसलिए उसे भी डरपोक, संकोची और काय होने का नाटक करना पड़ा, लेकिन साथ ही बुद्धिमान होने का भी। जब फिन्ले अपने पूरे 33 साल के जीवन का सबसे बड़ा झूठ बोलना शुरू कर रहा था, तब तक एंसली दूसरी मंजिल के लगभग आधे हिस्से की जांच कर चुकी थी। केवल वही हिस्सा था जहां वह नहीं गई थी, जहां फिन्ले रहता था। मुझे परी का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन किताब में लिखा था कि परियों को खिड़कियों और धूप के पास रहना पसंद होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले उन जगहों की जांच की। फिर भी एंसली ने जीभ चटकाते हुए उस जगह की ओर चलना शुरू किया जहां सूरज की रोशनी थोड़ी-थोड़ी आ रही थी। वहां कुछ बड़ी-बड़ी किताबों
की अलमारियां होने के कारण सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पा रही थी। यहाँ पर परी तो होनी ही नहीं चाहिए। किसी परी के न मिलने के ख्याल से एनसी का सीना भारी हो गया। उसे पता था कि ये मुश्किल होगा, लेकिन ये सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि सोन परिवार की लाइब्रेरी में कोई लाइब्रेरी परी नहीं आ सकती। बच्ची ने अपने दिल को शांत करने के लिए अपनी चोटी घुमाते हुए धीरे से बड़बड़ाया। वो एक परी से मिलने की तीव्र इच्छा से तड़प रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक दिवा स्वप्न है। हकीकत वाकई क्रूर है। क्या आयाम और समय से परे जाने वाले के रूप में यही मेरा भाग्य है? क्या इसलिए ये दुनिया मुझे अस्वीकार कर रही है? एनसी का चेहरा उदास था क्योंकि उसकी चुनियों बीमारी फिर से उभर आई थी। जब भी उसे किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता, उसकी चुनियों बीमारी प्रकट हो जाती थी। बिल्कुल अभी की तरह। हवा। बच्ची ने गहरी सांस ली और फिर लेके छिपने की जगह से दूर दूसरी जगहों पर चली गई। नतीजतन उसे वहां कोई नहीं मिला। अंत में उसे जिन दो बड़ी किताबों की अलमारियों का दौरा करना पड़ा, वे जादुई लगने के बजाय थोड़ी डरावनी लग रही थी। किताबों की अलमारियां किसी रहस्यमय जगह के दरवाजे की तरह लग रही थी, लेकिन एनसी को उसके पास जाने में थोड़ी झिझक हो रही थी। क्या होगा अगर उन किताबों की अलमारियों के पीछे कोई बुरी आत्मा बंद हो और मैं गलती से उस बंधन को तोड़ दूं? मैंने अक्सर ऐसी कहानियां और उपन्यास पढ़े हैं। एनसी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी क्योंकि वह सावधानीपूर्वक उस आखिरी जगह की ओर बढ़ी जहां वह अभी तक नहीं गई थी, यानी किताबों की दो अलमारियां। चैप चैप चैप। शांत और निर्मल पुस्तकालय में उसके हल्के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कभी-कभी उसकी सांसों की आवाज कदमों की आवाज के साथ मिल जाती थी। पुस्तकालय में अचानक सन्नाटा छा जाने पर एनसी की सांसें थम सी गईं। उसकी धड़कन पहले से तेज हो गई क्योंकि उसकी छठी इंद्री, उसकी चुनियों इंद्री ने उसे बताया कि कुछ तो गड़बड़ है। माहौल कुछ अजीब सा है। एनसी ने धीरे से घूंट भरा। उसने इस तरह के माहौल को किसी नई घटना का संकेत मान लिया। आमतौर पर मानव और उपन्यासों में जब भी नायक को कोई नई वस्तु या ऐसी कोई चीज मिलती है जो उसके जीवन को बदल सकती है, तो माहौल असामान्य हो जाता है। बिल्कुल अभी की तरह अजीब सी खामोशी छाई हुई है। हद से ज्यादा खामोशी। वह एलियाना की बड़बड़ाहट या कागजों की सरसराहट भी नहीं सुन पा रही है, जबकि वह उस महिला से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति या प्राणी आसपास के वातावरण को अवरुद्ध कर रहा हो। अध्याय 31 पहली मुलाकात। बेशक ये सारी अजीबोगरीब भावनाएं एनसी की अत्यधिक रचनात्मक कल्पना और घबराहट का ही नतीजा थी। उसने अवचेतन रूप से खुद को यकीन दिला दिया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और इससे निस्संदेह फिले की लड़की को मूर्ख बनाने की रणनीति में मदद मिली है। हबू हबू। एनसी ने दबे पांव दो किताबों की अलमारियों की ओर बढ़ते हुए धीरे-धीरे सांस ली। दूरी अधिक होने के बावजूद वह मात्र 5 मिनट में उन अलमारियों तक पहुंचने में सक्षम थी। एक बार फिर एनसी को लगा कि ये उस जगह के आसपास मौजूद किसी रहस्यमय शक्ति के कारण है, जबकि वास्तव में एनसी अनजाने में ही तेजी से चलने लगी थी। 5 मिनट बीत गए और आखिरकार उस नन्हे बच्चे ने दो किताबों की अलमारियां देख ली। दूर से देखने पर ये अलमारियां बड़ी लग रही थी, लेकिन पास से देखने पर वे अविश्वसनीय रूप से विशाल प्रतीत हुई। किताबों की अलमारियां इतनी ऊंची थी कि वे लगभग पुस्तकालय की घुमावदार छत तक पहुंच रही थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इस जगह पर सूरज की रोशनी नहीं आती थी। ये किताबों की अलमारियां तो बहुत विशाल हैं। ये तो वाकई असाधारण अलमारियां होंगी। एनसी को ऐसा ही लगता था, लेकिन अगर उसे सच्चाई पता चल जाती तो शायद वो खुद को फांसी लगा लेती। वे किताबें रखने की अलमारियां इतनी बड़ी थी क्योंकि उन्हें पौराणिक जीवों और दुनिया के रहस्यों पर लिखी बड़ी-बड़ी किताबें रखी थी। अब तक किसी ने भी उन किताबों को नहीं छुआ है क्योंकि ज्यादातर माफिया परिवार परियों के अलावा अन्य पौराणिक जीवों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे जो उनकी मदद कर सकें। केवल वे अन्वेषक, साहसी या क्षमताधारी व्यक्ति जो किसी माफिया परिवार से संबद्ध नहीं है, उन पौराणिक जीवों से मिलना और वहां मौजूद अज्ञात महाद्वीप का अन्वेषण करना चाहेंगे। बेशक एनसी को अन्य देशों या अन्य महाद्वीपों के बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि उसने जो किताब पढ़ी थी वो केवल गोल्फ देश का इतिहास था। उस किताब में केवल कुछ महत्वपूर्ण देशों का ही उल्लेख था। अन्य महाद्वीपों के ज्ञान को दरकिनार करते हुए एनसी का एकमात्र उद्देश्य इस समय सोन परिवार को पुनर्जीवित करना था। अन्य देशों या उससे भी अधिक हास्यास्पद अन्य महाद्वीपों का पता लगाने के लिए उसके पास समय कहां से आता? बेखबर एनसी किताबों की अलमारियों के पास जाती रही, लेकिन उसने किसी चीज को छूने की कोशिश नहीं की। वो पहली अलमारी के पास से गुजर गई, ये सोचकर कि शायद उसे किताबों के बीच कुछ मिल जाए, तभी अचानक उसने पहली और दूसरी किताबों की अलमारी के बीच कहीं से सुनहरे बालों के चमकदार गुच्छे झांकते हुए देखे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एनसी अचानक पीछे हटते हुए लगभग चीख पड़ी। सौभाग्य से बच्ची इतनी समझदार थी कि उसने अपना मुंह ढक लिया ताकि उसके मुंह से चीख न निकल सके। सुनहरे बाल, सुनहरे। एनसी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी पुतलियां बड़ी हो गईं और वह धीरे-धीरे अपने कदम बढ़ाने लगी। बाल, बाल, क्या वो कोई है, कोई इंसान? लेकिन ये तो निजी पुस्तकालय है। मेरी जानकारी के बिना पुस्तकालय में कौन प्रवेश कर सकता है? एनसी को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अधिकारियों और परिवार के मुखिया के अलावा किसी और के लिए पुस्तकालय में प्रवेश करना कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि नौकरानियों और नौकरों को भी पुस्तकालय में प्रवेश करने के लिए किसी न किसी अधिकारी का अनुसरण करना पड़ता था। दरअसल पुस्तकालय में इतना विशाल ज्ञान भंडार था कि अगर कोई जासूस घुसपैठ कर लेता तो ये खतरनाक साबित हो सकता था। दुर्भाग्यवश एनसी को यह नहीं पता था कि बड़े परिवार का वारिस अपनी मर्जी से इस छोटे से पुस्तकालय में प्रवेश कर सकता है। उत्तराधिकारी के बारे में कुछ भी न जानते हुए एनसी ने गहरी सांस ली और सावधानीपूर्वक किताबों की अलमारी के पीछे से झांकते सुनहरे बालों की ओर बढ़ी। नल, एक कदम, नल, दो कदम, नल, तीन चरण। एनसी ने ठीक 3 कदम उठाए थे और सुनहरे बालों वाली मालकिन की आकृति धीरे-धीरे उसकी आंखों के सामने खुलती चली गई। शाह, दोनों के लिए मानो समय थम सा गया था। किसी तरह सूरज की रोशनी जो उस जगह तक नहीं पहुंच पा रही थी, चमत्कारिक रूप से सुनहरे बालों वाले व्यक्ति पर पड़ रही थी। सूरज की हल्की किरणें सुनहरे बालों को छू रही थी, जिससे वे पहले से भी अधिक चमकदार लग रहे थे। ये क्या? ये क्या? एनसी का जबड़ा बहुत पहले ही टूट चुका था। उसका मुंह अपने आप बंद नहीं हो पाता था और उसकी आंखें मानो तुरंत बाहर निकल आती थी। 10 साल से कम उम्र के एक लड़के की झलक उसकी नीली आंखों में दिखाई दी। लड़के का शांत सोता हुआ चेहरा उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा था और उसके द्वारा पहना गया उत्तम काला टेरकोट सूट हल्की सी हलचल से भी जगमगा रहा था। फू फू। लड़की की हल्की सांसें एनसी के कानों में गूंज उठी। जब भी लड़का सांस लेता, उसकी छाती हिलती और उसके छोटे सुनहरे बाल तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाते। उसकी लंबी पलकें कभी-कभार कांपती थी और उसकी आंखें इतनी कसकर बंद थी कि कोई नहीं जानता था कि लड़का कब जाग जाएगा। लड़के के मुंह से एक हल्की सी आह निकली और उसके होंठ खूबसूरती से खुल गए। लड़के के लाल होठों का नजारा एनसी की आंखों में गहराई तक उतर गया। अरे बाप रे, यह इतना खूबसूरत जीव क्या है? लड़के का चेहरा देखकर एनसी की सांसें थम गईं। यहाँ तक कि उसकी धीमी आवाज भी, जो उसने पहले कराहते हुए निकाली थी, स्वर में कहीं गूंजती चांदी की घंटी जैसी लग रही थी। क्या ये सच है? एनसी को लगा मानो एक पल के लिए उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। उसकी आंखें लड़के को सिर से लेकर पैर तक ध्यान से देखती रहीं। लड़का सो रहा है, ये स्पष्ट है, लेकिन वो सिकुड़कर अपने घुटनों को गले लगाकर दूसरी किताबों की अलमारी पर अपना सिर टिकाए हुए है और अलमारी को तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये रहस्यमय है कि लड़का उस खाली जगह में कैसे बैठ गया, लेकिन चूंकि वहां एक कुर्सी है, इसलिए ये काफी तर्कसंगत है। फिर भी एनसी के लिए ऐसा विचित्र प्राणी, ये उसकी कल्पना से परे था। इतना ही नहीं, लड़के को दुनिया से खुद को बचाने के लिए सिकुड़ते हुए देखना चुनियन के लिए अजीब तरह से जादुई लग रहा था। क्या ये एक परी है? एनसी को ये सोचकर ऐसा ही लगा क्योंकि लड़का 10 साल से कम उम्र का लग रहा था। शायद वो 8 साल का होगा, लेकिन अपनी उम्र के लड़कों के मुकाबले वो छोटा है। उसके पंख नहीं है, लेकिन एक शाही परी अपने पंखों को छिपा सकती है ना? और उसका असली रूप लगभग 10 साल या उससे कम उम्र का बच्चा होता है। एनसी को पहले से ही लगभग 3/4 यकीन था कि उसने जिस लड़के को देखा था वो एक परी था। अब कौन सी परी किसी और की लाइब्रेरी में सोएगी? डॉट डॉट डॉट। ऐसा तो सिर्फ लाइब्रेरी की परी ही कर सकती है। 23:05 10:18 PM अध्याय 32 पन्ना जैसी आंखें। ये लड़का वही पुस्तकालय की परी है जिसकी मैं तलाश कर रही हूं, है ना? एनसी ने जोर से घूंट भरे बिना नहीं रह सकी। एक परी तो ये है एक परी, और तो और एक शाही परी जिसे एक प्राचीन पुस्तकालय में रहना पसंद है। वो परी अब अपने परिवार के पुस्तकालय में सोती है। एनसी भला उत्साहित क्यों नहीं होगी? लड़की इतनी जोर से चीखना चाहती थी कि उसके होंठ कांपने लगे। उसके गोल मटोल गाल लाल हो गए और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। एक परी, एक शाही परी, ये तो पुस्तकालय की परी है। अरे वाह, आखिरकार मुझे एक परी मिल ही गई। एनसी ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच ली और अपने से काफी ऊंची कुर्सी पर बैठे लड़के की ओर देखा। इस वजह से वह असहाय होकर कुर्सी के आसन को ही घूरती रही जो उसके सिर से भी ऊंचा था। अगर मैं इस परी को छूना चाहूं या उससे बात करना चाहूं तो क्या मुझे कुर्सी पर चढ़ना नहीं चाहिए? लेकिन फिर क्या वो जाग जाएगा? अगर वो नहीं जागा तो मैं उसकी गोद में बैठकर उसे छू सकती हूं। एनसी को यह एहसास ही नहीं था कि सोते हुए लड़के को यूं ही छूने के बारे में सोचने मात्र से ही वह एक विकृत मानसिकता वाली इंसान बन गई थी। फिर भी चूंकि उस लड़की में शुरू से ही कोई विवेक नहीं था, इसलिए उसे शिष्टाचार की परवाह नहीं थी। किस तरह से? क्या इससे नैतिकता आती है? क्या इसे खाया जा सकता है? एनसी ने कुर्सी के एक पैर को पकड़ते हुए उत्साह से अपनी हथेलियों को रगड़ा। कुर्सी पर चढ़ने के लिए उसे चढ़ते समय कुर्सी के पैर का सहारा लेना था। काश परी अपने पैर फैला लेती तो वो उसके पैरों पर चढ़ सकती थी। एनसी को परी के इस अजीबोगरीब तरीके से सोने पर अफसोस हुआ। फिर भी उसने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत अपने छोटे से शरीर का इस्तेमाल करते हुए लकड़ी की कुर्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया। चरमराहट, चरमराहट। जब भी एनसी ऊपर जाती, लकड़ी की कुर्सी चरमराती। एनसी डर के मारे रुक जाती कि कहीं परी जाग न जाए। बेशक परी गहरी नींद में सो रही थी। एनसी ने राहत की सांस ली और कुर्सी पर चढ़ती रही और कुछ सेकंड के बाद वह आखिरकार लड़के की गोद में पहुंच गई। हवा, ये कुर्सी बहुत सख्त है। एनसी ने माथे से पसीना पोंछते हुए और राहत की सांस लेते हुए बुदबुदाया। उसके जैसी नन्ही बच्ची के लिए कुर्सी वाकई बहुत ऊंची थी, लेकिन अंत में वो सीट पर बैठने में कामयाब हो ही गई। बेशक बच्ची बेशर्मी से लड़के की गोद में बैठ गई, लेकिन उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। एनसी ने सिर उठाते हुए थोड़ा सा सिर झुकाया। इस स्थिति में वो कुर्सी पर आराम से बैठ सकती थी और कुर्सी पर बैठे लड़के के शरीर से उसे थोड़ी सी जगह मिल रही थी। जब वह बैठी तो उसका सिर लड़के की थोड़ी को मुश्किल से छू पा रहा था। अगर वे अगल-बगल खड़े होते तो शायद वह सिर्फ उसके कंधे तक ही पहुंच पाती या शायद उसके पेट तक। अरे बाप रे, एक नन्हा बच्चा इतना छोटा कैसे हो सकता है? क्या ये शरीर अपवाद है? वैसे तो यह इतना छोटा नहीं होना चाहिए। एनसी को अपनी लंबाई और हाथ पैर छोटे होने से बेहद नफरत थी। इसी वजह से जब भी वह चलती उसे बहुत तकलीफ होती थी।
उसे ऐसा लगता था मानो वो किसी विशाल दुनिया में जी रही हो। खैर, प्राथमिकता तो परी को छूने की है। एनसी को अभी भी उस किताब की बातें याद थी जो उसने पहले पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि अगर कोई पहली बार किसी परी को छूता है तो उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कुछ लोग अपनी क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी मौजूदा शक्ति को और मजबूत कर सकते हैं। बाकी लोग इतने बदनसीब होंगे कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। निश्चित रूप से एनसी का उद्देश्य अपनी उस क्षमता को जागृत करना था ताकि अगर उसे इस शरीर में और अधिक शक्ति समाहित करनी पड़े तो वो उसका उपयोग कर सके। लेकिन अगर उसे कुछ भी न मिले तो भी इतना ही काफी है। 3 साल की उम्र में किसी शाही परी को छूने का दावा कौन कर सकता है? यहाँ तक कि माफिया जगत का सबसे बड़ा सरदार वाल्टर परिवार का वारिस भी ऐसा नहीं कर सकता है ना। हालांकि जिस उत्तराधिकारी को वो याद कर रही थी वो बिल्कुल वही परी थी जिसे उसने अभी पाया था। कुछ भी न जानते हुए एनसी खड़ी हो गई। परी की कुर्सी के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करने के कारण जगह बहुत तंग थी, इसलिए एनसी को सावधानी बरतनी पड़ी। उसने धैर्यपूर्वक अपना शरीर लड़के के घुटने से सटा लिया और गिरने से बचने के लिए उसके एक घुटने को पकड़ लिया। फिर बच्ची ने अपना हाथ लड़के के चेहरे की ओर बढ़ाया। हम एनसी ने गुनगुनाया और उसकी उंगलियां धीरे-धीरे लड़के के सिर की ओर बढ़ी, जो अभी भी किताबों की अलमारी से टिका हुआ था। बस एक और हरकत और वो लड़के के गालियां बालों को छू सकती थी। उफ, बस थोड़ा और। एनसी ने अपने दाहिने हाथ को जितना हो सके फैलाते हुए अपने पंजों पर खड़े होने की कोशिश की। ये लाज़मी था कि उसका छोटा सा शरीर वाकई में परेशानी का सबब था। फिर भी उसके सराहनीय प्रयास के बाद एनसी की उंगली का सिरा आखिरकार लड़के के गाल को छूने ही वाला था। लेकिन दुर्भाग्यवश इससे पहले कि एनसी ऐसा कर पाती, लड़के ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। पलक झपका, उसने एक बार पलकें झपकाईं और एनसी वहीं जम गई। उसका चेहरा लड़के के ठीक सामने कुछ इंच की दूरी पर था, जिसे वो स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि उसने अपनी आंखें कैसे खोली। डॉट 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 डॉट। एनसी का हाथ अजीब तरह से हवा में लटका हुआ था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, उसे शायद इस पर बिजली का झटका भी लग रहा था। कैसे उसने कैसे किया? लेकिन एनसी का सदमा यहीं खत्म नहीं हुआ। लड़के के सामने आने पर उसकी नीली पुतलियां और चौड़ी हो गईं। अब जब लड़के ने अपनी आंखें खोली तो वो आखिरकार उसका पूरा चेहरा देख सकी। परियों के बारे में पढ़ी गई किताब का वो अंश तुरंत उसके दिमाग में कौन गया। शाही परियों की दो विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। पहली, उनके बाल सुनहरे होते हैं और अंत में जब एनसी की नजरें लड़के की आंखों से मिली तो उसने ठंडी हवा को अंदर की ओर खींचा। पन्ना जैसी आंखें, यही एक शाही परी की अनूठी विशेषता है। एनसी को ऐसा लगा जैसे लड़के के बारे में उसके सारे संदेह पल भर में गायब हो गए हों। नहीं, अब उसे इस बात पर दिल से यकीन था। 23:05 10:18 PM अध्याय 33 एक धोखाधड़ी। सुनहरे बाल, पन्ना जैसी आंखें, ये लड़का तो सचमुच एक शाही परी है। एनसी इतनी उत्साहित थी कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसका चेहरा लड़के के कितने करीब था। उसने उत्साह में हल्की सी चीख भी निकाली और दबी हुई आवाज में चिल्लाई। इस बात पर भी उसने ध्यान नहीं दिया। अरे वाह, एक परी, हे भगवान, वो सचमुच एक परी है। उसकी पन्ना जैसी आंखें ही इसका सबूत हैं। एनसी की आंखें अंधेरे में लालटेन की तरह चमक उठी और उसने अनजाने में ही लड़के के घुटने को पहले से भी ज्यादा जोर से दबा दिया। अब उसका दूसरा हाथ भी लड़के की ठोड़ी पकड़ने के लिए बढ़ गया। फेरी, तुम। एनसी ने लड़के की ठोड़ी को इतनी कसकर पकड़ लिया कि एनसी को खाली आंखों से देख रहा लड़का अचानक चौंक गया। उसकी शांत आंखें अचानक आंसुओं से भर उठी और उसके पीले चेहरे पर भी आंसू छा गए। वो हुआ इंसान, परी नहीं, परी होने का नाटक कर रहा लड़का अचानक जोर से चीख पड़ा। फिर भी यहाँ जोर से चीखना एक धीमी फुसफुसाहट मात्र थी क्योंकि वो इतना डरा हुआ लग रहा था कि ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। हाँ मानव, लड़के ने अपने शब्द दोहराए और अचानक कुर्सी से कूद गया, एनसी को वहीं छोड़कर। उसकी हरकत इतनी तेज थी कि वो एनसी के शरारती पंजे से बच निकलने में कामयाब हो गया। यहाँ तक कि जब लड़की ने अपने पंजे लड़के के घुटने और ठोड़ी पर जकड़ लिए थे, तभी लड़का नहीं बल्कि परी उसकी बुरी पकड़ से तेजी से बच निकलने में कामयाब रही। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एनसी इतनी हैरान थी कि उसकी आंखें दो जीरो जैसी हो गईं। उसका मुंह एक बार फिर इतना चौड़ा खुल गया कि उसे एक अंडा समा सकता था। क्या 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 वो भाग गया? क्या? एनसी अभी भी गहरे सदमे में था जबकि परी जल्दी से दूसरी किताबों की अलमारी के पीछे छिप गई। फिर उसने लाल आंखों से एनसी को घूर कर देखा। आप कौन है? आपने मुझे कैसे ढूंढा? फिन्नी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। वो एक डरी हुई छोटी गिलहरी जैसा लग रहा था जिसे देखकर हर कोई उसे बचाने की इच्छा करता था। हाँ, उसकी धोखाधड़ी करने की क्षमता बेजोड़ है। हो सकता है कि वो गॉडफादर की आत्मा के रूप में अभिनय करने में एनसी को भी टक्कर दे सके। एनसी परी की अचानक दिखाई गई शत्रुता से दंग रह गई। इतना ही नहीं, वो परी इतनी नाराज और डरी हुई लग रही थी कि मानो अपने पंख फैलाकर भागी जाए। नहीं, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। घबराई हुई एनसी ने तुरंत खुद को शांत किया। उसने अपने चेहरे के भावों को यथासंभव सौम्य बनाए रखने की कोशिश की। फिर धीरे-धीरे परी को अपनी अब तक की सबसे प्यारी मुस्कान दिखाई। अरे वाह, मैं एनसी हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। एनसी ने हाथ हिलाकर परी का अभिवादन किया। ये देखने में बेहद प्यारा लग रहा था। उसके उच्चारण में गड़बड़ी और उसकी प्यारी मुस्कान ने उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया। यहाँ तक कि जब वो अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल नहीं करती थी, तब भी वो बच्ची इतनी मनमोहक थी कि एक परी को मोहित कर लेती थी। नहीं, यह क्या है? फिन्नी पल भर के लिए राहत से परी स्तब्ध रह गया। उस प्यारी सी मुस्कान को देखते ही उसे अचानक लगा कि वह बच्ची ही असली परी है। क्या आपको यकीन है कि यह बच्ची पुस्तकालय की परी नहीं है? फिन्नी ने धीरे से घूंट भरा। लड़की की बड़ी-बड़ी आंखें एनसी की प्यारी मुस्कान से हटी नहीं। क्या ये वाकई एनसी स्लोन है? फिन्नी को बच्ची की पहचान पर सचमुच संदेह था। हालांकि वो जानती थी कि एनसी के बैंगनी बाल इस बात का अकाट्य प्रमाण थे। हाँ, वो उस लड़की पर शक कैसे नहीं करता, क्योंकि वह जिस एनसी को जानता था, वह इतनी उदास बच्ची थी कि कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। उसने इस बच्ची को अपने पिछले जन्म में भी देखा था। 15 साल की उम्र तक वो लड़की इतनी शांत और उदास रहती थी कि दूसरों की उस पर अच्छी राय नहीं बन पाती थी। यही कारण था कि वो एक कठपुतली परिवार की मुखिया बनकर रह गई, जो कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब ये क्या है? बच्ची इतनी ऊर्जावान, प्यारी, होशियार क्यों दिख रही है? जिस तरह से वह मुझे एक परी को नमस्कार करती है, वो वाकई सलीकेदार लगता है। बाकी 3 साल के बच्चे इतना अच्छा नमस्कार नहीं कर सकते, ठीक है। एन फिन्नी ने आखिरकार अपने संदेह के बावजूद अपना मुंह खोला। उसके होठों से निकली धीमी आवाज इतनी कोमल और मधुर थी कि मदहोश कर देने वाली थी। जब भी एनसी इस परी को बोलते हुए सुनती तो उसके कान जलने लगते थे। हे भगवान, उसकी आवाज भी कितनी मधुर है। एक परी से यही उम्मीद थी। एनसी जोश से भर उठी। उसने तुरंत सिर हिलाया और अपना मुंह खोला। ये मैं हूँ। क्या तुम एक परी हो? एनसी ने परियों के अस्तित्व से अनभिज्ञ होने का नाटक किया। अगर वो कहती कि उसे परियों के बारे में पता है तो चतुर परी उससे डर सकती थी। किताब में लिखा था कि कुछ परियां शर्मीली और डरपोक होती हैं। ये भी वैसी ही होगी। मैं इसे डराकर भगा नहीं सकती। जब फिन्नी ने देखा कि एनसी उससे इस तरह उसकी पहचान पूछ रही है जैसे उसे कुछ पता ही न हो, तो फिन्नी को गुस्सा आ गया। उसने तो अभी उस बच्ची को परियों की कहानियों वाली किताबें पढ़ते हुए देखा था, तो भला उसे कुछ पता कैसे नहीं होगा। लेकिन अब वो मुझसे पूछती है कि मैं परी हूं या नहीं। उसे परियों के बारे में बस थोड़ी बहुत जानकारी है। हम जी हाँ, आपको कैसे पता चला कि मैं एक परी हूं? फिन्नी ने जानबूझकर हकलाते हुए पूछा। लड़की ने अपना चेहरा छिपाने के लिए किताबों के बीच से आइंसी की ओर देखा। वो सचमुच एक शर्मीली परी की तरह दिख रहा था। अफसोस की बात है कि अगर फिन्नी को अच्छी तरह जानने वाला कोई व्यक्ति उसे इस हालत में देख लेता, तो वो उसका सिर गोली मारकर जान से मार देता। मानो वह शरारती, धूर्त और निर्दयी युवा मालिक कितना शर्मिला और डरपोक हो सकता है। कितना बड़ा धोखा है। सौभाग्य से एनसी को फिन्नी वाल्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने भोलेपन से सोचा कि वो लड़का एक परी है, इसलिए उसने यथासंभव सावधानी से जवाब दिया। मैंने परियों के बारे में कुछ किताबें पढ़ी हैं। एनसी ने स्वीकार किया, लेकिन बस थोड़ी बहुत। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। एनसी ने सिर हिलाकर परियों के बारे में अपने सीमित ज्ञान को व्यक्त किया। इस प्रकार उसने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहां वह जानती थी कि परियां मौजूद हैं, लेकिन शायद वो परियों के पदानुक्रम या प्रकार के बारे में अनभिज्ञ थी। एनसी को स्वाभाविक रूप से लगा कि उसने बहुत अच्छा किया। 23:05 10:18 PM अध्याय 34 एक परी से बात करना। वास्तव में यदि एनसी असली परी से मिलती तो परी ऐसे उत्तर सुनकर राहत महसूस करती। जब परी अभी बच्ची ही हो तब उसके बारे में बहुत कुछ जान लेना परियों के लिए बहुत डरावना होगा। लेकिन फिन्नी को इसकी चिंता नहीं थी। उसे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि क्या एनसी वास्तव में उन मोटी किताबों से जो पढ़ती थी उसे समझ पाती थी। कौन सा 3 साल का बच्चा जटिल किताबें पढ़ सकता है? फिन्नी ने संदेह भरी निगाहों से एनसी को देखा। बच्चों के लिए परियों के बारे में जानना कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि वे सोने से पहले सुनाई जाने वाली कहानियां परियों की कहानी का हिस्सा होती हैं। लेकिन एनसी ने कहा कि उसे किताबों से इसके बारे में पता था। शायद उसने किताबों में तस्वीर देखी और सिर्फ उस तस्वीर से ही परियों के बारे में कुछ जान लिया। यह ज्यादा तर्कसंगत है। इसका मतलब है कि यह बच्ची असाधारण रूप से बुद्धिमान है। शायद वो मेरे अतीत की तरह ही एक प्रतिभाशाली है। फिन्नी ने धीरे-धीरे अपने मन को शांत किया। उसने एनसी पर शक न करने और उसे अजनबी न समझने की कोशिश की। ऐसा सोचते हुए लड़के ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। जी जी, मैं एक परी हूं। तू मानव, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? फिन्नी बेचैनी से बोला। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि एनसी को दिल में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। वाह, ये परी कितनी प्यारी है। एनसी को अपने चेहरे पर उभर रही खूबसूरत मुस्कान को दबाकर एक विकृत मुस्कान में बदलना पड़ा। अरे अरे, बाल यौन शोषण करने की कोशिश मत करो। मैं कोई शोटाकौन नहीं हूं। बाहर से भले ही मैं 3 साल की दिखती हूं, लेकिन अंदर से मैं 20 साल की हूं। मैं किसी लड़के को रोमांटिक नजरों से नहीं देख सकती। एनसी ने कसम खाई थी कि वो शोटाकौन नहीं बनेगी। शोटाकौन क्या होता है? अरे, ये तो बस वो लोग होते हैं जिन्हें छोटे लड़के पसंद होते हैं। आखिर शोटा का मतलब ही तो लड़के होता है। एन तुम मुझे इधर-उधर घूमते हुए देख रही हो। एनसी ने झूठ बोलने का फैसला किया। लड़की ने अपनी मुस्कान बनाए रखी और मासूमियत से उस परी को देखा जो उससे काफी दूर थी। मिस्टर फेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एनसी ने अपना सिर झुकाते हुए फिन्नी से पूछा। उसका सवाल सचमुच मासूम लग रहा था और कोई भी समझ सकता था कि वो कुछ मिनट पहले तक एक परी की तलाश कर रही थी। हाँ, ये बात फिन्नी को भी नहीं पता थी, लेकिन एनसी की परियों की कहानियों में जुनून की बदौलत उसका धोखा सफल हो गया। मैं यहीं रहता हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। फिन्नी ने शर्माते हुए जवाब दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई असली परी बोलती है। लड़का अभी भी बेचैन था और छटपटा रहा था, लेकिन इस बार उसने हिम्मत करके एनसी की आंखों में देखा। मिस लेडी ह्यूमन, लड़के ने धीमी आवाज में पुकारा। यश। एनसी ने तुरंत लड़के को जवाब दिया। वो इस परी से और बात करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसे इतनी देर तक खड़े रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। क्या आप दूसरे इंसानों को यह नहीं बता सकते कि मैं यहाँ रहता हूँ?
फिनले ने अपने निचले होंठ काट लिए और उसकी आंखों में पानी भर आया। उसका चेहरा तुरंत एक डरे हुए छोटे खरगोश जैसा दिखने लगा। बहुत प्यारा। एनसी उस इच्छा को बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं कर सकती थी। पहली बात तो ये कि वो दूसरों को कैसे बताती कि उसे यहाँ एक परी मिली है। ये नो बुलिश एंड विल नॉट टेल एनीवन। एनसी ने गर्व से अपनी छाती थपथपाई और फिनले को आश्वस्त किया कि वो उसके अस्तित्व का खुलासा नहीं करेगी। आखिरकार किताब में लिखा था कि परियों को अकेले रहना पसंद होता है, सिवाय उनके जिनका मनुष्यों के साथ कोई समझौता होता है। ये पुस्तकालय परी अवश्य ही एक स्वतंत्र शाही परिवार की सदस्य होगी जिसका मनुष्यों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो क्या मैं उनका पहला ठेकेदार बन सकता हूँ? लालची एंसी ने फिनले को ऐसे देखा मानो वो आसमान से आया कोई स्वादिष्ट पाई हो, लेकिन लड़के को अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था। उसने एंसी की बातों पर बस सिर हिलाया और राहत की सांस ली। अच्छा, मुझे ये जगह पसंद है, लेकिन अगर लोगों को मेरे बारे में पता चल गया तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। फिनले ने अपने शरीर के सबसे बड़े धोखे में एक और परत जोड़ दी। बेशक उसे कुछ ही घंटों में यहाँ से जाना होगा, जहाँ तक उसके यहाँ रहने की बात है। लेकिन देखो, मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे नहीं मिल पाओगी एंसी। फिनले, वो परी जिसने अपना परिचय तक नहीं दिया था, अचानक उस लड़की से दूरी बना ली। उसके अचानक किए गए ऐलान ने एंसी को समुद्र में धकेल दिया। क्या ना वो एन तुम्हें क्यों नहीं देख सकती? एंसी इतनी घबरा गई थी कि वो लड़के की ओर बढ़ने लगी। संयोगवश लड़के के पास छिपने के लिए और कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो केवल भय से एंसी को घूरता रह गया। मुझसे दूर रहो, हे इंसान, तुम मुझे देख नहीं सकते और मुझसे मिल भी नहीं सकते। फिनले ने लड़की से डरने का नाटक किया। उसने लड़की को धमकी दी कि वो चला जाएगा, लेकिन वो जानता था कि वो नहीं जाएगा। पहली बात तो यह है कि यह बच्ची, जो देखने में परियों से बहुत प्यार करती हुई लग रही थी, उसे जाने नहीं देगी, है ना? और अगली बार जब उसे इस रहस्यमय बच्ची के बारे में इतनी सारी बातें जाननी थी, तो भला वो उससे संपर्क क्यों न करे? हाँ, फिनले परी के रूप में अपनी इस पहचान का इस्तेमाल करते हुए एंसी के साथ संपर्क बनाए रखने की योजना बना रहा है। ये सुनकर कि अगर वो पास आए तो लड़का चला जाएगा, एंसी ने अपने कदम रोक दिए। वो लड़के से ठीक 1 मीटर की दूरी पर रुक गई और उनके बीच केवल किताबों की अलमारी की दूरी रह गई थी। किताबों की अलमारी दो जातियों के बीच की दीवार बन गई। सी ट्वेट, ओके एंड विल स्टे, बी बट मिस्टर फेरी, वी डोंट गो। एंसी इस समय आधा गिड़गिड़ा रही थी और आधा विनती कर रही थी। वो पहले से ही इतनी चिंतित थी कि उसे डर था कि इतनी मुश्किलों के बाद मिली परी कहीं उसकी पकड़ से उड़ न जाए। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये देखकर कि एंसी सचमुच चाहता था कि वो रुके, फिनले को लगा कि अगर वो अपने चरित्र को बरकरार नहीं रख सका तो शायद वो मुस्कुरा देगा। बेशक सरी का सबसे बड़ा झूठ भी आसानी से अपना अभिनय नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। फिनले ने कमजोरी से सिर हिलाया। वो अभी एंसी को संदेह भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन उसने लड़की को और धमकी नहीं दी। हाँ, धन्यवाद श्रीमान परी। एंसी ने भागना जाने के लिए परी को जल्दी से धन्यवाद दिया। अब सबसे अहम समस्या हल हो गई। अगला कदम 23:05 10:19 PM अध्याय 35 फ्रेंड्स। एंसी ने हरी आंखों वाले लड़के की ओर उत्सुकता भरी नजरों से देखा। मुझे पहले उसका नाम पता होना चाहिए, है ना? मिस्टर फेबी। एंसी ने तुरंत फिनली को पुकारा। उसके चेहरे पर अभी वही प्यारी सी मुस्कान थी जिसने फिनली के दिल को खुश कर दिया। आप क्या नाम रखना चाहती हैं महोदया? एंसी ने अपना हाथ किताबों की अलमारी की ओर बढ़ाया और उसका हाथ किताबों के बीच की जगह में समा गया। अफसोस की बात है कि उसका हाथ इतना छोटा था कि वो फिनले को छू भी नहीं सकती थी, जो उसके पीछे छिपा हुआ था। इतना ही नहीं, वो उससे छोटी भी थी। वो लड़के का चेहरा भी महसूस नहीं कर पा रही थी। ज्यादा से ज्यादा वो उसकी आस्तीन या कपड़े को ही खींच सकती थी। एन नाम। फिनले की नजरें एंसी के हाथ पर टिकी थी और उसने अनजाने में ही इस बात को टाल दिया। ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहता था कि बच्चा उसे छुए, लेकिन उसे दूसरों द्वारा अपने शरीर को छुए जाने की आदत नहीं थी। मां, मेरा नाम। एंसी को अपने पंजे समेत देख फिनले की आंखें डगमगा उठी। तभी उसने राहत की सांस ली। मैं फिन्नी हूँ, एक पुस्तकालय की परी। फिनले ने अपने असली नाम को थोड़ा बदलकर एक ऐसा नाम रख लिया जो एक जिन के लिए उपयुक्त हो। फिनी एक परी के लिए बुरा नाम नहीं है ना? फिनी। एंसी ने परी का नाम दोहराया। हर बार नाम दोहराने पर उसकी मुस्कान और चौड़ी होती गई और किसी तरह वो पहले से कई गुना ज्यादा प्यारी लगने लगी। फिनले को भी ऐसा लग रहा था कि जब बच्ची बड़ी होगी तो वो चलती फिरती मुसीबत बन जाएगी। तुम मुझे फिन कह सकते हो। फिनले ने सुझाव दिया। एक दूसरे को उपनामों से बुलाना किसी के भी करीब आने का सबसे तेज तरीका होगा और इस बच्चे के साथ और करीब आना बुरा नहीं होगा। ओह ठीक है, फिन। एंसी ने उत्साह से सिर हिलाया और तुरंत उस उपनाम का इस्तेमाल किया। बेशक उसने जानबूझकर गलत उच्चारण किया, लेकिन ये सुनने में प्यारा लगा, न कि परेशान करने वाला। ट्विन, तुम मुझे कह सकते हो। एंसी ने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया और पैर की उंगलियों पर खड़ी हो गई। उसने सच्ची निगाहों से फिनली को देखा। उसका फैला हुआ हाथ परी से हाथ मिलाने के इरादे से था। फिनले जानता था कि लड़की क्या चाहती है और वो उसे अनदेखा करने की इतनी क्रूरता नहीं करेगा। लड़के ने झिझकते हुए अपना हाथ बढ़ाया और एंसी की उंगली के सिरे को छुआ। इतना छोटा। फिनले ने बड़ी दिलचस्पी से एंसी की गोल मटोल उंगलियों को दबाया। ऐसा लग रहा था मानो वो पहली बार किसी इंसान को छू रहा हो, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिनले ने कुछ सेकंड के लिए एंसी की उंगली को दबाए रखा, फिर अंत में उसने लड़की की हथेली पकड़ ली और उसे हिलाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा एंसे। फिनले ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा और उसे नहीं पता था कि उसकी मुस्कान इतनी घातक थी कि एंसे लगभग मर ही गया था। उफ, कोई इस लड़के को यहाँ से ले जाओ, यह जहरीला है। नहीं, ये तो एक आपदा है। फिनले की मुस्कान से निकलने वाली रोशनी से एंसी की आंखें चौंधिया गईं और उसे कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। यह यवेश, नाइस टू मीट यू, फिन। एंसी ने कांपते हुए भी फिनले का हाथ हिलाया। उसे नहीं पता था कि वो उत्साह से कांप रही है या चिंता से, लेकिन फिन का हाथ कितना गर्म है और वो देखने में जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। एंसी ने फिनले की बड़ी हथेली को अपनी हथेली पर लिपटा हुआ देखा। इसे देखकर उसे लगा जैसे वो एक कंकड़ जितनी छोटी हो गई हो, या फिर फिन का हाथ मेरे लिए बहुत बड़ा है। फिनले की हथेली वास्तव में उसकी उम्र के अधिकांश लड़कों की तुलना में छोटी है, लेकिन चूंकि दोनों के बीच 5 साल का अंतर था, इसलिए उनके शरीर का आकार काफी अलग दिखता था। जब एंसी फिनले की हथेली देख रही थी, तो फिनले भी रोमांचित था। ये पहली बार था जब उसने अपने से छोटे किसी व्यक्ति, खासकर एक नन्हे बच्चे से हाथ मिलाया था। ये उसकी हथेली कितनी छोटी है? क्या वो बहुत नाजुक नहीं है? क्या स्टोन परिवार उसे पर्याप्त भोजन और पोषक तत्व नहीं देता? लेकिन वो देखने में तो काफी गोल मटोल लगती है। शायद इसका कारण यह है कि वो अभी भी बहुत छोटी है। फिनले अपने विचारों में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि एंसी ने उसका हाथ छोड़ दिया है। तभी बच्ची ने अपना सिर झुकाया और फिनले के चेहरे की ओर इशारा किया। फिन, इले, अब हम दोस्त हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोस्त, फिनले ने घबराकर कहा। उसे उम्मीद तो थी कि ऐसा होगा, लेकिन माफिया परिवार के इतिहास में सबसे बदकिस्मत मुखिया से दोस्ती करने की बात सोचकर वो दंग रह गया। ये काफी अजीब है। वाह दोस्त, एंसी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। अगर वो अपना सिर ऊपर नहीं उठाती तो उसे फिनले का चेहरा दिखाई नहीं देता। इसी तरह फिनले उस नन्हे प्राणी को लगातार नीचे देखती रही जो परी होनी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं किसी इंसान से दोस्ती कर रहा हूँ। तो फिनले ने अपने गाल खुजलाए। उसकी सफेद चीनी मिट्टी जैसी त्वचा कुछ सेकंड के लिए लाल हो गई। वो परी देखने में बिल्कुल शर्मीले लड़के जैसी लग रही थी। न वो बेवकूफों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंसी दौड़कर फिनले के कमरे की ओर गई और इस बार लड़के ने उसे नहीं रोका। वैसे भी किताबों की अलमारी और दीवार के बीच की जगह काफी संकरी थी। बच्चा अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन एंसी आसानी से उस खाली जगह में घुस गया और फिनले की आस्तीन खींच ली। फिन, गोद, प्ले। एंसी ने एक भोली बच्ची की तरह परी की आस्तीन खींचते हुए अपना अभिनय किया। वो जानती थी कि यह कुछ हद तक असभ्य होगा, लेकिन इस तरह की तंग जगह में रहना आरामदायक नहीं है। ठीक है, फिनले ने भी यही सोचा। अब उसे एहसास हुआ कि उनके शरीर एक दूसरे के बहुत करीब थे। भले ही वे अभी भी बच्चे हों, फिनले, जो अंदर से एक युवा व्यक्ति था, को लगा कि ये उचित नहीं है। मैं पुस्तकालय से बाहर नहीं जाना चाहता। चलो यहीं खेलते हैं। फिनले ने झूठ बोलते हुए एंसी को उसे उस जगह से बाहर खींचने दिया। खैर, ये पूरी तरह से झूठ नहीं है। वो पुस्तकालय से बाहर नहीं जाना चाहता था क्योंकि अगर वो दूसरों से मिल जाता तो वे उसकी असली पहचान उजागर कर देते। ओह ठीक है, चलो यहीं खेलते हैं। एंसी फिनले को कोने में ले आई और बैठ गई। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान खिल उठी जो उसने दूसरों से छिपा रखी थी। हे, अब एक परी को वश में करने का समय आ गया है। 23:05 10:19 PM अध्याय 36 सुंदर और आकर्षक। तो हम क्या करने वाले हैं? फिनले ने दीवार से पीठ टिकाकर बैठे हुए एंसी से सावधानी से पूछा। लड़का अभी भी अपने घुटनों को पकड़े हुए था। किसी इंसान से मिलने में असहज लग रहा था। क्या तुम मुझे परियों के बारे में कुछ बता सकते हो? एंसी चाहती थी कि फिनले उसे परियों के बारे में और बताए, भले ही उसके साथ समय बिताने का सिर्फ एक बहाना हो। अगर संभव होता तो कल और परसों भी वो इस पुस्तकालय में आती और फिनले को ढूंढ निकालती। एक परी के बारे में, है ना? एंसी की इच्छा से परेशान होकर फिनले ने अपना गाल रगड़ा। ऐसा नहीं था कि वो उसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसे परियों के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। शायद एंसी के लिए इतना काफी हो, लेकिन उसे डर है कि कहीं उसकी कोई कमी उजागर न हो जाए। वैसे इस बच्ची को पता तो नहीं चलेगा, है ना? वो तो बस जिज्ञासु है। ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि हम जैसी परियों को 4 वर्गों में बांटा गया है? फिनले ने अपनी उंगलियां मोड़ी और केवल 4 उंगलियां छोड़ी। परियों के बारे में हल्की-फुल्की बातचीत करना बाद में निजी जीवन के बारे में बात करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। फोर, नवो एंड डनूब। एंसी ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार उसे परियों की जातियों का सटीक क्रम पता नहीं था। ठीक है, परियों के 4 वर्ग होते हैं। सबसे निचला वर्ग आम लोगों का है, उसके बाद शूरवीर, व्यापारी और रक्षक आते हैं। दूसरे सबसे ऊंचे वर्ग में कुलीन वर्ग, नायक या उच्च उपलब्धि वाली परियां आती हैं। फिनले ने सब कुछ समझाते समय हकलाना बंद कर दिया। वो पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान लग रहा था और एंसी की नजर में वो एक सच्चे पुस्तकालय के परी जैसा लग रहा था जिसे ज्ञान से सबसे अधिक प्रेम था। ओह, सबसे अच्छा वफादार परी है ना? एंसी शाही कहना चाहती थी, लेकिन चूंकि वो एक छोटी बच्ची होने का नाटक कर रही है, इसलिए उसे रग का उच्चारण पूरी तरह से सही नहीं करना चाहिए। सौभाग्यवश फिनले को एंसी की अटपटी बात समझ आ गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो। एन समझदार है। फिनले धीरे-धीरे पैर फैलाते हुए हंस पड़ा। एंसी के आसपास परी थोड़ी ज्यादा सहज लग रही थी और लड़की को बहुत खुशी हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सचमुच उसका दोस्त बन सकता हूँ।
फिर मैं फिन के साथ समझौता कर सकता हूँ। ज्ञान की शक्ति है, फिन कई तरह से मददगार साबित होगा। फिन की हंसी के बाद एंसली भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। हे मुझे बुद्धिमान इंसान पसंद है। फिन ने अपने चमकीले सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। इस समय वह शर्मिला और डरपोक तो नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़ा डरपोक जरूर दिख रहा था। वैसे तो एंसली को इसकी परवाह नहीं थी। हवे हे फिनिश दिस नॉट वन। एंसली ने तारीफ फिन की ओर ही की। हालांकि वह जानती थी कि परियों के पदानुक्रम के बारे में जानकारी आम बात है, फिर भी वो उस लड़के की चापलूसी करना चाहती थी। फिन ने शर्माने का नाटक किया। उसने हाथ हिलाया और हंसा। ठीक है, चलो देखते हैं परी के बारे में अगली बात। फिर फिन ने एंसली को कई बातें समझानी शुरू की। जाहिर है उसने इसे इतने सरल तरीके से समझाया कि एक छोटा बच्चा भी समझ सके। जिस तरह से उसने अपनी बात को सरल बनाया वो वाकई अद्भुत था। 15 मिनट बीत गए और दोनों पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए थे। अब फिन एंसली को अपना चेहरा या बाल छूने देता था। वाह फिन, तुम्हारे बाल कितने मुलायम हैं। एंसली ने बड़े चाव से फिन के सुनहरे बालों को सहलाया। लड़के के बालों की तारीफ करते हुए उसने झूठ नहीं बोला था। इस परी के बाल कितने मुलायम, कोमल और चिकने हैं। वाकई यही परी है ना? इसके बाल भी कितने अद्भुत हैं। ये तो हमारी परी का जीन है। फिन ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। भले ही कोई परी न हो, अगर वो किसी परी के आसपास लंबे समय तक रहता है तो उसे भी परी का आशीर्वाद मिल जाता है। उसका चेहरा राजसी परी के समान हो जाता है और उसके शरीर की विशेषताएं भी हूबहू वैसी ही हो जाती हैं। बेशक उसके सुनहरे बाल और पन्ना जैसी आंखें उसके वाजा परिवार में भी अनोखी हैं। वाजा परिवार में केवल सुनहरे बालों वाले लोग ही हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि फिन की पन्ना जैसी आंखें कैसे हैं। अफवाहें थी कि उसकी मां एक परी है या शायद वो एक इंसान और एक शाही परी के बीच का नाजायज बच्चा है। फिन ने खुद जानता था कि उसकी पन्ना जैसी हरी आंखें उसकी जन्मजात क्षमताओं का परिणाम थी। क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति थी, इसलिए अपनी पहली शक्ति जागृत होने के बाद उसकी आंखों की पुतलियां पन्ना जैसी हरी हो गईं। जब उसने पहला कहा तो इसका कारण ये था कि अपने पिछले जीवन में फिन एक पेंटा क्षमता का उपयोग करता था। उसके पास निष्क्रिय और सक्रिय दोनों प्रकार की 5 क्षमताएं थीं। इन सब बातों से अनजान एंसली ने फिन के चेहरे को छूना शुरू किया और एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गई। ओह, ये लड़का कितना सुंदर है, मुझसे भी ज्यादा सुंदर। जब वो बड़ा होगा तो एक आदर्श सुंदर और आकर्षक लड़का बनेगा। शायद वो सिर्फ अपने चेहरे के दम पर ही किसी राज्य पर राज कर ले। एंसली को फिन से थोड़ी जलन महसूस हुई, जो अपने शाही परिवंश के कारण दिखने में बहुत अच्छा था। फुनिश सो हवांशों, एंसली ने हाथ पीछे खींचते हुए धीरे से कहा। फिर वह अचानक घबराए हुए लड़के के सामने आज्ञाकारी ढंग से बैठ गई। क्या मैं सुंदर हूँ? खैर ये खानदानी बात भी है। फिन ने अजीब तरह से हंसा। उसे पता था कि वो सुंदर है। पिछले जन्म में कई औरतें सिर्फ उसके चेहरे की खूबसूरती देखकर ही उस पर फिदा हो गई थी। उस विश्वासघात को छोड़कर उन्होंने एक परिपूर्ण जीवन जिया था। फिर भी किसी छोटे बच्चे द्वारा उसकी सुंदरता की प्रशंसा करना अजीब लगा। एन भी सुंदर है। शर्मिंदगी छुपाने के लिए फिन ने भी एन की तारीफ की। खैर इस बार वो सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था। एंसली वाकई बहुत प्यारी है। पिछले जन्म में भी वो एक खूबसूरत बच्ची बनी थी। काश वो उदास न होती और आत्मविश्वास से भरी दिखती। कई लोग उसके पीछे दीवाने हो जाते। फिन को उम्मीद थी कि उसकी तारीफ सुनकर एंसली शर्मा जाएगी या शर्मिंदा महसूस करेगी, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां ऐसा ही करती हैं, लेकिन उसकी धारणा के विपरीत एंसली ने इसे हंसकर टाल दिया। नहीं, उसने इसे सिर्फ हंसकर टाल नहीं दिया, बल्कि वो अपनी खूबसूरती पर गर्व करने लगी। 23:05 10:19 PM अध्याय 37 अपनी यात्रा की शुरुआत। सही कहा ना, कितनी प्यारी है। एंसली ने अपनी चुटकी ऊपर उठाई और उसकी नाक लंबी हो गई। बच्ची ने अपने हाथ कमर पर रखे और गर्व से कहा, मैं सुंदर हूँ। डॉट डॉट डॉट। ये तो हद से ज्यादा आत्मबोधता है। आहा हाँ। फिन ने इतना अचंभित हो गया कि बच्चे को जवाब देते समय उसकी जीभ लगभग कट गई। ओह, ये बच्ची तो बिल्कुल साधारण नहीं है। इतनी कम उम्र में ही इसमें इतना आत्मविश्वास है। भला ये बाद में उदास कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ये एंसली मेरे पिछले जन्म में देखी हुई एंसली से बिल्कुल अलग होगी। भविष्य के बारे में धीरे-धीरे बदलते विचारों को देखकर फिन के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। इसका मतलब है कि उसका भविष्य भी बेहतर हो सकता है। बस यूं ही दोनों ने एक दूसरे के बारे में बातें करना शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों में वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। दुर्भाग्यवश फिन ने जानता था कि अब जाने का समय आ गया है, इससे पहले कि अंकल रोज पुस्तकालय में आकर एंसली के सामने उसकी पहचान उजागर कर दें। खैर मुझे लगता है अब मुझे छिप जाना चाहिए। फिन ने अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित खिड़की की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। मुझे जाना होगा, मैं यहाँ सिर्फ सुबह खेलने आता हूँ। मेरे माता-पिता अभी भी चाहते हैं कि मैं चला जाऊँ। फिन ने एक बार फिर झूठ बोला। ये फिन तुम अभी अकेले नहीं जा सकते। एंसली ने आंखें सिकुड़ी और निराशा में आंख भरी। उसे लगा कि फिन की असली उम्र तो किशोर होनी चाहिए, भले ही वो लड़के जैसा दिखता हो। इसलिए उसने सोचा कि फिन एक शाही परी बनकर दुनिया भर में आजादी से घूम सकता है। लेकिन अगर वह अभी भी नाबालिग है तो वह ऐसा नहीं कर सकता है ना? मैं अभी बालिग नहीं हुआ हूँ। मुझे सूरज डूबने से पहले घर आना होगा। फिन ने घड़ी की ओर इशारा किया और बताया कि सुबह के 11 बज चुके हैं। वे दोनों आपस में 2 घंटे से बात कर रहे थे। ट्विन विन विन कौन मवेट ये वो। एंसली ने अपनी नजरें नीचे करते हुए फिन की उंगली पकड़ ली। समय बहुत तेजी से बीत गया। वो अपनी इकलौती परी को बिना वापस आए जाने नहीं देना चाहती थी। मैं रोज सुबह 8 बजे पुस्तकालय आऊंगा। उसके बाद हम तुम्हारे बगीचे में या कहीं और जा सकते हैं। फिन ने पुस्तकालय की पूरी दूसरी मंजिल की ओर इशारा किया और अपनी उंगली बाहर लगे पेड़ों की ओर घुमा दी। मैं चुपके से आऊंगा। एंसली तुम भी किसी को अपने पीछे मत आने देना। फिन ने हल्की सी मुस्कान दी। लड़का एंसली के सामने शर्माता नहीं था, लेकिन फिर भी सतर्क रहता था। एक परी से यही उम्मीद थी। नहीं, एक धोखेबाज से। ओह ओके, तुम हम एंड वेलकम हिले अलोन। एंसली ने जोश से सिर हिलाया। उसने फिन से वादा किया कि वो अकेले आएगी। ठीक है, अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। फिन ने बड़ी खिड़की की ओर बढ़ा और धीरे-धीरे उस पर चढ़ गया। जब एंसली ने ये देखा तो उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो फट जाएगा। क्या फिन मुझे अपने पंख दिखाएगा? मानो एंसली के विचारों को जान लेते हुए फिन ने पीछे मुड़कर देखा और कड़वी मुस्कान दी। अगर आप मेरे पंख देखना चाहते हैं तो मुझे खेद है कि मैं आपको नहीं दिखा सकता। विस्मयादिबोधक चिन्ह का क्यों? एंसली लगभग चिल्ला उठी, लेकिन उसने अपनी आवाज दबा ली। अगर एलियाना और नौकरानियां उसे सुन लेती तो बुरा होगा। देखो, हम शाही परियां अपने पंख केवल अपने नियत साथी को ही दिखाती हैं। फिन ने अपने लाल गाल खुजलाए। इसलिए हम अपने पंख दूसरों को, यहाँ तक कि अपनी साथी परी को भी बहुत कम दिखाते हैं। फिन ने इतना बढ़िया झूठ गढ़ा कि एंसली तुरंत मूर्ख बन गई। ये बेवकूफ तो। एंसली ने अपना सिर हिलाया। उसे इस बात का अफसोस था कि वो फिन के पंख नहीं देख पा रही थी। अरे लेकिन देखो, हम पंखों के बिना भी उड़ सकते हैं। पंख शाही परियों के लिए एक पवित्र वस्तु की तरह हैं, इसलिए हम आमतौर पर हवा के जादू का उपयोग करके उड़ते हैं। फिन ने खिड़की के किनारे खड़ी होकर आंख मारी। बस एक कदम आगे बढ़ता और वो गिर जाता। जादू। एंसली सदमे से मुंह खोलकर बोली। किताब में जादू के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि पौराणिक जीव भी विशेष क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मतलब है विशेष क्षमता। इसे देखो। फिन ने अपनी हथेली खोली और अचानक उसकी हथेली पर हवा का एक तेज झोंका उमड़ आया। हर पल लड़के की हथेली पर उछलने वाला बंदर और भी बड़ा और शक्तिशाली होता जा रहा था। देखते ही देखते हवा ने फिन के शरीर को घेर लिया और उसे ऊपर उठाने लगी। लड़के का शरीर हवा में तैर रहा था और तेज हवा उसके सुनहरे बालों को उड़ा रही थी। फिर भी लड़के को कोई परवाह नहीं थी। वो बस सूरज की रोशनी को पृष्ठभूमि बनाकर एंसली की ओर देख रहा था। कल मिलते हैं एंस। फिन ने दिल खोलकर हंसा। फिर हवा उसे खिड़की से दूर ले गई। पलक झपकते ही फिन हवा के साथ उड़ गया और एंसली की नजरों से ओझल हो गया। खिड़की के आसपास बस थोड़ी सी हवा बची थी। हल्की हवा ने एंसली के गालों को सहलाया, मानो उसे विदाई का चुंबन दे रही हो। हम जा रहे हैं। एंसली ने नीले आकाश की ओर देखा जहां उसने आखिरी बार फिन को देखा था। परी के चले जाने के बाद अब उसे सीने में थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी। हाँ, बहुत मजा आया और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। एंसली ने सिर झुकाए पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन लड़की का उदास चेहरा ज्यादा देर तक नहीं रहा। फिन ने कहा कि वो कल सुबह 8 बजे वापस आएगा। मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। फिलहाल एक और जरूरी मामला सुलझाना है। एंसली ने एलियाना की ओर देखा, जो अभी भी कागजों के ढेर में डूबी हुई थी। मुझे एक पारिवारिक समस्या सुलझाने में मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले मुझे लगता है कि मुझे बड़े बुजुर्ग को बताना चाहिए कि मुझे एक भविष्यवाणी वाला सपना आया है। एंसली दूसरी मंजिल पर इधर-उधर घूमी और सीढ़ियां मिलने के बाद वो धीरे-धीरे नीचे उतर गई। एलियाना के पास पहुंचते ही लड़की की आंखों में दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। मेरे पास करने के लिए काम है। आखिरकार एंसली ने शीर्ष की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। 23:05 10:20 PM अध्याय 38 एक सूची। एंसली के एलियाना से दोबारा मिलने के बाद बच्ची ने तुरंत ही बेतरतीब ढंग से कुछ दस्तावेज उठा लिए और उनसे खेलने का नाटक करने लगी, जबकि वास्तव में वो रिपोर्ट पढ़ रही थी। प्रत्येक दस्तावेज में स्वयं परिवार के अत्यावश्यक मामलों का उल्लेख था और कुछ दस्तावेजों को सरसरी तौर पर पढ़ने के बाद एंसली ने सबसे महत्वपूर्ण मामला चुना जिसे उसे हल करना था। ये गबन है। भले ही मैं पारिवारिक व्यवसाय को पुनर्जीवित कर दूं और कई क्षेत्रों में जीत हासिल कर लूं, भ्रष्ट सदस्य केवल एक खाई पैदा करेंगे और मेरी सारी मेहनत को बर्बाद कर देंगे। इसके अलावा भ्रष्ट सदस्य परिवार के अन्य सदस्यों का साथ देकर मुझे मुखिया के पद से हटा सकते हैं। अंकल रोजा और वे अन्य अधिकारी, वे शायद भ्रष्ट लोग न हों, लेकिन परिवार के मुखिया बने कि उनकी लालसा हानिकारक हो सकती है। वे बेईमान लोगों को भी सत्ता में बने रहने दे सकते हैं, अगर इसका मतलब परिवार के मुखिया का पद हासिल करना हो। वे धूर्त लोग मानते हैं कि उनकी सत्ता संभालने के बाद स्वयं परिवार अपनी प्रसिद्धि और शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगा, जो कि हास्यास्पद है। एंसली खुद भी निश्चित नहीं थी कि पारिवारिक समस्या को सुलझाने और अपने परिवार को माफिया परिवार के शीर्ष साथ में लाने के लिए उसे कितने साल लगेंगे। शायद मुझे 5 साल लगे, 0.10 साल, 0.5 साल, कौन जाने। खैर यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो पल भर में हो जाए। इसलिए सबसे पहले जो करना जरूरी है, मकसद है सभी भ्रष्ट सदस्यों को बर्खास्त करना। लेकिन समस्या यह है कि किसी को नहीं पता कि कौन से सदस्य भ्रष्ट हैं, और अगर पता भी चल जाए तो परिवार के मुखिया की शक्तिहीनता के कारण वे सीधे-सीधे रिपोर्ट नहीं दे सकते। एक निकम्मा मुखिया सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। भ्रष्ट सदस्य न केवल मुखबिर की हत्या कर सकते हैं, बल्कि अधिकारी भी उन भ्रष्ट सदस्यों को अपने साथ ले जाकर धन को अपने खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसलिए मुझे भ्रष्ट सदस्यों को निकालने में सावधानी बरतनी होगी। मुझे ऐसा दिखाना होगा कि मैंने ये काम अपनी इच्छा से किया है, न कि इसलिए कि मुझे उन पर भ्रष्टाचार का संदेह है।
ये सोचकर एनसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भले ही वह भी शक्तिहीन हो, लेकिन एक नन्ही बच्ची होने का अपना ही एक फायदा था। अगर वह एक शिशु की मनमानी और अत्याचार की प्रतिष्ठा का उपयोग करके परिवार पर शासन कर सकती है, तो परिवार के सदस्य केवल परिवार के मुखिया के गैर जिम्मेदार होने के कारण ही उससे नाराज होंगे। जिन लोगों को निकाल दिया गया, वे भी ऐसा ही महसूस करेंगे। वे भले ही परिवार के मुखिया होने के नाते मुझसे नफरत करते हों, लेकिन ये सोचकर कि मैंने यह अपनी मनमानी से किया है, वे कुछ नहीं कर सकते। वे अधिकारियों के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि इससे उनके कुकर्मों का पर्दाफाश हो जाएगा। अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो कोई भी अपने कुकर्मों का पर्दाफाश नहीं करना चाहेगा। ये बेवकूफी है। राजद्रोह और गबन के आरोप में निष्कासित सदस्य अन्य परिवारों में शामिल नहीं हो सकते थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे गद्दार या भ्रष्ट सदस्य करार दिए जाने पर उनका करियर खत्म हो जाता है। फिर इससे पहले कि मैं मनचाहे तरीके से लोगों को लात मारूं, मुझे भ्रष्ट व्यक्ति को ढूंढना होगा और एक ऐसा मंच बनाना होगा जहां मैं अपनी मर्जी से कार्रवाई कर सकूं। एनसी ने खामी ढूंढने के लिए दस्तावेज पर सरसरी नजर डाली। कई रिपोर्टों में से सबसे चौंकाने वाली बात आय का संतुलन था। बात यह नहीं थी कि हिसाब किताब गड़बड़ा गया था, बल्कि बात यह थी कि हिसाब किताब इतना सटीक था कि एनसी को संदेह हो गया था। जब परिवार की हालत इतनी दयनीय है, तो रिपोर्ट इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? प्रशासक शायद ऐसा करके अपनी छवि सुधारना चाहता हो, लेकिन एनसी की नजर में ऐसी रिपोर्ट झूठ जैसी लग रही थी। ये साफ तौर पर एक चालबाजी थी। भले ही यह चालबाजी बड़ी के लिए की गई हो, लेकिन यहाँ भेजे गए दस्तावेज परिवार के मुखिया के लिए थे। अगर उन्होंने परिवार के मुखिया को ऐसी मनगढ़ंत रिपोर्ट भेजी, तो उन्होंने किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। क्या वह परिवार का मुखिया ही नहीं था? हाँ, पहला भ्रष्ट व्यक्ति वही है जो आय रिपोर्ट और पैसे से संबंधित हर चीज तैयार करता है। तो फिर वही होना चाहिए। एनसी की नीली आंखें और भी तेज हो गईं। यह अवश्य ही लेखाकार होगा। देखते हैं। स्लोन परिवार का अकाउंटेंट सिर्फ एक ही है, इसलिए उसकी इतनी अच्छी पोजीशन है। हम इस व्यक्ति के पास मदद के लिए कुछ अधीनस्थ होने चाहिए। तो चलिए हम लेखा विभाग के सभी सदस्यों को भ्रष्ट मान लेते हैं। एनसी ने एक खाली कागज लिया और फाउंटेन पेन से कुछ लिखने लगा। हवेली भले ही मध्ययुगीन शैली की हो, लेकिन दुनिया तो आधुनिक है। नौकरानियों ने वैक्यूम क्लीनर का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, दुनिया के परिवेश की परवाह न करते हुए एनसी ने धीरे-धीरे उस भाषा का उपयोग करके कुछ शब्द बनाए जिसे उसने एक चुनी के रूप में गुप्त रूप से विकसित किया था। चूंकि इस दुनिया में वही भाषा बोली जाती थी जो पृथ्वी के सभी देशों में बोली जाती थी, इसलिए उसे एक बिल्कुल अलग भाषा का उपयोग करना पड़ा, जिसे उसने कुछ एनिमे से चुराया और उसे अपने खुद के गुप्त कोड में विकसित किया। एनसी ने आराम से भ्रष्ट सदस्यों की सूची एन भाषा में लिखी। दूसरों की नजर में वह भाषा किसी बच्चे की अथीन लिखावट जैसी लगती थी। विषय वस्तु के बारे में केवल एनसी को ही पता था। भ्रष्ट सदस्यों की सूची, लेखाकार टीम। इसके बाद एनसी ने दस्तावेजों को फिर से देखना शुरू किया और इस बार उसे कई ऐसे विभाग मिले जो संदिग्ध लग रहे थे। अंत में उसने सूची में संशोधन किया और इस तरह उसे यह सूची मिली। भ्रष्ट सदस्यों की सूची, लेखाकार टीम गबन, अग्रिम पंक्ति की युद्ध टीम, जुआ खेलना, पीठ में चुरा घूमना, कुछ गोदामों पर छापा मारना और रिपोर्ट में बदलाव करना, नौकरों का गिरोह महल से सामान चुराना, संपत्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले धन के प्रवाह में हेरफेर करना, व्यापारिक दल दुश्मनों को कम कीमत पर सामान बेचकर और कमीशन के रूप में मिली रकम को अपनी जेब में डालकर आय चुराकर और रिपोर्ट में हेरफेर करके। एनसी को इन लोगों के बुरे कामों के बारे में प्रत्येक विभाग से भेजी गई रिपोर्ट से ही पता चला। क्या ये संभव है? भला एनसी जल्दी बड़ी होने के अलावा और क्या नहीं कर सकती? 23:05 10:20 PM अध्याय 39 भ्रष्ट सदस्यों की पहचान। एक ऐसी शख्सियत होने के नाते जो इस इकाई और दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म में डूबी हुई थी। एनसी ने काफी तैयारी कर रखी थी। वह जानती थी कि मजबूत कौशल के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रबंधन भी आवश्यक है। चाहे वो किसी भी दुनिया में जाए, उसे 5 वर्षों से अधिक समय में विकसित किए गए व्यावसायिक कौशल के अलावा ऐसे कौशलों की भी आवश्यकता होगी। इसलिए जब एनसी केवल 20 वर्ष की थी, तभी उसने शीर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत कुछ अनुभव किया था और तैयारी की थी। तो फिर उसने अपनी मूल दुनिया में ऐसा क्यों नहीं किया? अगर वह चाहती तो एक सफल व्यवसाय महिला बन सकती थी, लेकिन पृथ्वी उसके लिए बहुत उबाऊ थी। लेकिन यह अनजान माफिया दुनिया अलग है। एनसी ने अपनी बनाई सूची का विश्लेषण करते हुए महसूस किया कि उसकी नसों में एड्रेनालाइन का प्रवाह बढ़ रहा है। सबसे पहले अग्रिम पंक्ति की युद्ध टीम। वे संदिग्ध क्यों हैं? क्योंकि परिवारों के बीच चल रहे युद्ध में लगातार हार के बावजूद उन्होंने वास्तव में बड़ी संख्या में हथियारों की मांग की थी। ये संदिग्ध है। आगे, वे बहुत सारे नए सैनिकों की मांग करते हैं। युद्ध में हुए नुकसान के कारण उन्हें शायद और सैनिकों की जरूरत हो, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हजारों पुरुष प्रधान मानवा पड़ने के बाद एनसी के अनुभव से इन लोगों के बीच पीछे वार करने की घटना घट सकती है। एनसी ने इन विचारों पर अपना सिर हिलाया। चाहे कहीं भी हो, पीछे बुराई का नाम और डरावना होता है। मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मुझे पीछे छुरा न हुआ जाए। हालांकि बच्ची ऐसा सोच रही थी, लेकिन उसने एक और कारण पर विचार करना शुरू कर दिया कि अग्रिम पंक्ति की युद्ध टीम भ्रष्ट क्यों हो सकती है। तीसरा कारण उन गोदामों की रिपोर्ट है जिनकी उन्होंने सुरक्षा की थी। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, युद्ध दल के लिए आपूर्ति ठीक है आदि, लेकिन वे ये कहते हुए और अधिक की मांग करते रहे कि कुछ गोदामों से चोरी हो गई है। शुरू में तो ये तथ्य लगा, लेकिन एनसी की नजर में ये संदिग्ध है। हो सकता है कि गोदाम पर उनका ही कब्जा हो और वे इसका इस्तेमाल अग्रिम पंक्ति की टीम के बजाय अपने निजी समूह के लिए करते हों। ऊपर के कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से ईमानदार सदस्यों को परेशानी झेलनी पड़ रही होगी। हाँ, और नौकरानी भी। ये सोचकर हैरानी होती है कि रिपोर्ट भी संदिग्ध है। ऐसे समय में भी वे हवेली के लिए महंगी चीजों की मांग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कौन करेगा? मैं। एनसी को पूरा यकीन था कि उसे उन आलीशान चीजों से कोई फायदा नहीं मिल रहा था। क्या ये सब सिर्फ अधिकारियों के लिए था? वे तो मुख्य हवेली में नहीं रहते थे। मुख्य जागीर के पास उनके पास अन्य आलीशान घर भी थे। इतना ही नहीं, नौकरानी की रिपोर्ट भी संदिग्ध लग रही थी। नौकरानियों का गिरोह इस तरह की रिपोर्टें बनाता होगा और चुपके से उनके लिए कुछ सामान या पैसे चुराता होगा। हो सकता है कि वे उस अकाउंटेंट के साथ मिलकर कर रहे हों जो परिवार में पैसों के लेन-देन की निगरानी करता है। अंत में व्यावसायिक टीम यानी व्यापारी, यही टीम बाहरी व्यापार से संबंधित मामलों को संभालेगी। इसलिए वे अन्य परिवारों को आय अर्जित करने के लिए बेची गई दवाओं, हथियारों और अन्य वस्तुओं के लिए जिम्मेदार हैं। कार्यकारी अधिकारियों की बैठक की बदौलत मुझे समस्या का पता चला, इसलिए यह विभाग निश्चित रूप से परेशानी का सबब है। एनसी ने अपनी अस्थायी सूची को एक बार फिर देखा और आह भरी। भ्रष्टाचार को देखते हुए अभी बहुत सारे काम करने बाकी थे। यह शायद परिवार के पूर्व मुखिया मेरे पिता के प्रभाव के कारण हो सकता है। एनसी को अपने पिता का चेहरा याद आया, जिसे वो वास्तव में ठीक से नहीं पहचानती थी। सब कुछ धुंधला सा था। उसे बस उनके चमकीले बैंगनी बाल याद थे। हाँ, वो बेवकूफ कहीं का। परिवार के मामलों को तो वो सही तरीके से संभाल रहा होगा, लेकिन भ्रष्ट सदस्यों को नजरअंदाज कर रहा है। क्यों? क्योंकि शायद वो शादी करने से पहले अय्याशी में व्यस्त है। अपने पिता के बारे में सोचते ही एनसी का खून खौल उठा। जो भी उसके पिता के साथ भाग गया था, उससे उसे घृणा होने लगी। काश मेरे पिता एक महिला के जाल में न फंसे होते। वे एक अच्छे परिवार प्रमुख साबित होते। एनसी ने अपने पिता की छवि मिटाते हुए अपनी जीभ चटकाई। ओह नहीं, दूसरे लोग वाले उसके पिता नहीं, ये तो इस शरीर के पिता हैं। खैर, मुझे लगता है कि मुझे पहले लेखाकारों की टीम को हटाना होगा। एनसी लेखाकारों की टीम से जल्द मिलना और उन्हें व्यक्तिगत रूप से परखना चाहती थी। उसे पूरा भरोसा था कि वो बुरे इरादों वाले दुष्ट लोगों को पहचानने में माहिर है। लेकिन मैं अकाउंटेंट को मुझसे मिलने के लिए कैसे बुलाऊं? मुझे लगता है कि उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। मुझे बड़े बुजुर्ग की अनुमति चाहिए, तभी वे लोग मेरी बात सुनेंगे। एनसी जानती थी कि कोई भी उसके आदेश को गंभीरता से नहीं लेगा, इसलिए उसे एलियाना की जरूरत थी। लेकिन एलियाना का भी कोई सम्मान नहीं करता था। तब आखिर लुपाई नीली आंखों वाली बुजुर्ग महिला की मदद लेना ही था। ऐसा लगता है कि वो मेरे पक्ष में है। भविष्य सूचक सपने के बारे में कुछ सुराग फैलाने का ये भी अच्छा समय है। एनसी ने उत्साह से अपने हाथ मले। उसने भविष्य सूचक सपने के माध्यम से गॉडफादर आत्मा के अस्तित्व को प्रकट करने की योजना बनाई थी। मैं गॉडफादर की कहानी से जुड़ी कुछ बातें ही बता सकता हूँ। बाकी बातें बड़े बुजुर्ग खुद समझ लेंगे। एनसी ने आखिरकार फर्श पर पड़ा कागज उठाया और उसे ध्यान से मोड़कर छोटा कर दिया। फिर उसने कागज को अपनी जेब में रख लिया और एलियाना को दोपहर का भोजन करने के लिए कहा। एनसी पहले से ही एक बिगड़ी हुई बच्ची की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन साथ ही साथ एक प्रतिभाशाली भी थी। इस तरह परिवार के वे बड़े बुजुर्ग जो ज्यादा दखल नहीं दे सकते थे, उनके पास उसका समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। दोपहर 3 बजे। हवा। एनसी रेंगते हुए अपने पालने तक पहुंची और तुरंत लेट गई। बच्ची ने अपनी आंखें बंद कर ली और समझ गई कि अब मीठी नींद लेने का समय हो गया है और भविष्य सूचक सपना देखने का भी यही सही समय है। हालांकि यह एक कृत्रिम सपना होगा। मुझे कहना चाहिए कि एक गुस्सा चेहरे वाला बूढ़ा दादाजी अचानक मुझसे मिलने आता है। वो इधर-उधर की बातें करता है। अंत में वो कहता है कि उसे मैं पसंद हूं। इस तरह वो मुझे अपने परिवार की मदद करने का संकेत देता है। संकेत होगा लेखाकार सदस्यों से मिलें। 23:05 10:20 PM अध्याय 40 एक बड़ा मुद्दा। एनसी मन ही मन हंस पड़ी। मैं नीली आंखों वाले बुजुर्ग को संदेश पहुंचा सकता हूं और चूंकि मैं उन बुजुर्गों की नजर में बुद्धिमान दिखता हूं, इसलिए वे मेरी बात मान लेंगे। है ना? विशेषकर नीली आंखों वाले बुजुर्ग। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे प्रतिभाशाली समझते हों। वो अक्सर आशा भरी निगाहों से मेरी ओर देखते हैं और मेरे साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं। चलिए उनसे रात के खाने पर मिलते हैं। एनसी धीरे-धीरे सो गई और सीटी बजाने लगी। बेशक उसके सपने में कोई आत्मा नहीं आई, लेकिन उसने इसे हकीकत बनाने का पक्का इरादा कर लिया था। अपने करीबियों को मूर्ख बनाओ और बाकी लोग भी जल्दी तुम्हारा अनुसरण करेंगे। बार-बार दोहराया गया झूठ जब तक कि वो आदत न बन जाए, धीरे-धीरे सच का रूप ले लेता है। कम से कम दूसरों को तो ऐसा ही लगेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाई जाने वाली मनगढ़ंत इतिहास की शक्ति है। रात्रि भोज का समय। एनसी ने ये सुनिश्चित किया कि नीली आंखों वाला बुजुर्ग आज के भोजन में शामिल हो। सौभाग्य से वो न केवल शामिल हुआ, बल्कि मेज के किनारे एनसी की सीट के बगल में बैठ गया। एनसी ने मुख्य सीट पर कब्जा कर लिया, जबकि बड़े भाई ने उसके पास वाली सीट पर कब्जा कर लिया। क्लैक क्लैक। एनसी ने बिना किसी की मदद के सूप को चम्मच से उठाकर मुंह में डालने की पूरी कोशिश की। शांत भोजन कक्षा बच्ची के बर्तनों के प्लेट से टकराने की आवाज से शोरगुल भरा हो गया था। फिर भी किसी ने भी उस बच्ची को डांटने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस प्यारी बच्ची को खुद से खाने की कोशिश करते देखना इतना मार्मिक और दिल को छू लेने वाला था। नौकरानियों, नौकरों
रसोइयों और यहाँ तक कि इलियाना और बुजुर्ग महिला ने भी एनसी के इस कृत्य को नजरअंदाज कर दिया। 15 मिनट बीत गए और एनसी का खाना आधा रह गया था। इसके बाद बच्ची ने चम्मच को अपने मुंह तक ले जाना बंद कर दिया। उसने अपना सिर बड़े व्यक्ति की ओर घुमाते हुए अपने होठों को चाटा। वनपा, एनसी ने धीमी आवाज में पुकारा। बच्ची अभी भी अपने होंठ चाटने में व्यस्त थी। उसे पता ही नहीं था कि सूप उसके चेहरे के निचले हिस्से पर फैल चुका था। जब बच्ची का चेहरा इतना गंदा था तब भी वो बड़ी को पुकार रही थी। ये दृश्य थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था। जी हाँ, परिवार के मुखिया, नीली आंखों वाले बुजुर्ग दादा योफान ने एनसी की पुकार पर मीठी मुस्कान दी। इस प्रतिक्रिया से बच्ची का चेहरा तुरंत खिल उठा। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और दादाजी से फुसफुसाते हुए ऐसे बात की मानो वो कोई बेहद गुप्त बात कह रही हो। वनपा, एन हवा डलिंग, एनसी ने कबूल किया। जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया और अपना चेहरा बड़े के करीब किया, बड़ी ने भी वैसा ही किया। अब वे दोनों दादा पोती की तरह लग रहे थे जो किसी के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हों। एक सपना, कैसा सपना? दादा योफान ने शांत भाव से पूछा। वे न तो उत्साहित दिख रहे थे और न ही घबराए हुए। कौन करेगा? ये तो बस एक बच्ची है जो कह रही है कि उसने सपना देखा। दादा योफान ने बस यूं ही जवाब दे दिया ताकि बच्ची को अपेक्षित महसूस न हो। बेवकूफ, मैंने कोई दादाजी नहीं देखे। एनसी की आंखें गंभीर हो गईं, लेकिन चाहे वो कितनी भी गंभीर होने की कोशिश करे, उसकी चुटी के आसपास लगे पीले सूखे दाग के कारण कोई भी उसे गंभीरता से नहीं ले सकता था। दादा योफान के साथ भी ऐसा ही हुआ। योफान ने मुस्कुराते हुए अपना सफेद रुमाल उठाया और एनसी की चुटी पर फेरा। किस तरह के दादाजी? क्या वो मेरे जैसे हैं? दादाजी योफान ने शरारती अंदाज में पूछा। वो हमेशा शांत और बुद्धिमान दिखते थे, लेकिन इस बार थोड़े नटखट लग रहे थे। हम एनसी मुश्किल से बोल पा रही थी क्योंकि दादाजी उसके मुंह और थोड़ी को रगड़कर सूखा दाग साफ कर रहे थे। फिर भी उसने दादाजी को ऐसा करने दिया और उनके काम खत्म करने के बाद ही एनसी आखिरकार बोली। एक भयानक दादा, दो दादा जो बहुत सुंदर दिखते हैं। उनकी काली दाढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी आंखें और विशाल शरीर होता है। एनसी ने ज्यादातर कहानियों में गॉडफादर की छवि को समझाना शुरू किया। एक दादाजी जिनकी काली दाढ़ी है, डरावनी आंखें हैं, विशाल शरीर है और उन्होंने काला सूट पहना हुआ है। बेशक सिर्फ इन सुरागों से किसी के लिए अनुमान लगाना काफी नहीं है कि यह गॉडफादर है। इसलिए दादा योफान ने शांत भाव से पूछा, तो फिर और क्या? वह कैसा दिखता है? क्या उसकी कोई और अनूठी विशेषता है? दादा योफान बच्ची को संतुष्ट करने के लिए लगातार एनसी को परेशान करते रहे। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बच्ची निराश हो जाएगी क्योंकि उसकी कहानी में किसी को दिलचस्पी नहीं थी। दादा योफान ने ये दयालुता पेश किया और एनसी ने इस दयालुता का लाभ उठाया। हाँ, उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दादाजी उससे बार-बार यही सवाल पूछते रहेंगे। उसने हाथ फैलाते हुए खुशी से जवाब दिया, ट्वीट वन का बीविंग अ वार्म ट्विन, लीक इट विश। एनसी ने अपना हाथ जितना हो सके उतना फैलाया और एक छड़ी से इशारा किया। दादा योफान ने तुरंत समझ लिया कि एनसी का मतलब छड़ी से था। किन? दादा योफान धीरे से हंसे। उन्हें बच्चे की कहानी में दिलचस्पी आने लगी थी। किस तरह के सपने में दादाजी का इतना विस्तृत रूप देखने को मिला। विश, ड्रीम क्वीन, ट्वीट स्नैक एंड ट्वीट बर्ड, बड़ी ईगल। एनसी ने जोश से सिर हिलाया और ऐसा दिखावा किया जैसे छड़ी की बनावट का वर्णन करना उसके लिए मुश्किल हो। फिर भी अंत में दादा योफान को महत्वपूर्ण सुराग मिल ही गए। एक हरी छड़ी जिस पर सांप और बाज की आकृति बनी हुई थी। इस तथ्य को समझते ही दादा योफान का शांत चेहरा धीरे-धीरे विकृत हो गया। उनकी पहले की मधुर मुस्कान सख्त हो गई। डॉट डॉट डॉट। क्या सांप और चील की सजावट वाली हरी छड़ी? दादा योफान को उस छड़ी के बारे में पता न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो छड़ी इतनी मशहूर इसलिए थी क्योंकि उसे सिर्फ एक महान हस्ती हर जगह ले जाती थी। धर्मात्मा, दादा योफान आखिरकार घबरा गए। उन्होंने संदेह भरी नजरों से एनसी की चमकती आंखों की ओर देखा। एनसी के सपने में दादाजी, वो गॉडफादर फिल्म से इतने मिलते-जुलते क्यों हैं? लेकिन एनसी को उनकी तस्वीर कभी नहीं देखनी चाहिए थी, है ना? वो अभी भी सिर्फ 3 साल की है। दादा योफान ये मानना चाहते थे कि एनसी के सपने में दिखने वाला भविष्य गॉडफादर है, लेकिन उससे पहले उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि वो वास्तव में गॉडफादर ही है। एन, उसकी आंखों का रंग क्या है? और उसके बालों का और उसकी त्वचा का भी? दादा योफान ने धैर्यपूर्वक पूछा। उन्होंने अपनी आवाज धीमी रखी ताकि एनसी के अलावा कोई और उन्हें सुन न सके, क्योंकि यह एक बड़ा मुद्दा है। अध्याय 41 देव मेलूर। क्योंकि दादा योफान ने और अधिक जानकारी मांगी थी, इसलिए एनसी ने खुशी-खुशी जवाब दिया। हम, आंखें गहरे हरे रंग की, बाल काले, लंबे काले बाल, उनमें थोड़ा सुनहरापन है। एनसी ने गॉडफादर के रूप रंग का सटीक वर्णन किया। प्राचीन चीन जैसे लंबे काले बाल, शिकारी जैसी तीखी गहरी हरी आंखें और काले बालों के बीच छिपा हुआ थोड़ा सा सुनहरा रंग। गॉडफादर की उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन वह अभी काफी आकर्षक और खतरनाक दिखते हैं। शिफ्टिंग, ब्राउन ब्राउन, त्वचा भूरी भूरी। एनसी ने कहा कि त्वचा भूरी है। यह एलियाना की तरह ही टैन है, लेकिन शायद इसका रंग एलियाना की अनोखी त्वचा से थोड़ा हल्का है। जब एनसी ने योफान को अपने सपने में दादाजी का पूरा रूप रंग बताया, तो योफान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर वह कैसे संभाल पाता? एक 3 साल की बच्ची जिसने कभी किसी चित्र पुस्तक या ऐसी किसी चीज में गॉडफादर को नहीं देखा था, ने अचानक कहा कि उसने उस व्यक्ति को अपने सपने में देखा था। अगर यह पृथ्वी है, तो लोग इसे महज एक संयोग कहकर खारिज कर देंगे। लेकिन इस दुनिया में जहां लोग भविष्य सूचक सपने पर विश्वास करते हैं, वहां इसे यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। भले ही एनसी ने पहले गॉडफादर की तस्वीर देखी हो, लेकिन उसका उसके सपने में आना काफी असामान्य है, खासकर अगर उसकी विषय वस्तु विचित्र हो। इसलिए ये पुष्टि करने के लिए कि यह एक भविष्य सूचक सपना है या नहीं, योफान ने सावधानीपूर्वक पूछा। दादाजी ने तुमसे क्या कहा? क्या उन्होंने कुछ किया? जैसे शायद दादाजी योफान आखिरकार हकलाते हुए बोले। उन्हें पसीना भी आ गया। अगर एनसी के पास भविष्य सूचक स्वप्न देखने की क्षमता होती, तो सोलन परिवार देखते ही देखते समृद्ध हो जाता। हम, दादाजी ने बातचीत की और कहा कि उन्हें मैं पसंद हूं। और एनसी ने अपने सपने का विस्तृत वर्णन करना शुरू किया। बेशक ऐसा करते समय वो कभी-कभी अपने सपने को याद करने के लिए रुकती और फिर बोलना शुरू कर देती। बच्ची बस अपने अनुभव की हर बात बताती रही, बिना ये जाने कि वो सपना क्या था। वो मासूम दिख रही थी। किसी को शक भी नहीं होगा कि इतनी छोटी बच्ची पूरी कहानी मनगढ़ंत बना रही है। अगर गॉडफादर की आत्मा सच में होती भी, तो शायद वह एनसी की इस बात पर यकीन कर लेता कि वो उसके सपने में आया था। 10 मिनट बाद, हे भगवान, दादा योफान ने अपना मुंह ढक लिया और आह भरी। उनका झुर्रीदार माथा पहले से भी ज्यादा सिकुड़ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे वे और भी तेजी से बूढ़े हो रहे हों। हो सकता है कि वह 100 साल पहले ही बूढ़ा हो गया हो। एन, तुम, दादा योफान ने एनसी को देखते हुए अपना माथा पकड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। दादाजी बस लड़की को देखते रहे, कुछ और नहीं बोले। हाँ, एनसी ने मासूमियत से अपना सिर झुकाया। उसने ऐसा दिखाया मानो उसे कुछ पता ही न हो। जब उसे सब कुछ पता था, मन ही मन लड़की खुश हो रही थी और हंस रही थी क्योंकि दादा योफान ने उस पर इतनी आसानी से विश्वास कर लिया था। यह मेरी उम्र की वजह से ही होगा। इतने शानदार भविष्य के बारे में झूठ बोलना मुश्किल है और मेरे सपने की कहानी इतनी विस्तृत है कि एक बच्चा इसके बारे में झूठ नहीं बोल सकता। हे, बच्चा होना बुरा नहीं है ना? क्या बात है दादाजी? व्हाट इज इट ग्रैंडपा? जब बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, तो एनसी ने दादा योफान का हाथ पकड़कर एक बार फिर हिलाया। दादा योफान अचानक अपने विचारों से बाहर आ गए। उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ एनसी की ओर देखा। एन, तुम्हारे सपने में जो दादाजी थे, क्या उन्होंने तुम्हें अपना नाम बताया? दादाजी योफान को पहले से ही 90% यकीन था कि एनसी ने बस एक भविष्य सूचक सपना देखा था। बस एक और धक्का और वह जाल में फंस जाएगा। नवा में नाम। एनसी ने सपने में दादाजी का नाम बोलने का नाटक किया। जाहिर है उसने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई और उसे सपने की इतनी बारीकी से याद करते हुए न देख सके। बच्ची ने कुछ सेकंड तक नाम याद करने के लिए संघर्ष करने का नाटक किया, तभी अचानक एनसी को ज्ञान प्राप्त हो गया। नाम देव मेलुल। नाम देव मेलुल। एनसी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसका उच्चारण अभी भी गड़बड़ था, लेकिन उसने जो नाम अचानक बोल दिया, वह एक ऐसे नाम से मिलता जुलता था जिसे हर माफिया जानता था। देव मेलुल, एक दिग्गज माफिया, गॉडफादर का असली नाम। जी देव मेलुल। दादा योफान लगभग बेहोश हो गए। उनका चेहरा पलक झपकते ही पीला पड़ गया और उन्हें जल्दी दिल का दौरा पड़ सकता था। देव मेलुल, द गॉडफादर। एनसी के सपने में वो दादाजी सारे माफिया के बाप हैं। तो क्या उनकी आत्मा एनसी के सपने में आई थी? ये संभव था। आखिरकार इस दुनिया के लोग इतिहास में चर्चित हस्तियों जैसे कि गॉडफादर की आत्माओं में विश्वास करते थे। ये भविष्य सूचक स्वप्न तभी आ सकता था जब ऐतिहासिक व्यक्ति की आत्माओं में से कोई एक आत्मा किसी विशेष क्षमता वाले व्यक्ति के पास आती और उसे भविष्य देखने की शक्ति प्रदान करती। समय की परी भी ऐसी शक्ति दे सकती थी, लेकिन आत्माएं उस परी की तुलना में अक्सर ऐसा करती थीं। फिर भी किसी के पास भविष्यवक्ता जैसी क्षमता होने की संभावना ये केवल 0.001% है। यह इतनी दुर्लभ क्षमता है कि यदि किसी को एक क्षमता मिल जाए, तो देश भी किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगा। यह उन क्षमता संपन्न लोगों से भी कहीं अधिक दुर्लभ है जो आत्माओं को अपना शरीर सौंप सकते हैं और एक विशिष्ट अवधि के लिए आत्मा की शक्तियों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। तो एनसी के पास ऐसी क्षमता होना, भविष्य सूचक सपना आना, यह एक बहुत बड़ी बात थी। यद्यपि भविष्य सूचक स्वप्न भविष्यवाणी से संबंधित सबसे कमजोर क्षमता थी, फिर भी यह एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इसका उपयोगकर्ता केवल एक बच्चा था। साथ ही सपने में आने वाला व्यक्ति उसे यह क्षमता प्रदान करने वाला एकमात्र आत्मा होता था। उसकी क्षमता की मात्रा सपने में आने वाली आत्मा पर निर्भर करती थी। और बच्ची ने कहा कि उसके सपने में आने वाला शख्स मशहूर गॉडफादर था। ये खबर वाचा परिवार को अपने उत्तराधिकारी की शादी एन से कराने के लिए काफी है। 23:05 10:21 PM। अध्याय 42 मुख्य लेखाकार। अंकल योफान बेहद घबराए हुए थे। वे लगातार पसीना बहा रहे थे, ये सोचकर कि अगर दूसरों को एनसी की क्षमता के बारे में पता चल गया तो उसे कितना खतरा हो सकता है। विशेषकर जब वो अभी की तरह शक्तिहीन है, तो बुरे लोग या संदिग्ध संगठन उसका अपहरण कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे ये बात छुपानी होगी। एनसी कम से कम 7 साल की होने तक अपनी शक्ति दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकती। दादा योफान ने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि दूसरों को पता चल जाएगा कि उसने इतनी कम उम्र में ही अपनी क्षमता को जागृत कर लिया है। और मेरा इस बच्ची से बात करना दूसरों के लिए पहले से ही संदेह पैदा कर रहा है ना? क्योंकि मेरे संपर्क में आने पर बच्चे मर जाते हैं, इसलिए यह अजीब है कि एनसी ठीक है। मुझे अफवाहें फैलानी चाहिए ताकि दूसरों को शक न हो। इस तरह मैं इस बच्ची के साथ रह सकूंगी और उसकी मदद कर सकूंगी।
दादा यूफान ने बहाना बनाया कि वो एनसी से बात करने के लिए खास कॉन्टैक्ट लेंस पहनते थे, लेकिन यह इस मामले से अलग बात है। फिलहाल उन्हें एनसी की कहानी पर प्रतिक्रिया देनी थी। तुमने कहा था कि सपने में दादाजी ने तुम्हें सलाह दी। दादाजी यूफान ने आसानी से इस बात पर विश्वास कर लिया। आखिर एक बच्चा झूठ कैसे बोल सकता है? एनसी ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, एक बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन एक बच्चा जिसके अंदर एक वयस्क की आत्मा हो, वह झूठ बोल सकता है। दादाजी ने तुम्हें सलाह इसलिए दी क्योंकि वे तुम्हें पसंद करते थे, है ना? यूफान ने एक बार फिर पूछा। वह जानता था कि दिग्गज माफिया का पसंदीदा होना इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ बनने की क्षमता है। फिर भी यह अजीब बात है कि गॉडफादर का किरदार निभाने वाले डेव मैलोन ने वाल्टर परिवार के प्रसिद्ध प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी के बजाय एनसी को क्यों पसंद किया? ये विश दादाजी मुझे पसंद करते हैं। एनसी ने अपनी छाती थपथपाते हुए गर्व से कहा। वो इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी कि दादाजी यूफान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। शायद इसलिए गॉडफादर ने वाल्टर परिवार के उत्तराधिकारी के बजाय एनसी को चुना। एनसी बस अद्वितीय है, ठीक है, तो उसने जो सलाह दी है वो ये है कि अकाउंटेंट टीम को फोन करें। दादा यूफान ने बच्चे से बड़ी सावधानी से और जानकारी निकाली। उन्हें पहले से ही विश्वास था कि एनसी के पास भविष्य बताने वाले स्वप्न देखने की क्षमता है, लेकिन लेखाकारों की टीम से मिलने का इससे क्या संबंध है? उन लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं था, है ना? या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। यूफान सात महान बुजुर्गों में से एक होने के नाते केवल नाम और पद के लिए ही महान था। वास्तव में उसे परिवार के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार की जानकारी भी नहीं थी। अगर फिर यहाँ होता तो वह कहता कि सातों बुजुर्ग स्लोन परिवार के लिए सिर्फ एक दिखावा थे। वे वाकई शक्तिशाली थे, लेकिन परिवार को संभालने के लिए उनमें पर्याप्त गुण नहीं थे। अब वे बूढ़े हो चुके थे, कई चीजें उनकी पहली नजरों से गुजर गईं और उनके परिणामस्वरूप स्लोन परिवार का पतन हुआ। इसलिए यूफान को समझ नहीं आया कि गॉडफादर डेव मैलोन ने एनसी को अकाउंटेंट टीम से मिलने की सलाह क्यों दी। फिर भी अगर यह सलाह देव की थी तो ये परिवार के लिए फायदेमंद ही होनी चाहिए। इसलिए यूफान ने इस सलाह की एक बार फिर पुष्टि की। देव वांट का शायद वो देव दादाजी ने ऐसा कहा। एनसी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। वो लेखा विशेषज्ञों की टीम से मिलने के लिए उत्सुक भी लग रही थी, क्योंकि आज रात वो हंगामा खड़ा करने वाली है। क्या हम उन्हें अभी फोन करें? यूफान ने अनजाने में ही विनम्र भाषा का प्रयोग किया, भले ही वो अपने से काफी छोटे व्यक्ति से बात कर रहा था। ये सब डेव मैलोन के समर्थन के कारण संभव हुआ, जिन्होंने एनसी के सपने को साकार होते देखा। एनसी द्वारा गॉडफादर नाम चुनने का निर्णय सबसे अच्छा था। अभी बिल्कुल। एनसी ने एक बार फिर सिर हिलाया। उसने कुछ देर तक सिर हिलाया, जब तक कि उसे ऐसा नहीं लगा जैसे कोई मुर्गी दाना चुग रही हो। ये देखकर कि एनसी गंभीर दिख रही थी और झूठ बोलने की जहमत नहीं उठा रही थी, यूफान ने एक लंबी आह भरी। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लेखा विशेषज्ञों की टीम को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं लेखा विभाग के सभी सदस्यों को बुलाता हूँ। दादा यूफान ने तुरंत हाथ हिलाया और उनका एक निजी बटलर अचानक प्रकट हो गया। उसके अचानक प्रकट होने से एनसी चौंक गई और बच्ची लगभग सूख पीते पीते ही उसका गला चौक हो गया। ये बटलर कौन है? क्या ये बटलर है या हत्यारा? एनसी ने औपचारिक बटलर के कपड़ों में सजे उस आदमी पर एक नजर डाली। वो आदमी लगभग 50 वर्ष का लग रहा था, लेकिन फिर भी देखने में आकर्षक था। छोटे काले बाल और तीखी काली आंखें, माथे पर और आंखों के नीचे कुछ झुर्रियां दिखाई दे रही थी। वो डरावना दिखता है। एनसी ने अब बटलर की तरफ नहीं देखा और दादा यूफान को अपने बटलर को आदेश देने दिया। भले ही यूफान परिवार की सिर्फ एक शोभा था, लेकिन अपने पद के कारण उसके पास अभी भी वास्तविक शक्ति थी। इसलिए जब बुजुर्ग ने लेखाकारों की टीम को सोन परिवार के मुख्य हवेली के भोजन कक्ष में इकट्ठा होने के लिए कहा, तो कोई भी उनके आदेश को अस्वीकार नहीं कर सका। जब वो लोगों को नौकरी से निकाल देता था या परिवार में कुछ सदस्यों को शामिल कर लेता था, तब भी कोई विरोध नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि अधिकारी भी सात महान बुजुर्गों में सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग के खिलाफ जाने से पहले दो बार सोचते थे। महज 10 मिनट में लगभग 15 लोग और एक मुख्य लेखाकार भोजन कक्ष में इकट्ठा हो गए। अन्य माफिया सदस्यों के विपरीत उन सभी ने काले सूट के बजाय झुर्रीदार सफेद कमीज पहनी हुई थी। इन लेखाकारों के पास युद्धक क्षमता नहीं थी, लेकिन उनकी गैर युद्धक क्षमता उनके पद के लिए उपयुक्त थी। प्रणाम स्वरूप परम वरिष्ठ टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए एक व्यक्ति आगे आया। नीले बालों वाले उस व्यक्ति ने तुरंत विनम्रतापूर्वक झुककर अभिवादन किया। वो देखने में सभ्य और दयालु लग रहा था, लेकिन एनसी की नजर में वो चिड़चिड़ा लग रहा था। बच्ची ने चिड़चिड़ाते हुए अपनी जीभ चटकाई। क्यों? क्योंकि मुख्य लेखाकार ने परिवार की मुखिया को नमस्कार नहीं किया। यहाँ तक कि दादा यूफान ने भी इस बात पर ध्यान दिया। तुमने परिवार की मुखिया को भी प्रणाम क्यों नहीं किया? क्या तुम अंधे हो? दादा यूफान ने अचानक मुख्य लेखाकार पर गुस्से से देखा, जिससे गर्म माहौल एकदम ठंडे पड़ गया। अपनी प्रतिक्रिया सुनकर मुख्य लेखाकार की बुरी आंखें एक पल के लिए कांप उठी। उसे अचानक एक बुरी अनुभूति हुई। 23:05 10:21 अध्याय 43 फाइल फायर परिवार का मुखिया। मुख्य लेखाकार ने एनसी को उसके छोटे कद के कारण नहीं देखा था, लेकिन जब सबसे बड़े मुखिया ने बताया तो उसने बच्ची को ढूंढ लिया। वो घर के मालिक के लिए बनी सीट पर बैठी थी। मुख्य लेखाकार की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसका शरीर अकड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या रहा है। ये बच्ची, क्या ये परिवार की मुखिया है? तो फिर अफवाह सही है। मुख्य लेखाकार ने सुना था कि उनके परिवार का नेतृत्व एक बच्ची कर रही है। भले ही वह परिवार की सिर्फ एक प्रतीक हो, फिर भी यह एक बड़ी बात है। उसे लगा कि यह महज एक अफवाह है, क्योंकि अगर यह सच है तो दूसरे परिवार उनके स्लोन परिवार पर हंसेंगे। लेकिन फिर क्या परिवार का मुखिया सचमुच एक छोटा बच्चा है? जी हाँ, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि अधिकारियों ने इस तथ्य को छिपाने की पूरी कोशिश की, खासकर अभिभावक की वजह से। मुख्य लेखाकार ने बच्चे के दाहिनी ओर बैठी इलियाना की ओर देखा। एनसी और बड़े भाई बहन की बातचीत के दौरान वो कुछ देर के लिए एक तहखाने जैसी लग सकती थी, लेकिन वो निस्संदेह अभी भी बच्चे की संरक्षक है। वो व्यक्ति जिसके पास परिवार की वास्तविक शक्ति थी, लेकिन इलियाना तो बिना दिमाग वाली ताकतवर योद्धा के रूप में मशहूर है। भला वो संरक्षक कैसे हो सकती है? मुख्य लेखाकार नाखुश था, लेकिन साथ ही साथ रोमांचित भी। अगर ऐसी मूर्ख महिला संरक्षक बन जाती तो उसके बुरे कामों के बारे में किसी को कभी पता नहीं चलता। मुख्य लेखाकार ने राहत की सांस ली। फिर उसने परम वरिष्ठ अधिकारी से माफी मांगी। माफ कीजिए परम वरिष्ठ, मेरी उम्र इतनी ज्यादा है कि मैं परिवार की मुखिया को देख ही नहीं पाया। मुख्य लेखाकार ने परिवार की मुखिया को नमस्कार न करने का कारण अपनी 30 वर्षीय बुढ़ापे को बताया। वैसे तो उसने शुरुआत में एनसी पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसने उसे देखा भी तो उसका उसे अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं था। उसका स्वाभिमान इसकी इजाजत नहीं देता था। परिवार की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले मुख्य लेखाकार को भला एक छोटे बच्चे के सामने कैसे झुकना पड़ा? ऊपर से एक छोटी बच्ची भी। मुख्य लेखाकार ने बुजुर्ग से माफी मांगते हुए मुस्कुराया, लेकिन फिर भी उसने एनसी का अभिवादन नहीं किया। वो बुजुर्ग की चापलूसी करने के लिए लगातार बोलता रहा, लेकिन उसने बच्ची की ओर देखा तक नहीं। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने ये देखा और वो तुरंत क्रोधित हो गया। यह मुख्य लेखाकार वह तो एनसी को अपनी आंखों में भी नहीं देखता। यूफान ने अपनी बुरी मुठ्ठियां भींच ली और वो मुख्य लेखाकार के अहंकारी व्यवहार के लिए उसे फटकार लगाने ही वाला था कि तभी अचानक एनसी चीख पड़ी। वाह बदमाश, बदमाश, वाह जाओ, जाओ, चुप रहो, भागो, वाह बदमाश, बदमाश, वाह जाओ, जाओ, चुप रहो, भागो। एनसी ने अचानक अपने हाथ फड़फड़ाए और मुख्य लेखाकार को जाने का इशारा किया। बच्ची ने अपने गाल फुला लिए और उसकी आंखें लाल लौ की तरह चमकने लगी। वो बैड बॉय, अलोप यो, वो जाओ, बुरे आदमी, तुम सब जाओ। एनसी ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और उसकी बचकानी आवाज सबके कानों में चुभ गई। मुख्य लेखाकार, वरिष्ठ अधिकारी और यहाँ तक कि लेखा टीम के सदस्य भी एक साथ हैरानी से एनसी की ओर देखने लगे। ये बच्चा क्या कह रहा है? मुख्य लेखाकार के होंठ घृणा से फड़क उठे। उसने अपने होठों को सिकोड़ते हुए एक काली मुस्कान बनाई और एनसी का नाम लिया। महान बुजुर्ग, ये परिवार के मुखिया। उनके स्वर में उलझन और थोड़ी सी उपहास झलक रही थी। स्पष्ट था कि वे बुजुर्ग को ये दिखाना चाहते थे कि एनसी कितना शर्मनाक था। यहाँ तक कि बुजुर्ग यूफान भी घबरा गए थे। क्या हुआ? क्या हुआ? यूफान को पसीना आ गया क्योंकि वह जानता था कि एनसी कोई बच्ची नहीं थी जो अचानक हंगामा खड़ा कर देगी। वह आमतौर पर आज्ञाकारी और दयालु थी, इसलिए उसका इस तरह चिल्लाना और रोना जरूर कुछ गड़बड़ है। ये लोग बुरे हैं, दादा डेव कहते हैं। एनसी ने लेखा टीम के सदस्यों और मुख्य लेखाकार पर बुलाते हुए अपने होंठ काट लिए। ओह फायर, हाँ फायर, फायर, तुम सबको निकाल दो। एनसी अचानक कुर्सी पर खड़ा हो गया और कमरे में मौजूद 16 आदमियों की ओर इशारा किया। निकाल दिया गया, बर्खास्त। एनसी ने अपने गले पर चाकू का निशान बनाते हुए अपने शब्दों को दोहराया। उसका सिर ऊपर उठा हुआ था और उसका एक पैर मेज पर रखा हुआ था। उसने अपना बायां हाथ कमर पर भी रखा हुआ था। तुम्हें निकाल दिया गया। एनसी ने कमरे में मौजूद सभी पुरुषों की ओर इशारा करते हुए दूसरी बार अपने गले पर वार करने का संकेत दिया। डॉट 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 डॉट। क्या? कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने अपनी सांसें थाम ली और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दादा यूफान समेत 16 लोगों के चेहरे पर हैरानी का भाव था। परिवार के मुखिया ने उन्हें निकाल दिया। शर्मिंदगी के मारे अकाउंटेंट टीम के सदस्यों के चेहरे काले पड़ गए। क्या इस नन्ही बच्ची ने कहा कि वो उन्हें नौकरी से निकाल देगी? 3 साल की बच्ची। मुख्य लेखाकार ने देखा कि एनसी उसे किस तरह से नीचा दिखा रहा था, मानो वो एक तिरछटा हो, और उसे उस अज्ञानी बच्चे पर असीम क्रोध आया। ये कितना बड़ा अपमान है। वो कितनी बदतमीज है। महामहिम परिवार के मुखिया। ओह ये तो हद हो गई। मुख्य लेखाकार ने अपना माथा पोंछा और क्षमा प्रार्थी मुस्कान के साथ बोला, मानो परिवार के मुखिया पागल हो गए हों। कमरे में मौजूद सभी लोग, नौकरानियों और सेवकों समेत यही सोच रहे थे। उन्होंने एनसी की ओर देखा, जिसका एक पैर अभी भी मेज पर था, और अपना सिर हिलाया। आखिरकार छोटी बच्ची नखरे दिखाने लगी है ना? इसलिए तो एक बच्चा कभी परिवार का मुखिया नहीं बन सकता। वह अचानक ही कैसे कह सकती है कि वो इन सभी सज्जनों को नौकरी से निकाल देगी? एनसी ने फाइल कहा, जिसका मतलब आग होता था, क्योंकि वह का उच्चारण नहीं कर पाती थी। फिर भी हर कोई समझ गया कि वो क्या कहना चाहती थी, और यह सरासर अपमानजनक है। परिवार की मुखिया, परम वरिष्ठ। मुख्य लेखाकार ने एक बार फिर यूफान पर दबाव डाला कि वह एनसी को शांत करे। उसे लगा कि एनसी के इस कृत्य से यूफान शर्मिंदा होगा और फिर उसे पद से हटा देगा। लेकिन इसके विपरीत यूफान के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने मुख्य लेखाकार की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। 23:05 10:21 पीएम अध्याय 44 अत्याचार। अभी ये ने गॉडफादर का जिक्र किया, तो क्या गॉडफादर ने ये इनको इन लोगों को नौकरी से निकालने के लिए कहा है?
गॉडफादर की सलाह के बिना ये शब्द कभी नहीं कह सकता। योफान की अंतरात्मा ने उसे बताया कि उसे एंसली की बात माननी चाहिए, लेकिन चूंकि यह सब अचानक हुआ था, इसलिए वह तुरंत फैसला नहीं कर सका। योफान ने एंसली के खिलाफ कोई कार्रवाई किए बिना मुख्य लेखाकार की ओर कड़ी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह एंसली की हरकत से शर्मिंदा हो, लेकिन उसका उसे डांटने का कोई इरादा नहीं था। यहाँ तक कि एंसली ने भी इसे देखा और विजयी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। ग्रैंडपा डेव ने कहा, फाइल 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 ले ली, मवे। ग्रैंडपा डेव ने कहा, आग आगे ही में। एंसली ने मुख्य लेखाकार पर थूका और अपनी जीभ भी बाहर निकाल दी। इसके बाद बच्ची कुर्सी से कूदकर जमीन पर गिर पड़ी। फायर फायर फायर, वाह दादाजी, फायर 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 फायर, वाह दादाजी, फायर। एंसली ने अपने पैर पटकना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोते हुए जमीन पर लुटने लगी। बच्ची को नौकरानियों की घूरती निगाहों की परवाह नहीं थी। वो लगातार दादा योफान को पुकारती रही। वन पा थे, वार्ड, फाइल, हवा, वार्ड, धीमुन, दादाजी, दादाजी, बे। बुरे, आग, हवा, बुरा, दानव। एंसली रोने लगी और उसके आंसुओं से फर्श तुरंत भीग गया। बच्ची की चीख और ने गूंज उठी, जिससे सभी को अपने कान बंद करने पड़े। धिक्कार है, यह क्या है? मुख्य लेखाकार और अन्य लेखाकार एंसली को ऐसे देख रहे थे मानो वह शैतान हो, न कि वे खुद। ये बच्चा अचानक ऐसे क्यों बर्ताव करने लगा? शैतान, हम, धत तेरे की, तुम ही शैतान हो, कमीने। मुख्य लेखाकार को आज भी याद था कि एंसली ने उस पर कैसे थूका था। हालांकि उसने सचमुच अपनी लात नहीं थूकी थी, फिर भी उसका ये कृत्य हद पार करने जैसा था। अरे बुजुर्ग महिला, परिवार की मुखिया, ये तो सरासर बेतुका है। क्या वो हमें नौकरी से निकालना चाहती हैं? मुख्य लेखाकार अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। उसने फर्श पर रो रही एंसली की ओर उंगली उठाई। ये तो तानाशाही है। उन्होंने विरोध जताया। अन्य लेखाकार वही बात कहने की हिम्मत तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उत्सुकता से सिर हिलाया। उन्होंने मुख्य लेखाकार के इस कथन का समर्थन किया कि परिवार का मुखिया संकी है। जब मुख्य लेखाकार ने ये कहा तो उसे उम्मीद थी कि बुजुर्ग उससे सहमत होंगे। हालांकि दादा योफान ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। मैं परिवार के मुखिया के खिलाफ नहीं जा सकता। फैसले लेने की शक्ति उनके हाथ में है और जो इस शक्ति का उपयोग करेगा वही परिवार का संरक्षक होगा। दादा योफान ने आश्चर्यजनक रूप से कहा कि उनके पास एंसली को मना करने की कोई शक्ति नहीं है, जबकि वास्तव में वे ऐसा कर सकते थे। यह मुख्य लेखाकार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ गया कि बड़े व्यक्ति का इरादा सब कुछ परिवार के गैर जिम्मेदार मुखिया यानी सबसे छोटे बच्चे के नाम करने का है। कैसे? ये कैसे हो सकता है? एक बच्चे की मनमौजी इच्छा की वजह से मुझे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मुख्य लेखाकार अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी बड़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए एलियाना की ओर देखा। संरक्षक, आपके पास परिवार के मुखिया की मोहर है ना? हाँ, एलियाना ने संक्षिप्त उत्तर दिया। हालांकि ये उत्तर सभी को भयभीत करने के लिए काफी था। क्यों? क्योंकि अगर उसने उस मोहर का इस्तेमाल किया तो इन लोगों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। चलिए कल दोपहर तक आपका फैसला देखते हैं, ठीक है? तब तक आप परिवार के मुखिया से बात कर लीजिए। योफान ने एंसली की तरफ देखा और आंख मारी। कल दोपहर के भोजन से पहले तुम अंतिम निर्णय की घोषणा करोगे। क्या फैसला है? योफान ने एंसली की अचानक की मांग को रोकने के लिए दूसरों को मौका दिया। ऐसा ही लग रहा था। सच क्या है? वो बस ये देखना चाहता था कि उसकी सलाह को लागू करने में देरी होने के बाद देवनालू एंसली से कुछ और कहेंगे या नहीं। हम कल, ठीक है। एंसली आखिरकार रोना बंद कर दिया। वो शांति से खड़ी हुई और अपने खरगोश वाले पायजामे से धूल झाड़कर आराम से कुर्सी पर चढ़ गई। फिर उसने उन लेखाकारों की ओर देखे बिना अपना खाना फिर से खाना शुरू कर दिया। उनकी ओर देखने का क्या फायदा? उसने पहले ही पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए थे कि पूरी टीम गबन की दोषी थी। एलियाना ने पहले ही उसके लिए डेटा एकत्र कर लिया था और उसका निर्णय दृढ़ था। उन्हें लेखाकारों की टीम में सुधार करने की आवश्यकता थी। एंसली, इलियाना और योफान तीनों एक ही दिशा में चल पड़े, लेकिन मुख्य लेखाकार और अन्य लेखाकार पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्या ये कैसे हो सकता है? बड़ा भाई साहब कुछ इलियाना और बच्चे के भरोसे छोड़ गया। इस बदतमीज बच्चे के एक शब्द से ही क्या हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा? उन आदमियों का चेहरा नीला पड़ गया। काश उन्हें युद्ध कौशल होता तो वे अब तक भोजन कक्ष को तहस नहस कर देते और एंसली पर हमला कर देते। अफसोस की बात है कि उन्हें ऐसी क्षमताएं नहीं थी। और तो और सबसे बड़े व्यक्ति की मौजूदगी में बच्चे के खिलाफ जाना, यह आत्महत्या है। योफान, जो परम वरिष्ठ थे, उनकी शक्ति कोई मजाक नहीं थी। उनकी सर्वोच्च क्षमता, ब्लैक होल, महज एक उंगली के इशारे से किसी को भी कुचल सकती थी। ये तथ्य जानते हुए मुख्य लेखाकार चुप हो गया। वो विरोध करना और चिल्लाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वो आदमी केवल अपने दांत पीस सकता था और मुट्ठी भींच सकता था। उसने एंसली को घूर कर देखा। परिवार की मुखिया, मैं आप जैसी प्रतिभाशाली से एक बुद्धिमान निर्णय की उम्मीद करता हूँ। मुख्य लेखाकार ने जानबूझकर एंसली की प्रशंसा की ताकि उसे चेतावनी दे सके। समझदारी से काम लो, मूर्खता का परिचय मत दो। अगर यह मामला गर्मा गया तो सोन परिवार के बाहर के दूसरे परिवार भी परिवार के मुखिया का मजाक उड़ाएंगे। अधिकारी भी चुप नहीं बैठेंगे, है ना? मुख्य लेखाकार को अभी यकीन था कि एंसली ने आज के लिए सिर्फ स्वार्थवश ऐसा किया। पर्दे के पीछे योफानी सब कुछ संभाल रहा होगा। अगर एंसली एक तरफा तरीके से पूरी अकाउंटिंग टीम को निकाल भी दे तो भी अधिकारी उसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे, है ना? उन्हें ऐसा ही विश्वास था। तो मैं अब चलता हूँ। मुझे बॉस के समझदारी भरे फैसले का इंतजार है। शुभ रात्रि। मुख्य लेखाकार ने एंसली के प्रति अपना गुस्सा नहीं छिपाया और घमंड से अपना सिर झटक दिया। उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। भला एक बच्ची को गंभीरता से कौन लेगा? वो तो बस एक कठपुतली है। कम से कम दूसरों की तो यही राय थी। 23:05 10:22 PM अध्याय 45 पुनर्मिलन। मुख्य लेखाकार के भोजन कक्ष से निकलते ही बाकी लेखाकार भी उनके पीछे दौड़ पड़े। उन सभी ने अपनी जीभ चटकाई और मन ही मन एंसली को कोसने लगे। कितना अभिमानी बच्चा है। वो बहुत ही जिद्दी है। क्या वो बिगड़ी हुई नहीं है? स्लोन परिवार उसके हाथों में आ जाएगा। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें पसंद नहीं करती पूरी टीम को ही निकाल दे। कमरे में मौजूद नौकरानियां और नौकर भी बच्चे के स्वभाव से निराश थे। हमें लगा था कि वो युवती दयालु है। लगता है ये सिर्फ एक भ्रम था। एंसली ने नौकरानियों और नौकरों का सम्मान खो दिया। बच्ची ये जानती थी, लेकिन उसने बस अपने कंधे उचका दिए। मुझे उन लोगों की चापलूसी क्यों करनी चाहिए जो शुरू से ही मेरा साथ नहीं देते? जब मैं वारिस थी तब इन नौकरानियों ने मेरी देखभाल करने की जहमत तक नहीं उठाई। भले ही परिवार के मुखिया मेरे पिता ने उन्हें मेरी देखभाल करने का आदेश न दिया हो, लेकिन अगर उन्हें अभी भी दया है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। हम, एंसली ने मन ही मन ठिठकी और कसम खाई कि एक दिन वो हवेली की सभी बेवफा नौकरानियों और नौकरों को हटा देगी। उसे बस एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उस पर शक न करे और उसकी कम उम्र के बावजूद उसका सम्मान करे। अगर उन नौकरानियों और नौकरों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए तो वे मेरे फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे और न ही कभी मेरी पीठ पीछे बुराई करेंगे। एंसली ने घृणा से एक बार फिर अपनी जीभ चटकाई। हर किसी को खुश करना आसान है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। योफान, इलियाना और कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों को खुश करना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अगर मैं नौकरानी बदलूंगी तो मुख्य नौकरानी भी बदल जाएगी। फिर मैं अपनी पसंद के लोगों को चुन सकूंगी। एंसली के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई क्योंकि उसने इस गंदे हवेली को पूरी तरह से साफ करने की योजना बनाई थी। जब तक वह अपने चारों ओर केवल अपने भरोसेमंद लोगों को नहीं रख लेती, तब तक वो उन भ्रष्ट नौकरानियों और नौकरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। शायद बेहतर होगा अगर मैं नई नौकरानियों को प्रशिक्षित करूं और उन्हें पूरी तरह से अपने प्रति वफादार बना लूं। पुरानी नौकरानियों का विश्वास जीतने की कोशिश करने के बजाय नई नौकरानियों को प्रशिक्षित करना आसान है। एंसली ने खाने की मेज से कुछ ही दूरी पर खड़ी कुछ नौकरानियों पर एक नजर डाली। परिवार की मुखिया बनने के तुरंत बाद ये सभी नौकरानियां उसकी देखभाल कर रही थी। जब वह अभी एक युवा युवती थी तब वे लोग कहां थे? हीरे, शायद मुझे अपने जन्मदिन पर नई नौकरानियों और नौकरों की मांग करनी चाहिए। एंसली चाहती थी कि काश वो भी ऐसा कर पाती। काश सोन परिवार के पास पर्याप्त धन होता। बाहर से तो वे धनी दिखते थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। बस यूं ही एंसली ने बड़ी शालीनता से अपना खाना खत्म किया। कोई यकीन नहीं करेगा कि बच्ची ने कुछ लोगों को नौकरी से निकालने के लिए अभी जोर-जोर से रोया और जमीन पर लोट-पोट हुई थी। यह एक चौंकाने वाला बदलाव था, लेकिन किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। सबने यही सोचा कि बच्चा अब शांत हो गया है। अगले दिन सुबह 8 बजे हम फिन कहाँ है? एंसली पुस्तकालय की दूसरी मंजिल पर इधर-उधर घूम रही थी। आज बच्ची ने गर्मियों के लिए उपयुक्त एक साधारण सफेद वन पीस पहना हुआ था। उसने अपने बालों को दो छोटी चूड़ियों में बांधा और अपने बैंगनी बालों को चमकीले चांदी के रिबन से सजाया। अपने इस हेयरस्टाइल की वजह से वो मिनी माउस जैसी लग रही थी। आज बच्ची दूसरी मंजिल की विशाल खिड़की के पास धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी। कल की तरह ही वो एलियाना को नीचे दस्तावेजों का काम संभालने के लिए छोड़कर किसी का इंतजार कर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि लाइब्रेरी की परी फिन्नी है। इस समय फिन्नी नहीं बल्कि फिनले वाजा परिवार का उत्तराधिकारी भूरे रंग के मध्ययुगीन शैली के कपड़े पहनने में व्यस्त था। उसने अपनी आधी बाजू की सफेद कमीज के ऊपर गहरे भूरे रंग की बनियान पहनी और फिर उसके साथ गहरे भूरे रंग की चिकदार पैंट पहनी। इसके बाद लड़के ने एक प्यारी सी मोटा रंग की बेरेज टोपी पहनी। वो हैरी पॉटर जैसे पुराने गोल चश्मे पहनना नहीं भूला। आखिर में उसने गले में बोटाई बांधी और पैरों में चमड़े के जूते पहन लिए। तभी लड़के ने अपने बेडरूम के चारों ओर देखा और फिर धीरे-धीरे खिड़की से बाहर निकल गया। लड़का हवा में उड़ता हुआ अपने घर से 15 मिनट की दूरी पर स्थित हवेली स्लो मेन एस्टेट की ओर तेजी से भागा। चूंकि आज वो आधिकारिक अतिथि के रूप में नहीं आया था, इसलिए फिनले ने सुरक्षाकर्मियों की नाक के नीचे से निकलने से पहले अपनी सतर्कता चरम पर पहुंचा दी। वो इतनी फुर्ती से पहरेदारों की नजरों से बच निकला। साथ ही उसकी उत्कृष्ट छुपने की तकनीक ने उसे बिना किसी की नजर में आए हवेली के बाहर निकलने में सक्षम बना दिया। सफेद रंग की हवेली को देखते ही लड़का जल्दी से पुस्तकालय की खिड़की ढूंढने लगा। उसे वो तुरंत मिल गई। अब और इंतजार किए बिना उसने जमीन से छलांग लगा दी। काश हवा उसे दूसरी मंजिल की खिड़की तक ले आई। सौभाग्य से खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी, मानो उसका स्वागत कर रही हो। अंत में खिड़की के चौखट पर कदम रखते ही फिनले ने राहत की सांस ली।
फिर लड़का धीरे-धीरे फर्श पर उतरा, लेकिन तभी उसके पैर लकड़ी के फर्श पर पड़ी थी कि अचानक सफेद कपड़ों में एक छोटी सी आकृति उसकी ओर दौड़ पड़ी। वाह! एनसी ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाते हुए लड़के की ओर दौड़ लगाई। लड़की इतनी उत्साहित थी कि उसने अपनी बाहें चौड़ी कर लीं और उसने लड़के को गले लगा लिया। चकरा जाना, एनसी का छोटा सा शरीर फिनले की छाती से जा टकराया। फिनले जब अपने नितंबों के बल गिरा तो उसे पीछे की दीवार की ओर धकेल दिया गया। धड़ाम! फिनले चीख पड़ा जब उसका पिछवाड़ा जमीन से टकराया। उसी समय उसकी पीठ दीवार से भी टकराई, लेकिन इससे वो जरा भी घबराया नहीं। उसकी बाहों में मौजूद लड़की ने उसे पूरी तरह से चकित कर दिया। फिर से फिनले ने घबराकर पुकारा। लड़के ने सावधानी से नीचे देखा और पाया कि बच्ची खुशी से मुस्कुरा रही थी। क्या 23:05 10:22 पीएम। अध्याय 46 उड़ना। फिनले को लगा जैसे उसका सिर घूम रहा हो और एक पल के लिए आसपास का दृश्य धुंधला हो गया हो। मुझे गले क्यों लगा रही है? बाहर से देखने पर फिनले भले ही लड़के जैसा लगे, लेकिन अंदर से वो अभी भी एक जवान आदमी है। जाहिर है, जब एनसी आसपास होती थी तो वो घबराता नहीं था, क्योंकि वो अभी सिर्फ 3 साल की है। लेकिन लड़की के चेहरे के भाव अजीब लग रहे थे। वो घबराए बिना नहीं रह सका। क्या हुआ? फिनले ने एनसी को धक्का देकर दूर कर दिया और बच्चे से दूरी बनाए रखी। उसे कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा था कि बच्चा उसके लिए खतरनाक हो सकता है। एवं मिस यू फिन मिस यू फिन। एनसी ने चौड़ी मुस्कान बिखेरी। सूरज की रोशनी में उसके मोती जैसे दांत चमक रहे थे। तभी बच्चा रेंगते हुए फिनले के करीब आ गया। फिन प्ले। उसने मासूमियत से फिनले से उसके साथ खेलने के लिए कहा, लेकिन उसकी आक्रामकता ने फिनले को डरा दिया। वो इससे पहले कभी बच्चों के साथ नहीं खेला था और अब उसे खेलना ही था। क्या हमें बगीचे में जाना चाहिए? एनसी का मनोरंजन करने की कोशिश करते हुए फिनले को पसीना आ गया। वो उसका पहला सच्चा दोस्त था और वो बच्चे को निराश नहीं करना चाहता था। गार्डन, हाँ, जाओ। एनसी ने हल्के से उछलकर फिनले की छोटी उंगली पकड़ ली। बच्ची तुरंत फिनले को अपने साथ खींचने लगी, जबकि लड़का मुश्किल से ही हिला। फिन, मुझे परियों के बारे में बहुत कुछ बताओ। खिड़की की ओर चलते हुए एनसी ने फिनले से परियों के बारे में और बताने को कहा। उस बच्ची को बस इतना पता था कि किसी न किसी तरह फिनले उसे खिड़की के रास्ते पुस्तकालय से बाहर ले आएगा। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले जरा रुको, हम उड़ने वाले हैं। फिनले ने एनसी को अपनी बाहों में भर लिया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि बच्ची गिरेगी नहीं, उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। खिड़की के फ्रेम पर कदम रखते ही दोनों को तेज हवा के झोंकों ने घेर लिया। देखते ही देखते हवा ने मानो फिनले के लिए पंख बना दी हो और जब लड़का खिड़की से बाहर निकला तो उसका शरीर तुरंत हवा में तैरने लगा। हवा। एनसी ने नीचे की ओर देखते हुए फिनले के कपड़ों को और कसकर पकड़ लिया। फिनले इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ती थी, लेकिन वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित स्लोन परिवार के पूरे बगीचे को देख सकती थी। वाह, हवा की क्षमता, ये तो कमाल है। फिनले को हवा की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए देखकर एनसी की आंखें चमक उठी। जिस तरह से वह अपनी शक्ति को नियंत्रित कर रहा था, ऐसा लग रहा था मानो हवा उसके शरीर का ही हिस्सा हो। वाह, कमाल है। एनसी ने अनजाने में फिनले की तारीफ की। हवा ने उसके गालों को सहलाया और बच्ची ने फिनले की ओर देखा। एक परी से यही उम्मीद थी। वो न केवल सुंदर है, बल्कि उसकी क्षमता भी असाधारण है। अपनी क्षमताओं पर उसका नियंत्रण भी बेजोड़ है। हा, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। इस तरह का संयम तो शाही परियों के लिए आम बात है। फिनले ने अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान लिए हुए एनसी के सिर पर थपथपाया। जब परी मुस्कुराया तो सूरज की रोशनी ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया और नीला आकाश उसकी पृष्ठभूमि बन गया। उसकी पीठ पर लगे पंखों से उसके सुनहरे बाल लहरा रहे थे, जो कभी-कभी सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। उसकी पन्ना जैसी हरी आंखें सीधे एनसी की आंखों में देख रही थी, जिससे वह मोहित हो गई। उद्धरण ये लड़का इतना सुंदर क्यों है? फिनले की चमकती आंखों को देखकर एनसी के मन में कड़वाहट सी उमड़ आई। पन्ना की तरह साफ रंग की उसकी आंखें, कोई भी उन्हें असली पन्ना समझ सकता था। ये देखने में गहने जैसा लग रहा था। क्या ये भी शाही परी की एक अनूठी विशेषता है? एनसी का मानना था कि यही सच है। हालांकि यह महज फिनले के समय की परी के साथ हुए अनुबंध का एक दुष्प्रभाव है। अब उसकी आंखें भी परी जैसी ही थी, लेकिन चूंकि वो परी नहीं बल्कि एक इंसान था, इसलिए उसकी आंखें किसी रत्न की तरह दिखती थी, जबकि परी की पन्ना जैसी आंखें किसी शांत झील की तरह लगती थी। कितना प्यारा है, एनसी ने धीरे से कहा और अपना गाल लड़के की छाती पर टिका दिया। उसकी बाहों में होना कितना अच्छा लग रहा था और वो भी इतने प्यारे से साथी के साथ। उसकी खुशबू भी अच्छी थी। एनसी को इस बात का एहसास नहीं था कि वो एक ऐसी विकृत मानसिकता वाली महिला में बदल गई है जो 10 साल से कम उम्र के लड़कों को डरा सकती है। तुमने क्या कहा? फिनले, जो पीछे के बगीचे की ओर जाते हुए गार्डों की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था, ने एनसी से स्पष्टीकरण मांगा। उसने एनसी की बात स्पष्ट रूप से नहीं सुनी, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि उसे यह जरूर पता होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं। एनसी ने अपना सिर हिलाते हुए अपने द्वारा कही गई किसी भी बात से इनकार किया। भले ही फिनिक्स सुंदर परी हो, फिर भी वह एक लड़का है। अगर मैं कहूं कि वह सुंदर है, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? क्योंकि वह सुंदर नहीं, बल्कि सचमुच बहुत सुंदर है। शायद बड़े होकर वो सुंदर हो जाए, लेकिन अभी तो वो बच्चा ही है, प्यारा है। एनसी ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ कहा ही न हो, इसलिए फिनले के पास इसे नजरअंदाज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, खैर, बगीचा यही है। फिनले ने धीरे-धीरे घास से भरी जमीन पर उतरते हुए एनसी से कहा। जैसे ही उसके पैर हरी घास पर पड़े, लड़के ने राहत की सांस ली। पीछे का बगीचा, यहाँ कोई पहरेदार नहीं है, मैं सुरक्षित रहूंगा। फिनले ने ये सुनिश्चित किया कि उसे कोई न देखे, तभी उसने एनसी को जमीन पर उतारा। जब बच्ची खुद चलने लगी, तो फिनले ने उसका हाथ थाम लिया। चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। ठीक है, मुझे तुम्हारे अलावा किसी और इंसान को दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना मैं कभी महल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। फिनले ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। उसने हवेली के पीछे स्थित एक विशाल घने पेड़ की ओर इशारा किया। पेड़ इतना विशाल था कि उस पर ट्री हाउस बनाया जा सकता था। ठीक है, एनसी ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। उसने फिनले को अपना हाथ पकड़ने दिया और वो उसे उस भव्य पेड़ की ओर ले गई। अगर दूसरे इंसानों को पता चल जाए तो फिर मुझसे मिलने नहीं जा पाएगा, तो ये बुरी बात होगी। चलो उसके अस्तित्व को छुपा देते हैं। एनसी ने फिन को हमेशा के लिए छुपाने का पक्का इरादा कर लिया है। उसके अस्तित्व के बारे में सिर्फ उसे ही पता होना चाहिए, यहाँ तक कि उन इंसानों के बीच भी जिन्होंने कुछ परियों से संपर्क किया है। 23:05 10:23 पीएम अध्याय 47 उत्सर्जा। एनसी हवेली के पीछे स्थित विशाल पेड़ के बारे में अफवाह फैलाने के लिए भी तैयार थी। जाहिर है, यह बुरी अफवाह होगी जिसमें कहा जाएगा कि अगर कोई उसके पास जाएगा तो उसे किसी आत्मा का श्राप लग जाएगा। इस तरह वो फिन से मिलने पर पेड़ को एक गुप्त अड्डे के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी। जब एनसी एक शरारत करने की योजना बना रही थी, तभी वे दोनों आखिरकार उस पुराने पेड़ के सामने पहुंच गए। लो, फिनले रुक गया। फिर लड़के ने लापरवाही से एनसी को उठाया और उसे अपनी बाईं बांह पर बिठा लिया। इस पेड़ को देखो, इसकी शाखा हम दोनों का भार सहने के लिए काफी मजबूत है। फिनले ने पेड़ की ओर देखा, जो उससे 3 गुना नहीं, कई गुना लंबा था। पेड़ की ऊंचाई तो हवेली की ऊंचाई के बराबर ही थी। वेट, बड़ा। एनसी ने भी घनी पत्तियों वाले पेड़ की ओर देखा। पत्तियां फिन की आंखों की तरह हरी थी। खैर, ये थोड़ी गहरी हैं, लेकिन फिर भी परी की रत्न जैसी आंखों की तरह सुंदर हैं। और आश्चर्य की बात ये थी कि पेड़ के पत्ते घने होने के बावजूद सूर्य की रोशनी फिर भी उससे होकर गुजर सकती थी, जिससे जब भी सुनहरी रोशनी सीधे घास के मैदान पर पड़ती थी, तो एक सुंदर स्वर्ग जैसा दृश्य बन जाता था। क्या ये कोई जादुई पेड़ है? ये तो वाकई जादुई लग रहा है। जादुई चीजों की शौकीन एनसी को उस पेड़ से गहरा लगाव महसूस हुआ। वो तुरंत उसे देखने के लिए बेताब हो गई और यहाँ तक कि कुछ निकम्मे लोगों को नौकरी से निकालने का अपना दोपहर का मिशन भी भूल गई। जैसे कि एनसी की उत्सुकता को भांपते हुए फिनले ने जमीन से लात मारने से पहले हल्के से हंसा। चलो ऊपर चलते हैं। फिनले का शरीर एक बार फिर हवा से गिर गया और वह आसानी से सबसे ऊंची शाखा पर कूद गया। शाखा इतनी ऊंची थी कि जमीन से दिखाई नहीं देती थी। वो घनी पत्तियों के पीछे पूरी तरह छिपी हुई थी। सराक द्विगुना। फिनले ने अपनी उंगली के इशारे से ही अपने रास्ते में आ रही पत्तियों को हटा दिया। हवा के तेज झोंकों ने बिना छुए ही उन पत्तियों को हटाने में उसकी मदद की। जब पत्तों को पर्दे की तरह अलग किया गया, तो फिनले और आइंस को एक मजबूत दिखने वाली शाखा मिली। शाखा मोटी थी और उसका व्यास भी बहुत बड़ा था। ये हाथी की सूंड के आकार का है, शायद उससे भी बड़ा। चलो यहाँ बैठते हैं। फिनले ने मजबूत शाखा पर पैर रखा और धीरे से एनसी को नीचे उतारा। फिर वो जल्दी से बैठ गया और एनसी को भी बैठने में मदद की। एनसी ने फिनले की बांह को कसकर पकड़ लिया और धीरे-धीरे अपने नितंबों को मोटी शाखा पर टिका दिया। चूंकि उसका शरीर छोटा था, इसलिए शाखा उसके लिए एक आदर्श कुर्सी बन गई। इस समय उसके पैर शाखा पर लटके होने चाहिए थे, लेकिन वो इसके बजाय अपने पैरों को फैला सकती है और उसके पैर तब भी शाखा के दायरे में ही रहेंगे। वाह, शाखा के आकार को देखकर एनसी विस्मय से हौंट उठी। अब उसे संतुलन बिगड़ने और गिरने की चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि किसी तरह उसके पीछे कुछ पत्तियां जमा हो गई थी, जो पीठ टिकाने का काम कर रही थी। उसे नहीं पता था कि छोटी शाखाओं पर लगी उन पत्तियों ने उसके लिए इस तरह की पीठ कैसे बना ली, लेकिन शायद ये फिन की करतूत हो। धन्यवाद। एनसी ने फिनले को धन्यवाद दिया, भले ही उसे पता नहीं था कि उसने उसके लिए क्या किया था। बच्ची ने धीरे-धीरे फिनले की बांह छोड़ी और प्यारी सी मुस्कान दी। ये सोचकर कि कितना जादुई लगता है कि मैं एक परी के साथ एक ऊंचे पेड़ पर बैठूंगी। कोई बात नहीं। फिनले ने हमेशा की तरह एनसी के सिर पर थपथपाया और धीरे-धीरे अपनी हवा का इस्तेमाल करके उनके रास्ते में आ रही पत्तियों की रुकावट को दूर किया। हवा के हटते ही दोनों को पत्तियों के पीछे का नजारा साफ दिखाई देने लगा। ये स्लोन हवेली और बगीचा है। हवा, सेक्लेथ बेस, गुप्त अड्डा। एनसी ने उत्साह से बुदबुदाया। एक गुप्त अड्डा, इतनी ऊंचाई से वो पूरा पिछला बगीचा और हवेली का पिछला हिस्सा देख सकती थी। चूंकि वहां एक पिछला दरवाजा था, इसलिए वो कुछ लोगों को उस दरवाजे से अंदर बाहर आते जाते देख सकती थी। ये भविष्य के लिए एक उपयोगी खोज साबित हो सकती है और यह फिन की बदौलत ही संभव हो पाया है। हवे ये बहुत सुंदर। एनसी ने पिछवाड़े के बगीचे की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए अपने पैर हिलाए। जिधर भी उसकी नजर पड़ी, चारों ओर हरियाली छा गई, मिट्टी और पौधों की खुशबू उसकी नाक में घुल गई। साथ ही दूर से आती चिड़ियों की चहचहाहट और कीड़ों की गुनगुनाहट की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। ये स्वर्ग जैसा महसूस हुआ। एनसी की मुस्कान रुकी नहीं रही थी। वो फिन के साथ होने पर पेड़ का इस्तेमाल करने की तरह की योजनाओं के बारे में सोचते हुए खुशी से गुनगुना रही थी। शायद मैं फिन से पेड़ की छंटाई करने और यहाँ एक गुप्त अड्डा बनाने के लिए कह सकता हूँ। फिन हवा को अच्छी तरह नियंत्रित कर सकता है, तो वो पत्तियों और शाखाओं को काटने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है ना? एनसी कुछ
पूछने ही वाली थी कि फिनले ने उसके बाएं गाल पर उंगली मारी और अपनी उंगली उसके गोल मटोल गाल में धंसा दी। एंसिनी ने भौहें चढ़ाकर जल्दी से बाईं ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन छाई हुई थी, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रही। कैसा है, पसंद आया? अगर चाहो तो मैं पेड़ की छंटाई करके एक छिपने की जगह बना सकता हूँ। फिनले एक शरारती बच्चे की तरह मुस्कुराया। एक दिन पहले के उसके शर्मीले और संकोची रूप के विपरीत वो लड़का आज कहीं अधिक सहज और ऊर्जावान दिख रहा था। ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल ही अलग इंसान बन गया हो। वैसे भी एंसी को ये सब बुरा नहीं लगा। फिन का ये रूप उसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। छिपना, अच्छा, लेकिन अभी नहीं। एंसी ने फिनले के सुझाव से सहमति जताई, लेकिन उसने उससे कहा कि वह अभी ऐसा न करे। वजह, क्योंकि फिन से मिलने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं। उसे पेड़ की छंटाई करने के लिए लड़के का इंतजार करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपके जाने के बाद मैं पेड़ की छंटाई कर दूंगा। फिन ने मुड़ा और पद्मासन में बैठ गया। फिर लड़का आराम से पेड़ के मुख्य तने से अपनी पीठ टिकाकर बैठ गया। अभी आप क्या जानना चाहते हैं? उसने सहज भाव से पूछा। सवाल सुनकर एंसी घबरा गई। वो तुरंत पूछना चाहती थी, लेकिन अरे फिन, तुम्हारी उंगलियों के आसपास ये हवा क्यों चल रही है? 23:05 10:23 PM अध्याय 48 आत्माएं। फिन ने जब बोल रहा था तभी उसकी उंगलियां हवा को नियंत्रित करने से नहीं रुकी। उसने एंसी के घर के आसपास कई पत्तियां काटी और छांटी। अब तक उसने बच्चे के दाहिनी ओर एक और सीट बना ली थी। इस तरह वह मुड़कर उसकी ओर भी देख सकती थी। फिन की इस विचित्र हरकत को देखकर एंसी चकित रह गई, लेकिन इसे उसे सवाल पूछने से नहीं रोका। सबसे पहले उसने अपनी योजना बदल दी। हम आत्मा के बारे में बताओ। एंसी ने परी के बारे में नहीं पूछा, जबकि उसका इरादा यही था। मुझे आत्माओं के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं एक आत्मा द्वारा वश में होने का नाटक करने वाला हूं। फिर लड़की ने अपनी स्थिति बदली और अपनी पीठ को अपने पीछे के मुलायम पत्तों पर टिका दिया। चूंकि उसकी बाईं ओर भी एक बैकरेस था, इसलिए वह जितना चाहे उतना आराम से लेट सकती थी, गिरने के डर के बिना। आत्मा है ना, मुझे लगा था कि तुम परियों के बारे में और जानना चाहते हो। फिन ने थोड़ा हैरान हुआ। लड़के ने एंसी के अनुरोध पर अपनी भौहें उठाई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा था कि इस बच्ची को सिर्फ परियों में ही दिलचस्पी है, लेकिन उसे तो हर जादुई चीज में दिलचस्पी है ना? हम, और मुझे लगता है कि वो बहुत सी बातें समझने के लिए काफी समझदार है। फिन ने पत्तों से तकिया बनाते हुए खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। उसने हवा की शक्ति का उपयोग करके पत्ते इकट्ठा किए और अपनी फुर्तीली उंगलियों से छोटी शाखाओं या लताओं की मदद से पत्तों के ढेर को बांधा। आत्मा, ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आत्माओं को दो भागों में बांटा गया है। फिन ने गंभीर भाव से अपने बनाए हुए कई छोटे तकिए एंसी की गोद में फेंक दिए। लड़का देखने में तो सहज लग रहा था, लेकिन जब भी वह कुछ बनाता तो उसे एंसी की ओर फेंक देता था। कुछ ही मिनटों में जब वह बात कर रहा था, तब तक एंसी को एक गर्दन का तकिया, गले लगाने के लिए एक तकिया और अपने नितंबों के लिए तकिए के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक तकिया मिल गया था। अगली ही पल उसे पता चला कि फिन ने पत्तियों से एक कंबल भी बना दिया था। क्योंकि पत्तियां ताजी और चिकनी थी, इसलिए खुजली होने या चींटियों और अन्य कीड़ों के मिलने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये वाकई एक जादुई पेड़ है। आत्मा का पहला प्रकार मृतकों की आत्मा है। फिन ने अपनी कहानी शुरू करते हुए एंसी को पत्तों के कंबल से ढक दिया। मृतकों की आत्मा मरने वालों की रूह के समान होती है, लेकिन मरने के बाद केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों की ही आत्माएं जीवित रह सकती हैं, और इस प्रकार हमें केवल कुछ ही प्रसिद्ध व्यक्तियों की आत्माएं मिल पाती हैं। फिन ने थोड़ी कठिन व्याख्या का प्रयोग किया, लेकिन एंसी को ये तुरंत समझ में आ गया। वाह, तो शायद मरने के बाद केवल वही लोग आत्मा बन सकते हैं जो इतिहास की दीवार पर अपना नाम कहते हैं। हम एंसी ने सिर हिलाकर फिन को इशारा किया कि वो समझ गई है। फिन को अब इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि 3 साल की बच्ची यह बात समझ गई। एन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, बिल्कुल मेरी तरह। फिन के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी और वह सौम्य स्वर में बोलना जारी रखे हुए था। प्रसिद्ध दिवंगत लोगों की आत्माएं अनंत काल तक दुनिया भर में विचरण करती रहेंगी। ये आत्माएं जीवित प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वे अपनी शक्ति प्रदान कर सकती हैं। हबो, हीलबिंग, एंसी को ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर गॉडफादर की आत्मा को अपने अंदर समाहित करने का मेरा निर्णय। ये भी एक सही निर्णय है। हाँ, आत्माएं मदद कर सकती हैं। कुछ आत्माएं जीवित प्राणियों को अपनी शक्ति प्रदान कर सकती हैं, और जो मृत आत्मा की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं उन्हें शमन कहा जाता है। फिन ने अपनी हथेली खोली और हवा उस पर जमा हो गई। आश्चर्यजनक रूप से हवा ने एक ऐसे व्यक्ति की आकृति बना दी जिसने जादूगर के वस्त्र और एक विशाल छड़ी धारण कर रखी थी। वो एक तांत्रिक है। आत्माओं की शक्ति प्राप्त करने की क्षमता केवल तांत्रिकों के पास होती है। वे दूसरों के विपरीत आत्माओं से बात भी कर सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं। हवी, परंपरागत माफिया परिवार उन्हें शमन कहते हैं, लेकिन सामान्य लोग जिनमें कोई विशेष क्षमता नहीं होती उन्हें इंडिगो कहते हैं। इंडिगो, मैं समझ गया। और कुछ लोगों में कोई विशेष क्षमता नहीं होती, हम उन्हें सामान्य लोग कहते हैं। समझ गए। एंसी ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया। फिर बच्चे ने फिनले की आस्तीन खींची और उसे आगे बोलने के लिए कहा। हाँ, ठीक है। अगला, एक शक्तिशाली जादूगर विभिन्न आत्माओं से अनेक क्षमताएं तभी प्राप्त कर सकता है जब वो उनसे अनुबंध करे। यदि किसी आत्मा में एक से अधिक क्षमताएं हों तो उसे केवल एक ही क्षमता से अनुबंध करने की आवश्यकता होती है। फिनले ने हवा का आकार बदल दिया और इस बार उसने हवा से बने जादूगर के प्रक्षेपास्त्र के बगल में कई भूत जैसी आकृतियां जोड़ दी। प्रतिभाशाली तांत्रिक दुर्लभ होते हैं। अधिकतर तांत्रिक केवल एक ही क्षमता वाली आत्मा से संपर्क कर सकते हैं। एक मध्यम स्तर का तांत्रिक दोहरी क्षमता वाली आत्मा से संपर्क कर सकता है। ओह, ये स्पष्टीकरण सुनकर एंसी की आंखें चमक उठी। इसका मतलब है किसी क्षमता का उपयोग करने वाले शमन की मदद के लिए एक से अधिक आत्माओं को जुटाना बेहद मुश्किल था। तब मुझे केवल ये दिखावा करना चाहिए कि मेरे अंदर गॉडफादर की शक्ति है जो मेरी मदद करती है, और जो शक्ति वह मुझे प्रदान करता है वो उसकी सलाह और ज्ञान होगा। जहां तक भविष्य सूचक सपने की बात है, मैं कह सकता हूं कि गॉडफादर मेरे सपने में आते हैं और मुझे कुछ बातें बताते हैं। ये भविष्य से संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी। अगर एक दिन लोगों को उसकी मृत आत्मा से संपर्क करने की क्षमता के बारे में पता चल जाए तो एंसी ने अपने तर्कसंगत कारण तैयार कर लिए। मुझे लगता है कि आप मृत आत्माओं के बारे में पहले से ही समझते हैं। अब दूसरे प्रकार की आत्मा मौलिक आत्मा है। फिन ने अपनी मुट्ठियां खींची और जब उसने अपनी हथेली खोली तो हवा ने एक सामान्य दिखने वाले लड़के की आकृति बना दी। उसने उस लड़के को अपने जैसा ही बनाया था। मृत आत्माओं के विपरीत किसी भी क्षमता का उपयोग करने वाला व्यक्ति परियों की तरह एक तात्विक आत्मा से संपर्क कर सकता है। फिन के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने आगे कहा, तत्वीय आत्माएं ठेकेदार को अपनी क्षमता को तेजी से पुनः प्राप्त करने में मदद करेगी, बशर्ते उनका तत्व समान हो। फिन ने अपनी आकृति के बगल में एक ज्वाला की आत्मा, एक तैरती हुई ज्वाला की आकृति जोड़ी। बेशक ये सब हवा से बना है। यदि ठेकेदार के पास आत्मा से भिन्न कोई तत्व है तो वे युद्ध में सहायता के लिए आत्मा का उपयोग कर सकते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह 23:05 10:23 PM अध्याय 49 आयु प्रतिबंध। एंसी को फिनले की कही बात में दिलचस्पी थी। क्या आत्माएं किसी व्यक्ति की युद्ध में मदद कर सकती हैं, भले ही उसके पास वह क्षमता न हो? क्या यह एक अर्थपूर्ण छल नहीं है? किसी क्षमता का उपयोग करने वाला व्यक्ति किसी आत्मा की सहायता लेने पर 3 से अधिक मौलिक क्षमताओं का प्रयोग कर सकता है। एंसी अब एक मौलिक आत्मा को देखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन फिनले का स्पष्टीकरण अभी समाप्त नहीं हुआ था। अच्छा, आत्माओं को प्राप्त करने को एक पालतू जानवर रखने की तरह समझें। आत्मा का पद जितना ऊंचा होगा, ठेकेदार की मदद करने के लिए वो उतनी ही अधिक शक्ति का उपयोग कर सकती है। फिनले ने अपनी हथेली पर हवा को घुमाया और मुस्कुराया। इनको इतना तो समझ ही जाना चाहिए, है ना? 3 साल की बच्ची का मेरी बात समझ जाना वाकई अजीब है, लेकिन वो तो जीनियस है। उसे समझ जाना चाहिए। फिनले ने बड़ी उम्मीदों के साथ एंसी की ओर देखा। भला कौन किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहेगा, खासकर तब जब वो खुद भी एक प्रतिभाशाली हो। तो क्या तुम समझ गए? फिनले ने सावधानी से पूछा। हम ये विश। एंसी ने तुरंत जवाब दिया और उसके जवाब से फिनले निराश नहीं हुआ। एंसी को देखकर जो सचमुच सब कुछ समझती हुई लग रही थी, फिनले ने अपने होंठ से तोड़ लिए। अच्छा, अगर एन बहुत कुछ सीख सकती है तो वो भविष्य में अपने भाग्य से बच सकती है। शायद वो मुझे भी मेरे भाग्य से बचने में मदद कर सके। फिनले रोमांचित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एंसी पुनर्जन्म लेने वाली या परलोक से आई हुई होगी, लेकिन वो लड़की उसके पिछले जन्म में देखी गई लड़की से बिल्कुल अलग दिख रही थी। यह इस बात का संकेत है कि इस बार उसका जीवन बेहतर हो सकता है। वाह, एन तो होशियार है। मेरा दोस्त तो जीनियस है। फिनले ने एंसी के सिर पर थपथपाते हुए हंसते हुए कहा। लड़की ने अनजाने में ही काफी परिपक्व भाव प्रदर्शित किए। वो एक पल के लिए भी लड़के जैसा नहीं लग रहा था। एंसी थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन लड़की ने तुरंत इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने इसे फिन की समझदारी समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिन किसी अजनबी से पहली बार मिलते समय शर्मिला और संकोची होता होगा, लेकिन जब वो उससे काफी करीब हो जाता है तो बिल्कुल भी संकोची नहीं रहता। शायद यही बात है। एंसी ने खुद को यकीन दिलाया। ओह हाँ, एक और बात, दैवीय आत्माएं परियों जैसी होती हैं, लेकिन आत्माएं बोल नहीं सकती और परियों से कम बुद्धिमान होती हैं। इसलिए एक परी का होना ज्यादा फायदेमंद होता है। फिनले ने एंसी को चौंकाने वाली खबर दी। क्या? एंसी ने पूछे बिना नहीं रह सकी। तात्विक आत्माएं बोल नहीं सकती, ये तो पक्का है, लेकिन वे परियों से कम बुद्धिमान क्यों होंगी? और मौलिक आत्माओं में क्षमता का उपयोग करने वालों की सहायता करने की ऐसी शक्ति होती है। परियों की तुलना में जो क्षमता का उपयोग करने वालों की शायद ही कभी सहायता करती हैं। क्या एक आत्मा अधिक लाभदायक नहीं होनी चाहिए? अगर कोई जितनी हो सके उतनी आत्माओं को इकट्ठा कर ले तो ये सिर्फ एक परी होने से बेहतर है। खैर, मौलिक आत्माएं परी समाज के पशु या राक्षसी रूप की तरह हैं। साथ ही परियां हम इंसानों की तरह हैं। फिनले ने परी के रूप में अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करते हुए अपना गाल कुचलाया। उनकी कम बुद्धि के कारण यहाँ तक कि मौलिक आत्माओं का राजा भी निम्न श्रेणी की परी से तुलना नहीं कर सकता। आत्माओं को आदेश आदि देने के लिए ठेकेदार की आवश्यकता होती है। फिनले ने एंसी की ओर कड़वी मुस्कान के साथ देखा, जो उसे घोर निराशा के साथ देख रही थी। इसलिए बहुत सारी शराब का इस्तेमाल करना कई हाथों को हिलाने की कोशिश करने जैसा है। अगर आपकी एकाग्रता अच्छी हो तो मदद मिलेगी। आमतौर पर ठेकेदार शराब का इस्तेमाल सिर्फ एक सहायक के रूप में करते हैं। ज्ञानोदय होते ही एंसी ने हैरानी से कहा। फिर बच्ची ने कड़वाहट भरा चेहरा बना लिया। अरे यार, इसलिए तो उच्च श्रेणी की एक ही तात्विक आत्मा का होना बेहतर है। अगर यह मृत आत्मा है, क्योंकि वो कभी मनुष्य थी, तो जितनी हो सके उतनी आत्माएं होना बेहतर है। मौलिक आत्माओं के मामले में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इसलिए कई लोग आत्माओं को अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग परियों को देख पाते हैं। इसका कारण उनकी मूल्यों में अंतर है। फिनले ने परियों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अंतिम अंश जोड़ा। उसने कामना की कि एन अब से उसे अलग नजरिए से देखे, भले ही वह परी न हो। मैं देख रही हूँ। एंसी ने कमजोरी से सिर हिलाया, हालांकि फिनले की आंखें चमक रही थी।
वो अपने चेहरे पर गर्व महसूस कर रहा था। हाँ, तो परी फिर भी बेहतर है, और दैवीय आत्माएं तो परियों के लिए भी पालतू जानवरों जैसी होती हैं। हम फिर भी चूंकि कोई भी क्षमता का उपयोग करने वाला व्यक्ति इसे ढूंढने पर अनुबंध कर सकता है, तो क्या मुझे भी एक अच्छी मौलिक आत्मा मिल सकती है? एनसी जानती थी कि फिलहाल उसकी सारी क्षमताएं युद्ध से युक्त थी। अगर उसे एक या दो तात्विक आत्माएं मिल जाएं, तो वो फिनले की तरह आत्मा की मदद से हवा को नियंत्रित कर सकती है, या शायद वो इलियाना की तरह पानी, आग और अन्य तत्वों को उड़ सकती थी, जो आपकी शक्ति का उपयोग करती थी। फिन ने कहा कि बहुत सारी आत्माओं को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दो आत्माओं को सबसे कुशलता से नियंत्रित कर सकता हूं। परियों की तुलना में आत्माओं का दर्जा भले ही कम हो, फिर भी एनसी एक या दो आत्माओं को अपने पास रखने के लिए प्रेरित थी। ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी इच्छा से किसी परी से मिल सकती थी, है ना? और उसके सामने खड़ी परी, एनसी ने फिनले की ओर देखा, जो आशा भरी निगाहों से उसे घूर रहा था। बच्ची तुरंत समझ गई कि फिन एनसी के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन ये तो बस एक पुस्तकालय का परी है, शायद उसके पास केवल हवा की शक्ति ही हो, जो हर शाही परी की मानक शक्ति होती है। उसका ज्ञान और भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता अच्छी है, लेकिन मुझे शक है कि फिन इसमें मेरी मदद करेगा। वो अपना ज्ञान साझा कर सकता है, लेकिन भविष्य की जानकारी काफी महत्वपूर्ण लगती है और इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। हम फिन एन स्टिल वांट अ स्पिरिट, इनको अभी भी आत्मा चाहिए। एनसी ने बड़बड़ाते हुए फिनली को अपने असली विचार बताए। उसे नहीं पता था कि यह सुनकर फिनले को थोड़ा झटका लगा था। ओह ओह, आप 10 साल की उम्र के बाद ही किसी आत्मा से संपर्क कर सकते हैं, फिनले ने कड़वाहट से कहा, और उसके शब्दों ने एनसी के सपने को चकनाचूर कर दिया। क्या ये उम्र की पाबंदी क्यों? 23:05 10:23 PM 20 नवो, एनसी अचानक रो पड़ी। भले ही वह अंदर से 20 साल की हो गई थी, फिर भी उसे रोने का मन कर रहा था। मैं 10 साल की उम्र से पहले किसी आत्मा से संपर्क क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्यों है? एनसी को रोने की कगार पर देखकर फिनले ने उसे शांत करने के लिए जल्दी से उसके सिर पर हाथ फेरा। अरे रोना मत, आत्मा से संपर्क करने का यही सामान्य तरीका है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे अभी तक तात्विक आत्माओं को नहीं देख सकते, भले ही बाल तांत्रिक मृत आत्माओं को देख सकते हो। क्या तो मैं किसी आत्मा से संपर्क नहीं कर सकती क्योंकि मैं उन्हें 10 साल की उम्र से पहले नहीं देख सकती? लेकिन परी, मैं उन्हें अभी देख सकती हूँ। एनसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे ने सब कुछ बयां कर दिया। उस हैरान परेशान बच्ची को देखकर फिनले ने आंख भरे बिना नहीं रह सकी। जैसा कि मैंने कहा, मौलिक आत्माएं परियों से कमजोर होती हैं। उन्हें देखने के लिए व्यक्ति की उम्र 10 वर्ष होनी चाहिए, चाहे वो विशेष क्षमताओं का उपयोग करने वाला हो या सामान्य व्यक्ति। 10 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर हमारी दृष्टि अधिक मजबूत और स्थिर हो जाएगी। फिनले ने एनसी को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन बच्ची नहीं मानी। 10 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमारी नजर तेज कैसे हो जाती है? क्या एक छोटे बच्चे की नजर पहले से ही अच्छी नहीं होती? एनसी यह भूल गई थी कि ये दुनिया पृथ्वी नहीं है, भले ही उसे मिलती जुलती हो। इस दुनिया में 10 साल से कम उम्र के बच्चों की आंखों पर एक तरह की परत होती थी, जो उन्हें मौलिक आत्माओं या कमजोर भूतों को देखने से रोकती थी। ऐसा नहीं है कि 10 साल की उम्र से पहले उनकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, बल्कि यह परियों, बोनों और ठोस रूप वाले प्राणियों के अलावा अन्य जादुई प्राणियों को देखने की उनकी क्षमता से संबंधित है। क्योंकि आत्माएं केवल ऊर्जा का एक समूह होती हैं, इसलिए वे भूतों की तरह होती हैं जिन्हें सामान्य तरीके से देखा नहीं जा सकता। लेकिन जब बच्चे 10 साल के हो जाते हैं, तो उनकी आंखों में मौजूद परत हट जाती है, जिससे वे मौलिक आत्माओं को देख पाते हैं। बेशक मृत आत्माओं और भूतों जैसी शक्तिशाली आत्माएं अभी भी छिपी रहती हैं, सिवाय उन आत्माओं के जिनके पास विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, जैसे शमन। एनसी को पहले तो ये बात पता नहीं थी, लेकिन फिनले ने उसे बताया। अंत में फिनले द्वारा एनसी को समझाने के बाद बच्ची ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। हवा, तो मुझे 10 साल की उम्र से पहले कोई भी तांत्रिक आत्मा नहीं मिल सकती, लेकिन मृत आत्माओं का क्या? अगर मुझे किसी एक से मिलने का मौका मिले तो अच्छा होगा। जैसे गॉडफादर, एनसी ने नम आंखों से फिनले की ओर देखा। मृत आत्मा और तात्विक आत्मा कहां मिलते हैं? एनसी ने फिनले से पूरी ईमानदारी से पूछा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि फिनले उसके इस सवाल से परेशान हो जाएगा, जबकि यह सवाल परियों के बारे में था ही नहीं। फिलहाल मुझे मौलिक आत्माएं चाहिए। हम मौलिक आत्माएं जंगलों में निवास करती हैं। किसी भी जंगल में मृत आत्माएं केवल उस कब्र पर निवास करती हैं जहां व्यक्ति को दफनाया जाता है। कभी-कभी वे उन स्थानों की यात्रा करती हैं जिनका उनके जीवन से गहरा संबंध होता है। फिनले ने बिना किसी बोझ का भाव महसूस किए जवाब दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो मृत आत्माएं उन स्थानों को प्रतिपादित कर सकती हैं जिनका उनके जीवित रहते समय से कोई संबंध रहा हो। हबू, एनसी उत्साह से सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। तात्विक आत्माओं को ढूंढना उसकी सोच से कहीं ज्यादा आसान था, लेकिन मृत आत्माओं के लिए किसी मशहूर हस्तियों के कब्रिस्तान में जाना आसान नहीं होगा। साथ ही उन जगहों को ढूंढना जहां आत्माएं भटक सकती हैं, ये भी डरावना है। यह अफसोस की बात है कि मुझे जल्दी मौलिक आत्माओं के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन मैं अपनी योजना पर कायम रहूंगा। स्लोन फैमिली को साफ करने के पहले कदम को याद करते हुए एनसी ने अपनी मुट्ठियां खींच ली। ठीक है, मुझे उन अकाउंटेंटों को निकाल देना होगा और एक नया अकाउंटेंट नियुक्त करना होगा। जब एनसी अपनी योजना के बारे में सोच रही थी, तभी फिनले ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे मौलिक आत्माओं के बारे में और अधिक बताना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक निम्न श्रेणी की तात्विक आत्मा द्वारा धारण किए गए तत्वों का उल्लेख किया, और एनसी को पता चला कि केवल शाही तात्विक आत्माओं में ही एक से अधिक तत्व हो सकते हैं। इसलिए अधिकांश मौलिक आत्माओं में केवल एक ही मौलिक क्षमता होती है, या तो वायु, पृथ्वी, जल या अग्नि। कुछ विशिष्ट आत्माएं बर्फ, बिजली, लकड़ी, प्रकाश और अंधेरे को नियंत्रित कर सकती हैं। इतना ही नहीं, एक ही श्रेणी के भीतर भी आत्माओं का स्तर उनकी शक्ति को निर्धारित करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ही वर्ग के भीतर भी जानवरों में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए ठेकेदार की जरूरतों के अनुरूप एक शक्तिशाली समाधान खोजना काफी मुश्किल है। मैं देख रही हूँ। एनसी फिनले की बातों पर सिर हिलाती रही। इस समय तक फिनले उसकी दोस्त से ज्यादा उसकी ट्यूटर लग रही थी। वे दोनों खेल भी नहीं रही थी, वे पढ़ाई कर रहे हैं। फिर भी एनसी को 3 साल की बच्ची की तरह खेलने के बजाय इस तरह पढ़ना ज्यादा पसंद था। आखिर इस उम्र में तो वो हवेली से बाहर निकल भी नहीं सकती थी। वह अभी भी बहुत छोटी और कमजोर है। शायद अगर उसे एक ताकतवर अंगरक्षक मिल जाए, तो वह हवेली से चुपके से बाहर निकलकर बाहर और भी बहुत कुछ कर सकती है। अंततः एनसी ने अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित किया। भ्रष्ट सदस्यों को हटा दें, उन्हें बाहर निकाल दें। पुराने कर्मचारियों की जगह नए लोगों की भर्ती करें। पैसों की समस्या का समाधान करें, यदि आवश्यक हो तो हवेली से बाहर चले जाएं। शक्ति जुटाएं, शक्तिशाली अधीनस्थ या अंगरक्षक। इस क्षमता को नियंत्रित करना सीखें। आखिर वाला उतना जरूरी नहीं था क्योंकि एनको लगा कि उसकी क्षमता युद्ध से संबंधित नहीं है। जब हथेली घुमाने जितना आसान हो तो इसे नियंत्रित करना सीखने की कोई जरूरत नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जल्दी अपना मन बदल लेगी। ठीक है, अभी के लिए क्या मुझे वापस जाकर दोपहर के भोजन का इंतजार करना चाहिए? एनसी फिनले से कुछ घंटों से बातें कर रही थी। उसे आत्माओं, परियों और कुछ विशेष शक्तियों का उपयोग करने वालों के बारे में जानकारी मिली। अब लगभग दोपहर के 12 बज रहे हैं और दोपहर का शो जल्दी शुरू होने वाला है। अंत में एनसी के अनुरोध पर फिनले उसे पुस्तकालय में वापस ले गया और खुद कल की तरह ही बच्ची की नजरों से गायब हो गया। हबू, एनसी ने अपनी स्कर्ट से धूल झाड़ी और अपने बालों को संवारा। उसने ये सुनिश्चित किया कि कहीं कोई पत्ता न फंसा हो, क्योंकि अगर किसी को उसके शरीर पर पत्ते दिख जाते तो उन्हें शक हो जाता। सफाई करने के बाद एनसी आखिरकार आत्मविश्वास भरे कदमों से पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। अब कुछ कमीनों की बैंड बजाने का समय आ गया है।